हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई 2025 का एक क्वेश्चन। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 greater than R1 are placed coaxially with their center coinciding. If current I passes through the outer coil, obtain the expression of mutual inductance of the arrangement. तो पहले तो डायग्राम बना देते हैं। हमारे पास दो सर्कुलर कॉइल हैं, कॉन्सेंट्रिक हैं दोनों, एक ऐसे है और एक छोटा सा बनाना बेटा, बहुत छोटी, ये भी बड़ी बनाई है मैंने। इसकी रेडियस तो R1 है और इसकी जो रेडियस है ये R2 है, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन में बोला है ना R2 बहुत बड़ा है R1 से, इसकी रोल बहुत बड़ी है बेटा, है ना। अगर ये कंडीशन वैलिड ना हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अभी क्या रोल है इसका बताऊंगा। आप सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए थोड़ा सा मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करें। जैसे हमारे पास ये दो कोई कॉइल हैं, एक प्राइमरी और एक है सेकेंडरी, है ना। और मान लो प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है आईपी। जब प्राइमरी में करंट फ्लो करता है और वो इस तरह से करे कि वो सेकेंडरी कॉइल से क्या करे, लिंक करे जाकर। तो मान लो ये आपका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। जब करंट फ्लो करेगा तो एक पोल, इसका एक फेस नॉर्थ पोल की तरफ से वेव करेगा, एक साउथ। और मैग्नेटिक लाइन जो होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं, तो नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ में एंटर कर रही हैं, कुछ इस तरह से है ना। तो ये मैग्नेटिक लाइन्स आपकी उससे क्या कर रही हैं, लिंक कर रही हैं सेकेंडरी कॉइल से जाके, ये सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रही हैं। दिस इज अ मैग्नेटिक लाइंस। और जब सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक लाइंस लिंक कर रही हैं तो सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला टोटल फ्लक्स, सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइमरी में फ्लो करने वाली करंट के। अगर इस करंट को बढ़ाओगे तो इस प्राइमरी लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो इंक्रीज होगा, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। और जब वो इंक्रीज होगा तो इस सेकेंडरी लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होंगी, दैट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो करंट इसमें बट इंक्रीज कर रहे हैं और फ्लक्स जो लिंक कर रहा है सेकेंडरी कॉइल से वो इंक्रीज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल से। तो ऐसा रिलेशन होता है। और फाई एस सेकेंडरी कॉइल का जो टोटल फ्लक्स है प्रोपोर्शनल उठाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट टर्म आता है जैसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। ये आई पी हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स NS है ना, तो ये टोटल फ्लक्स का मतलब क्या है, सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है इक्वल टू, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स NS है इंटू फाई, इसे फाई एस कह देता हूँ। ये फाई एस क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न, एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स है ये एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स है ना। तो NS टर्न है तो NS टर्न से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा उसे बोलेंगे अब टोटल फ्लक्स। ये ध्यान रखना, इस जगह पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इक्वल टू MIP। और अगर एक टर्न का निकालना है तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, है ना। पहला कंसेप्ट तो ये है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा है कि इसमें करंट फ्लो कर रही है, मान लो करंट की डायरेक्शन मैंने ये मान ली। जब इसमें करंट फ्लो कर रही है तो इसमें प्राइमरी कॉइल मान लिया, ये प्राइमरी कॉइल है और इससे मैंने अभी IP लिख लिया और I लिख दिया, I दे रखा था उसने, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें क्या करना है, इस प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम सेंटर पर कोई सी, अब ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए कि अगर कोई सर्कुलर कॉइल है ना और उसमें करंट फ्लो कर रही है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R है, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन कितना R। अगर एक टर्न है तो यहाँ पे भी कुछ टर्न नहीं बताए तो एक ही टर्न कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर n टर्न होते तो n और लिख लेते, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये 2 पाई यहाँ से काट देते हैं, ऐसे याद होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई से 4 पाई कट गया तो 2R बचा। तो कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद होता है, कुछ को ये याद होता है, ठीक है। तो ये लिख लो। अच्छा, डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, तो अपने राइट हैंड लेते हैं, राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाते हैं ऐसे। जो जिधर थंब आता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है और ऊपर को डॉट से दिखाते हैं। ये प्लेन के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। क्रॉस जो बनाते हैं वो डाउनवर्ड दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। ऐसे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो इसके, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग प्राइमरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल हमने लिख भी दिया वहाँ पे प्राइमरी, और इसको हम सेकेंडरी मानने हैं, ठीक है। लिख दो सेकेंडरी कॉइल इसको। तो B लिख लेते हैं, B इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट I ओवर IP कहना चाहे तो IP कह दो, बाद में I की वैल्यू पुट कर देंगे। और रेडियस इसकी कितनी है, बड़ी वाली की, करंट तो इसमें फ्लो कर रही है ना, तो रेडियस है R2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2R, तो 2R2 आ जाएगा।
डायरेक्शन दिखाएंगे तो फिर इसमें भी मैंने करंट डायरेक्शन ऐसी मानी, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ गई। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपकी ऊपर की तरफ आई, ऐसे डॉट बना सकते हो, ये बी आ गया, है ना। अब सेकेंडरी लूप से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, है ना। इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। अब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे गिवन नहीं गिवन है, तो एक टर्न से जो फ्लक्स लिंक करेगा वही टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ही होगा ये, क्योंकि टर्न दिया नहीं है। कैसे निकालते हैं भाई, फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। थीटा यहां जो होता है ये एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है, डायरेक्शन बी वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो दिखाते हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, है ना। तो प्लेन ये सर्कुलर कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है उसको ऐसे बनाएंगे, ये सेकेंडरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल का प्लेन है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर देखेंगे तो बाहरी तरफ ही आएगा एरिया की डायरेक्शन ऐसे, है ना। तो इस वाली कंडीशन में थीटा तो हो गया 0 डिग्री, क्योंकि बी की डायरेक्शन भी बाहर है, तो थीटा हो गया आपका 0 डिग्री। बी की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है जानते हो, ए क्या लेते हैं, तो ए का नाम सुना ढंग से, एरिया इन द लूप। सबसे बड़ा कंसेप्ट यहीं पे यही, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। जानते हो ये लूप का वह एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जितने में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब समझते हैं, जैसे अगर हम यहां पे एक सर्कल बना रहे हैं ऐसे, और मान लो इस सर्कल के इतने हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है इतने में, ठीक है, इतने में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम एरिया केवल इतना लेंगे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लें पूरे लूप से, फाई बराबर बी लिख लिया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बी, तो बी लिख लिया। अब एरिया कौन सा ले, मैंने लिखा ना एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है पूरे सर्कुलर लूप से कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है सर्कुलर लूप से, तो एरिया कितना लेंगे, सर्कल की अगर रेडियस आर है तो पूरा एरिया नहीं लेंगे, लूप का वह एरिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर, तो ये सर्कल का टोटल एरिया होगा डिवाइड बाई 2, ये कंसेप्ट है यहाँ पे, है ना। तो अब सोच के बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेंटर पे ही है बस केवल, तो एरिया हम पूरा कैसे ले सकते हैं, ये वाला, ये पूरा एरिया कैसे ले सकते हैं, तो सेंटर पर है, तो एरिया तो वो लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे प्रेजेंट हो जाएंगी, सेंटर पे वो मैग्नेटिक फील्ड, तो इसीलिए R2 बहुत बड़ा है R1 से, R1 बहुत छोटा है, इतना छोटा कि इस R1 का एरिया में ये जो सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मान सकते हैं, एज्यूम कर लें इतना छोटा मानना पड़ेगा उसको, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है इसमें। इसीलिए ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, इस कंडीशन का मतलब नहीं समझते हैं बच्चे सोचते हैं बस डायग्राम बनाने के लिए कि R1 छोटा है तो अंदर बना लूँ, ऐसा नहीं है। इसमें R1 इतना छोटा होना चाहिए कि सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम एज्यूम कर पाएं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाला वो इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट सब पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। तो फाई एस बराबर लिखें, फाई एस टी कह दें इसको, टोटल ही है क्योंकि नंबर टर्न्स तो दे रखे नहीं है ऐसे। तो बी तो हो गया आपका ये रहा म्यू नॉट आई पी बटे 2R2, और एरिया लिखें तो पाई R1 का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला हुआ है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का। इसीलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखें M बराबर, तो यहाँ से M बराबर देखते हैं, यहाँ से देखो इससे फाई एस टी बराबर MIP होता है, तो फाई एस टी डिवाइड बाई IP, और फाई एस टी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से म्यू नॉट IP पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2R2 मल्टीप्लाइड बाई IP, तो IP से IP कट गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो आया वो म्यू नॉट पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2R2 आया। ये फॉर्मूला आया भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस का। सॉफ्ट आयरन रॉड, फेरोमैटिक मटेरियल की रॉड है ये सॉफ्ट आयरन की, X इज अलाउड टू फॉल टू द 2 पोल्स ऑफ यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट एज ऑन द फिगर। ये यू शेप की एक परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ पोल है। अ कॉइल ब्रेप्ड ओवर वन आर्म ऑफ यू शेप्ड मैग्नेट, ये कॉइल ब्रेप्ड है, मैंने डायग्राम बना रखा है। ड्यूरिंग फॉल ऑफ द रॉड, इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग की बात कर रहा है, ठीक है। द करंट इन द कॉइल विल बी, देखो ये, तो बहुत से बच्चों को लगता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक नहीं करेंगी। देखो ये सॉफ्ट आयरन है, ये साउथ पोल है, तो जब इसके पास आएगा तो यहाँ पे अपोजिट पोल डेवलप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, ये साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं क्लोज लूप बनाती हैं बेटा, जैसे ये मैग्नेट है यहाँ पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं, तो यहाँ से निकल रही होंगी ऐसे, और यहाँ से एंटर कर रही होंगी, और अंदर यहाँ साउथ टू नॉर्थ होगा,
तो ये कुछ इस तरह से बनाते हैं बेटा। तो जब ये लाइन्स ऐसे कुछ तो लिंक करेंगे बेटा, इसमें ऐसे आएंगी तो ऐसे, ये वाली लिंक नहीं करेंगी, लेकिन ये नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। तो सोचो यहाँ से निकलेंगी तो कुछ तो एंटर कर जाएंगी इसमें कॉइल में। तो ऐसे ना सोचना कि जो है मैग्नेटिक लाइन्स लिंक नहीं कर रही हैं, लिंक कर रही हैं बेटा, है ना। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे जाएंगी तो लिंक ही नहीं करेंगे इससे, तो फ्लक्स में चेंज आएगा नहीं, तो इंड्यूस करंट डेवलप होगी ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है। अब जब देखो नॉर्थ पोल जब पास आ रहा होगा, ये ऐसे गिर रहा होगा नीचे की तरफ, उसमें डायग्राम में बनाया भी है उसने, ये देखो ऐसे ये गिर रहा होगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी वो नॉर्थ से निकलती हैं, तो वो इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंक्रीज हो रही होंगी। बी जैसे जैसे पास आ रहा होगा तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं वो इंक्रीज हो रही होंगी, है ना। और ये डायरेक्शन होगी इंक्रीज होने की, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये सिंबल बनाया है वो इंक्रीज होने का बनाया है, इंक्रीज हो रही होंगी, ये डायरेक्शन होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इंड्यूस करंट जो डेवलप होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करेगी तो अपना मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रखेगी वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे रहेंगी ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस्ड करंट की वजह से, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है, तो इंड्यूस और बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट जो इसमें डेवलप होगी वो इस तरह से डेवलप होगी कि उस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करें, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा वो। और इस दृश्य में मैग्नेटिक फील्ड पैदा प्रोड्यूस होने के लिए देखो आप क्या लगाइए, लाइट हैंड रूल लगाइए, तो करंट कुछ इस तरह से होनी चाहिए। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ऐसे करंट ऐसे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला हिस्सा जो है ना, ऐसे समझो ये जो आपका ये साउथ पोल वाला ये हो गया, और ये नीचे से आ रहा है इस साइड से, और यहाँ से ऊपर से आ रहा है ना, तो ये कुछ इस तरह से है बेटा ऐसे। और यहाँ से देखेंगे हम, क्योंकि ऊपर की साइड से गिर रहा है तो ऊपर की साइड से देखेंगे। अब देखने वाली बात है, देखें इधर से या इधर से, तो इधर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बेटा, और ये करंट की डायरेक्शन है, ऐसे घूम रही है करंट ऐसे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ ऊपर वाली साइड से तो करंट ऐसे घूम रही है, तो यहाँ से अगर देखूँ तो एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देगी आपको ऐसे। देखो ये डायरेक्शन, ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, और ऐसे घुमा दो इसको, ये हो गई करंट की डायरेक्शन फिंगर वाली। तो यहाँ से देखना पड़ेगा आपको इस साइड से, तो इस साइड से अगर देखें तो करंट कुछ इस तरह से है बेटा, कैसी दिख रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, इसका बी चॉइस करेक्ट होना चाहिए, बी, ठीक है, जीरो तो नहीं होगा, ठीक। और केवल ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द रॉड पूछ रहा है, केवल, ये भी इंपॉर्टेंट है, गिरते समय पूछ रहा है बस, ठीक। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी करेक्ट होना चाहिए। इन द फिगर एक्स इन द कॉइल वाउंड ओवर अ हॉलो वुडन पाइप, ठीक है, अ परमानेंट मैग्नेट इज पुश्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम द राइट इनटू द पाइप एंड इट कम आउट एट द लेफ्ट एट द एंड पाइप ड्यूरिंग द एंट्री एंड एग्जिस्ट द मैग्नेट द करंट इन द वायर वाई जेड इन द फ्रॉम। देखो सबसे पहले आप इसमें इस पाइप को बना लो, इसमें ये देखने का विषय है कि ये नीचे से जा रहा है बेटा वायर, और ऊपर से निकल रहा है ऐसे। ध्यान से देखोगे तो आपको ये इस तरह से डायग्राम दिखाई देगा, ये ऊपर से है, और यहाँ पर आपका ये एमीटर सा लगा दिया है, और ये वाई जेड है, ये वाई है और ये जेड है, इस तरह से है ये, ठीक है। अच्छा, इन द फिगर एक्स, ये फिगर एक्स रखा है, इसमें यहाँ से ऐसे कांस्टेंट स्पीड से नॉर्थ पोल इसके अंदर एंटर कर रहा है। अब लेंज लॉ से हम जानते हैं जब ये नॉर्थ पोल इसमें अंदर की तरफ ऐसे मूव कराओगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है लिंक कर रही होंगी, वो बढ़ रही होंगी, और इस दर्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी बेटा बी, इस दर्शन में। तो लेंज लॉ कहता है कि जो फ्लक्स में चेंज आने का कारण है वो मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना है, तो इंड्यूस्ड करंट इस तरह से डेवलप होगी कि उस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी। दैट मींस इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ रही है तो उसे घटाना चाहिए, तो घटाने के लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगी, ये इंड्यूस्ड करंट की वजह से है। और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है, तो सोचो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो करंट कैसे घूम रही होगी, करंट कैसे घूम रही होगी, ऐसे घूम रही होगी, देखो ऐसे, है ना, ऐसे, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। हमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो करंट की डायरेक्शन घुमाओ, अपने फिंगर घुमाओ ऐसे, है ना, कर्लिंग फिंगर, राइट हैंड वाला, राइट हैंड से लेना, तो इसका मतलब है करंट ऐसे घूम रही होगी बेटा ऐसे, और ऐसे घूम रही होगी तो करंट आई Z2Y, Z2Y। लेकिन जब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, द्वारा से बनाऊंगा तो उसमें बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये तो ऐसी की ऐसी बेटा, ये ऊपर से है और ये इस तरह से है, ये Y है और ये Z है। जब ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो यहां पे साउथ पोल होगा और यहां ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। जब ये दूर जा रहा है, अब क्या कर रहा है, दूर जा रहा है तो फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा, लेकिन फ्लक्स घट रहा होगा, तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, मैग्नेट में जो मैग्नेट होती है ना, उसमें नॉर्थ पोल से तो निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है, और अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है, बाहर साउथ में एंटर और नॉर्थ से लीव, और अंदर साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है इससे जो लिंक कर रही होंगी वो इस तरह से होंगी,
बी। और जब ये दूर जा रहा होगा तो मैग्नेटिक लाइंस घट रही होंगी, डिक्रीज हो रही होंगी ऐसे, और इधर इस दृश्य में घट रही होंगी ऐसे, ये घटने का सिंबल है, इस दृश्य में घट रही होंगी। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि उस मैग्नेटिक फील्ड के घटने का विरोध करेगी। तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाएगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के घटने का विरोध करे, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर ही बनाएगी ऐसे ही। ये इंड्यूस का है। तभी तो भाई घट रहा था तो बढ़ाना चाहेगी, तो बढ़ाने के लिए जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना पड़ेगा तो देखो अब मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अपनी फिंगर ऐसे घुमानी पड़ेंगी और ऐसे घुमानी पड़ेंगी, तो करंट कुछ इस तरह से जा रही है बेटा। आप एक्चुअल में यहाँ पे ये कह सकते हो कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा, ऐसे भी बोल सकते हो। साउथ पोल दूर जा रहा है ना, तो दूर जाने का विरोध करने के लिए यहाँ नॉर्थ पोल बनाएगा, तभी तो अट्रैक्शन आएगा। ऐसे यहाँ पे भी कह सकते हो नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने निकालती हुई दिखाई थी, नॉर्थ पोल से लीव करती हैं भाई। और साउथ पोल में क्या, ये नॉर्थ पोल आया तो इसमें से लीव करती हैं, ये इंड्यूस के कारण है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से बनाएंगे, और इस तरह से बनाया तो करंट देखो, ये करंट ऐसे जा रही तो ये ऐसी तो होगी बेटा Y2Z, तो ये Y2Z आएगा। इसलिए इसका आपका आंसर होना चाहिए Z2Y और Y2Z B, तो फिफ्थ का B होना चाहिए। करते हैं दो ऑल्टरनेटिंग करंट I इज इन इंडक्टर ऑब्जर्व्ड वेरी विद टाइम T एज ऑन द फिगर ऑफ द साइकिल। तो ये देखो, ये करंट का ग्राफ दे रखा है इंडक्टर के लिए, ये टाइम है और ये करंट है, और ये इस तरह से बढ़ रहा है, और ये टाइम बढ़ रहा है T/2, और ये कंप्लीट टाइम हो गया T, है ना। एक बात आओ, इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस डीएमएफ होता है वो माइनस का L, ये दर्शन को बताता है DI/dt। हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस डीएमएफ की बात करेंगे, L DI/dt। अब ये DI/dt क्या है, तो I/T है, तो I और T का अगर जो ग्राफ होता है तो उसका जो स्लोप होता है वो DI/dt होगा। तो इसका जो स्लोप है यहां से यहां तक, O से A तक, दैट मीन्स T/2 तक, O से A तक, या फिर T/2, 0 से T/2 तक, 0 से T/2 तक, इसका जो स्लोप है ये DI/dt होगा tan थीटा, है ना। और ये एंगल थीटा होगा ये वाला। आप चेक करो, यहां से यहां तक जो स्लोप है, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये आएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो यही आएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो यही आएगा। तो DI/थीटा, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है एक, और थीटा एक्यूट एंगल भी है, और इसीलिए tan थीटा पॉजिटिव भी आएगा और कांस्टेंट भी आएगा, और L पहले से कांस्टेंट है। तो E की जो वैल्यू है L DI/dt, वैसे तो अगर दर्शन को इंडिकेट करे तो इंड्यूस नेगेटिव आएगा और कांस्टेंट होगा, लेकिन इसमें ऐसा, इसमें तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इंड्यूस कांस्टेंट नहीं है। E इज कांस्टेंट, इंड्यूस डीएमएफ, वोल्टेज कह सकते हो, EMF कह सकते हो, यहाँ पे इसको वोल्टेज बोल दिया V, एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, साफ दिख रहा है ये होगा। बट इसमें केवल पॉजिटिव हमारा आना चाहिए, नेगेटिव ऐसे एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, तो दैट मीन्स केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में देखें तो L तो कांस्टेंट है ये, और DI/dt जो है स्लोप जो है पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा EMF। अगर हम A से आपकी C तक की बात करें, दैट मीन्स T/2 से T की बात करें, तो इसका जो स्लोप है DI/dt tan थीटा, यहाँ पे जो थीटा है वो ऑब्ट्यूस एंगल है बेटा, है ना, और कांस्टेंट जरूर है। पर देखो इस वाले पॉइंट पर ये वाला एंगल लेंगे बेटा, एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं हम, एक्स एक्सेस से एक एंटी क्लॉकवाइज लिया, ये भी एंटी क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है, ये थीटा होगा। अब इस वाले पॉइंट पर स्लोप देखोगे तो कांस्टेंट, इस वाले पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट, इस वाले पॉइंट पर कांस्टेंट, लेकिन है तो ऑब्ट्यूस एंगल ना, और tan की टेबल में जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है और कांस्टेंट होती है। तो इंड्यूस डीएमएफ लिखोगे तो माइनस का L मैग्नीट्यूड देख रहे हो केवल DI/dt, तो DI/dt नेगेटिव, और L तो कांस्टेंट टर्म है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म होता है, ये डिपेंड्स ऑन करंट वगैरह पर डिपेंड नहीं करता, फ्लेक्स पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज एंड ओरिएंटेशन ऑल्सो, है ना, शेप एंड साइज और शेप और साइज पर डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है, ऐसे कह सकते हो इंडक्टर की पर, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो L भी कांस्टेंट है, इसीलिए ये यहाँ पर नेगेटिव आएगा और कांस्टेंट होगा। इसीलिए इसका जो ग्राफ बनना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, देखो 0 से T/2 कांस्टेंट है, फिर माइनस के नेगेटिव में T/2 से नेगेटिव कांस्टेंट है, लेकिन आपका नेगेटिव में है, इसलिए इसका C चॉइस होना चाहिए, 6 का C करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर इसमें एक और ग्राफ दे रखा होता जिसमें आपका वो नेगेटिव से शुरू होता है ऐसे, तो ये ज्यादा बेटर था उससे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड है ना, क्योंकि माइनस का L DI/dt होता है, लेकिन इसमें दे रखा नहीं है, इसीलिए बेस्ट चॉइस इसकी C ही है। अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ 50 टन्स and area 5/pi centimeter square is rotating along the axis of solenoid, rotating along the axis of solenoid। यहाँ कुछ सेंटेंस इनकम्प्लीट छोड़ दिया इन्होंने, क्या इनकम्प्लीट है बताऊंगा आपको। द ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 200 टन्स कैरिंग अ करंट 5 एम्पियर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम EMF जनरेटेड। देखो यहाँ पे हम पहले एक सोलेनॉइड बना लेते हैं, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये हमने कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड बना लिया,
ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है सोलेनोइड के बारे में क्या दे रखा है कि लेंथ है सोलेनोइड की 50 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ ऑफ सोलेनोइड लिख लिया, ये 50 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टन दे रखे हैं 2000 टन, n बराबर 2000 टन दे रखे हैं, है ना। और इसमें करंट फ्लो करा दिया उसने 5 एम्पियर, ठीक है। मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे आएंगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से लीव करती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, और अंदर डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये बात समझ में आई। और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द लॉन्ग सोलेनोइड। अच्छा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड बी इक्वल टू, ये होता है म्यू नॉट एन आई, बट यहाँ स्मॉल एन जो होता है वो नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ होता है। तो इस नंबर ऑफ टन है 2000 और लेंथ लिखे हैं सेंटीमीटर में रखा है, तो मीटर में चेंज कर लें 100 मीटर, दैट मीन्स 1/2 मीटर। और यहाँ 1/2 लिखेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 4000 टन पर मीटर आ जाएंगे, टन्स पर मीटर, ठीक। अच्छा, यहाँ से आप बी निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का, एक्सेस के अलोंग कितना है। ये एक्सेस है सोलेनोइड की आपकी, ऐसे ये एक्सेस हो गई, एक्सेस ऑफ सोलेनोइड, ठीक। तो यहाँ से आप बी निकाल लें, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो म्यू नॉट की वैल्यू पुट करें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 होता है। तो यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकालें तो 4 पाई 10 की पावर -7, तो 4 पाई 10 की पावर -7 और n की वैल्यू पुट करें तो 4000 और आई दे रखा है इसमें 5 एम्पियर। देखो 4 और 4 16 हो गया, 16 और 5 80 हो गया, तो 80 तो ये है और 1000 पहले से थे, ये 10 पावर 3 और 10 की पावर -7 और ये फिर पाई। तो देखो यहाँ से 10 की पावर 4 हो गया, तो 8 पाई और 10 की पावर -3 हो जाएगा, एक जीरो ये रही और 3 ये 10 पावर 4 हो गया और प्लस के 4 करेंगे तो -3, इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक। अब सुनो क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो कॉइल है, अब कॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो सोलेनोइड के बारे में बात कर लिया हमने, है ना। अब कॉइल के बारे में क्या जानकारी दे रखी है कि कोई कंडक्टिंग जो कॉइल दे रखी है हमें, कंडक्टिंग कॉइल, उसके बारे में दे रखा है कि उसमें नंबर ऑफ टन्स, कंडक्टिंग कॉइल में नंबर ऑफ टन्स 50 टन्स है, ठीक है। और उसका एरिया लूप का, कंडक्टिंग कॉइल का जो एरिया लूप का एरिया है वो है 5/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो इसे भी चेंज कर लेते हैं, चलो 5 पाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये तो ठीक है। अब यहां जानकारी क्या थी वो जरा समझते हैं। ये मैंने सोलेनोइड बना लिया, बस यही समझने वाली बात है और यही गलती है थोड़ी सी इस क्वेश्चन में, है ना। ये इसकी एक्सेस है, एक्सेस ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के अलोंग है, बी की डायरेक्शन भी यही है। अब क्वेश्चन में कहा इसने कि जो कंडक्टिंग कॉइल है ना, इज रोटेटिंग अलोंग द एक्सेस ऑफ सोलेनोइड। वो किस तरह से रोटेट कर रही है, अलोंग द एक्सेस, दैट मींस क्या इसको ऐसे रख के अगर हम एक्सेस के अबाउट घुमाएं तो आप इस साइड से देखो आप, है ना। तो इस साइड से देखेंगे, अगर इसका एक और डायग्राम बनाएं, मान लो ये कंडक्टिंग कॉइल है ना, ये वाली, और यहां से अगर हम इसको देखें तो यहां से देखेंगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। अगर मैं यहां से देखूंगा तो ऐसा लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी तरफ आ रही हैं, जो देखने वाला जो ऑब्जर्वर होगा उधर की तरफ आ रही हैं। तो इसको ऐसे बना सकता हूं मैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं अब टॉप व्यू बना रहा हूं इसका, ये वाला व्यू बना रहा हूं, है ना। तो ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी, है ना। और ये सर्कुलर लूप, कंडक्टिंग लूप ऐसे रखा होगा, ये वाला कंडक्टिंग जो लूप है, ये कंडक्टिंग लूप की बात कर रहे हैं, वो ऐसे रखा होगा। अब इसमें ये क्या चीज है, ये जो मैंने बनाई ये एक्सेस हो गई, एक्सेस ऑफ सोलेनोइड, ये हो गई एक्सेस ऑफ सोलेनोइड। अब सोच के बताओ, अगर ये रिंग जो कंडक्टिंग कॉइल है वो कैसे रोटेट करने की कह रहा है, यहां पे रोटेटिंग अलोंग द एक्सेस ऑफ द सोलेनोइड। अब ये कैसे घूम रहा है, क्या ऐसे घुमाने की कह रहा है कि ऐसे घूम रहा है। अगर ऐसे घुमाओगे ना तो बी और एरिया की जो डायरेक्शन होगी, बी की डायरेक्शन तो यही है और लूप का जो एरिया है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है एरिया, तो ऐसे होगा। और यहां पर भी देखेंगे तो लूप का एरिया की डायरेक्शन ऐसे आएगी। तो बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है थीटा, जो होता है एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, ये 0 ही रहेगा अगर ऐसे घुमाएंगे और कांस्टेंट रहेगा। और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है ही है,
और लूप का एरिया भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द लूप ये भी कांस्टेंट है। अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, तो फ्लक्स फाई बराबर बी ए ये कांस्टेंट रहेगा भाई। और फ्लक्स लिखेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होना चाहिए। तो यहां इस क्वेश्चन में ये गलती कर दी है, पता नहीं लैंग्वेज बड़ी अजीब सी रखी है यहाँ पे। इसके हिसाब से तो ऐसा दिखना चाहिए, बट अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलें और अच्छी तरीके से, तो मैं एक पेपर ले लूं, तो थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। उसे बोलना चाहिए कि रोटेटिंग अलोंग द एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड अबाउट द डायमीटर ऑफ द कंडक्टिंग कॉइल। मतलब कैसे घूम रही चाहिए, कंडक्टिंग कॉइल के डायमीटर के अबाउट घूमनी चाहिए आपकी कंडक्टिंग कॉइल। दैट मीन्स कैसे, जरा समझो। रखें तो ऐसे ही एक्सेस के अलोंग रख दिया, कंडक्टिंग कॉइल को कैसे रख दिया, एक्सेस के अलोंग रख दिया, है ना, दोनों के एक्सेस कोएक्सियल है, ऐसे वर्ड यूज करना चाहिए ना। और फिर उसे घुमाना चाहिए, कैसे बताता हूं, डायमीटर के अबाउट घुमाना चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे जो मैग्नेटिक फील्ड है, और ये इसकी एक्सेस है सोलिनॉइड की, ये सोलिनॉइड की एक्सेस है, एक्सेस ऑफ सोलिनॉइड, और ये इस कॉइल की भी एक्सेस है ना। और डायमीटर के अबाउट ऐसे घुमाना चाहिए, इसके अबाउट ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना। अगर ऐसे घुमाओगे तो इनिशियली थीटा कितना है, इनिशियली तो थीटा जीरो है घुमाने से पहले, है ना। किसके बीच में, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये तो कोई एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर बाई तरफ ऐसे आएगी, तो थीटा इनिशियली जीरो है। लेकिन जब इसे घुमाना शुरू करेंगे ना, जैसे ये कोई सर्कुलर कॉइल है, इसका एरिया अभी इस समय ऐसे है और बी की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। जब इसे घुमा देंगे ऐसे थीटा एंगल पे घुमा दिया मान लो एंगल वेलोसिटी ओमेगा से, तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, लेकिन बी की डायरेक्शन ऐसी रहेगी। तो बी और एरिया के बीच में एंगल आ जाएगा थीटा, है ना। तो थीटा एंगल आ गया, तो कितने एंगल वेलोसिटी से घुमाया, ओमेगा, कितने सेकंड तक घुमाया, टी सेकंड तक, कितना एंगल बन गया, थीटा बन गया, न्यू एंगल। तो न्यू एंगल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। आपने एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से टी सेकंड तक घुमाया, तो इतना एंगल बन जाएगा किसके बीच में, न्यू एंगल, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर आफ्टर टी सेकंड, एरिया वेक्टर, ये आफ्टर टी सेकंड बाद ऐसा एंगल हो जाएगा। फिर लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ कंडक्टिंग कॉइल, ये जो होगा फाई बराबर होगा बी ए कॉस थीटा। तो बी ए थीटा की वैल्यू होगी कॉस ओमेगा टी, इतना फ्लक्स होगा। लेकिन टोटल फ्लक्स देखें, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन टर्न ऑफ द कॉइल, एन टर्न्स ऑफ द कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल। तो फाई टोटल इज इक्वल टू एन फाई, एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स फाई, तो एन टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स एन फाई। तो एन और फाई की वैल्यू लिखे तो बी ए कॉस ओमेगा टी। और ये फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, देखो। इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, सेकंड लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस का डी फाई टोटल अपॉन डी टी। तो माइनस का इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, तो डी ओवर डी टी, फाई टी की वैल्यू पुट कर दो, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो बाहर आ जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करते हैं डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है माइनस के साइन ओमेगा टी। क्योंकि ये टी नहीं है तो इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे ओमेगा टी का, तो टी का वन हो जाएगा और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस के ओमेगा साइन ओमेगा टी ऐसे लिखेंगे। इसीलिए ये हो जाएगा ओमेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा इस वाले माइनस से, है ना। ये पहले से माइनस लग रहा है देखो, तो साइन ओमेगा टी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, ये आपका हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड, इतना। लेकिन हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम, तो इफ साइन ओमेगा टी, ये जो सारे टर्म कांस्टेंट हैं, थीटा ही चेंज कर रहा है, जब उसे घुमाओगे आप तो थीटा चेंज करे, वेरी करेगा। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर प्लस वन हो जाए, दैट मीन्स मैक्सिमम हो जाए, ऐसे लिखो पहले, चलो मैक्सिमम हो जाए, जो कि कितनी होती है प्लस वन। तो देन इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और हमसे वही पूछ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू प्लस वन, तो ई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी एन बी ए ओमेगा।
अब नंबर ऑफ टन्स कंडक्टिंग कॉइल के हमें दे रखे हैं, ये रहे 50 टन्स, तो यहाँ पे 50 टन्स दे रखे हैं। और बी हमें निकाल रखा है हमने, ये रहा सोलिनॉइड का, तो बी इक्वल टू है आपका 8 पाई इंटू 10 की पावर -3, और लूप का एरिया, लूप का कितना है, ये रहा कंडक्टिंग लूप का, तो ये है 5/पाई 10 की पावर कितना है, -4 है। और ओमेगा यहाँ दिया नहीं है भाई, ओमेगा यहाँ गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ ये भी है कि ओमेगा गिवन नहीं है, तो हमें ओमेगा के टर्म में यहाँ से छोड़ना पड़ेगा भाई और न्यूमेरिकल टाइप पूरा है। ओमेगा कितनी है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से इस कंडक्टिंग कॉइल को घुमाया, यही क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जबकि ये देना चाहिए। ये दूसरा एरर है इसके अंदर, है ना। तो आप इसको मत करना, ये तो मैंने बस बताया कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से ये होना चाहिए था ये, बट क्वेश्चन में यही तो गलती है, उसे भूलना कुछ और चाहिए और लग कुछ और रहा है वहाँ पे। डायमीटर के अबाउट तो बोला ही नहीं कहीं पे भी कि डायमीटर के अबाउट कंडक्टिंग कॉइल घुमाया है, रोटेट किया है ना, वो बोलना चाहिए था बेटा, है ना। ये 2-3 मिस्टेक हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और कहीं पे भी सोल्यूशन देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। चलिए अब बढ़ाते हैं आगे, पाई से तो पाई कट गया, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो 250 हो गया ये, और ये 8 हो गया, और ये 10 की पावर -7, और ये ओमेगा, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा ये, और 10 की पावर -7 ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 और 10 की पावर 3 ये है, और ये माइनस के है 7, तो -4 ओमेगा, यही इसका आंसर है। अब इसे मिली वोल्ट में लिख लो, मिली वोल्ट में लिखोगे तो आपको ये 10 की पावर -1 अलग करना पड़ेगा इसमें से, तो 0.2 ओमेगा और 10 की पावर -3 वोल्ट, ये लिखना पड़ेगा पहले, फिर इसको लिख सकते हैं आप मिली वोल्ट। भाई इसमें से 10 की पावर -1 अलग किया, फिर उसके नीचे लेके आए तो प्लस के 10 हो गया, 10 का डिवाइड किया तो 0.2 तो हो गया, तो ये जो आएगा वो 0.2 ओमेगा, और इसको लिखना चाहो तो मिली वोल्ट लिख सकते हो, ये इसका आंसर होना चाहिए। अब ओमेगा कितना है, जैसे कई मॉड्यूल में ओमेगा 2 मिली वोल्ट आंसर दे रखा है, तो ओमेगा 10 होना चाहिए। अगर ओमेगा की वैल्यू 10 है तो फिर 2 मिली वोल्ट आएगा, है ना। अब गिवन तो नहीं है, आप कुछ मत करना, बस आप यही छोड़ना, आपका परफेक्ट आंसर यही है, कुछ और नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में जितना डाटा है उसके हिसाब से यही आंसर है बेटा, है ना। 2 small identical magnets are allowed to fall freely one through the vertical solenoid of 20 meter made up of copper and under air through the same vertical distance. The time taken by the 2 magnets to fall will be, ठीक है। तो एक तो ये सोलिनॉइड बना ली मैंने आपको, ये आपका क्या है, सोलिनॉइड है, ठीक है। और यहां से एक मैग्नेट गिरा रहे हैं हम ऊपर से, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एक मैग्नेट ऐसे गिरा रहे हैं, और एक हम एयर में गिरा रहे हैं, इधर एयर है आपका, मतलब कोई कॉइल नहीं है, और आइडेंटिकल मैग्नेट है, दोनों एक जैसी हैं, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये एयर में गिरा रहे हैं। तो मान लो ये यहां तक गिर के आया, तो यहां तक जब ये गिरेगा वर्टिकल डिस्टेंस x, तो कौन जो है कम समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, ये पूछा है, ठीक है। तो जानते हो इसका, अगर मैं इसको समझाऊं, पहले इसको समझो, मान लो इसको केवल एक लूप बना लेता हूं, ऐसे सिंगल टर्न, ऐसे इसका एक टर्न बना लिया मैंने, और ये आपका नॉर्थ पोल ऐसे बना लिया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये फ्रीली फॉल है। तो एक बताओ, जैसे जैसे इसके पास आएगा तो इससे लूप से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इंक्रीज होंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकलती हैं, ऐसे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे, है ना, ये ऐसे है, ये इस तरीके से, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं इसमें से। सोच के बताओ, जैसे जैसे क्लोज आएगा तो इस लूप से लिंक करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बढ़ेंगी या घटेंगी, तो बढ़ेंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही हैं इससे, और ऐसे इंक्रीज हो रही हैं, बी इंक्रीज हो रहा है ऐसे, प्रश्न ये है, और ये इंक्रीज का सिंबल है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इसमें एक इंड्यूस्ड करंट इस तरह से डेवलप होगी जो इसके मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने का अपोज करेगी, चेंज का अपोज करेगी, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। और वो इस तरह से प्रोड्यूस होगा इंड्यूस करंट, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ने का विरोध करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी, कैसे करे ये विरोध, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर निकाल लगा देगी अपना। ये तो ड्यू टू मैग्नेट है, ड्यू टू मैग्नेट आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये ड्यू टू करंट है, ड्यू टू इंड्यूस करंट जो इसमें पैदा होगा,
क्योंकि जब भी किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में एक इंड्यूस करंट डेवलप होता है अगर सर्किट क्लोज हो तो। ऐसे अब हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो नॉर्थ पोल से लीव करती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं और अंदर होती हैं साउथ टू नॉर्थ। तो तुम्हें नहीं लगता अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनना है तो एक ऐसे इमेजनरी यहाँ मैग्नेट बन जाएगा और इसमें से निकल रही है तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पे साउथ पोल बनेगा। तो आपको नहीं लगता है इस नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्सन होगा और रिपल्सन फोर्स की वजह से इस मैग्नेट पर, इस नॉर्थ की वजह से इस वाली नॉर्थ पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये रिपल्सिव फोर्स, और रिपेल कर रहा है। तो एक तो ये यहाँ पे तो रिपल्सन है और यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं है, सीधा अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट चल रहा है ये A = G से, और ये चल रहा है A < G से। तो इसमें एक्सेलरेशन जो है मैग्नेट में वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम है और इसमें एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही है। फ्री फॉल कर रहा है ना बेटा यहाँ पे, और यहाँ पर इस पे एक नॉर्थ पोल बन जाएगा ना इस जगह पर ऊपर वाले फेस पर, और नीचे वाले फेस पर साउथ बनेगा। तो ये नॉर्थ को रिपेल करेगा और रिपल्सन फोर्स की वजह से इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो < G होगा। अब बताओ इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इसको यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस कवर करने में कौन पहले आ जाएगा? तो ये पहले आ जाएगा और ये लेट आएगा, इसको समय ज़्यादा लगेगा। तो लिख रहा है द टाइम टेकन बाय द टू मैग्नेट फॉल्स विल बी सेम इन बोथ केस, तो ये तो गलत है। मोर फॉर मैग्नेट फॉलिंग इन एयर, तो इसमें तो कम समय लगेगा, इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो इसमें समय कम लगेगा। मोर फॉर मैग्नेट फॉलिंग थ्रू द सोलिनॉइड, यही सही है, और इनफाइनाइट ये तो गलत है। तो सी चॉइस इज करेक्ट। असर्शन इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट इनटू अ कॉइल ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टर्न व्हेन द सर्किट ऑफ द कॉइल इज क्लोज। पहले असर्शन ही चेक करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो एक हमने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की क्या बना ली है, ये एक सर्किट बना लिया या एक कॉइल बना ली और इसको क्लोज भी कर दिया, ठीक है। एक मैग्नेट ले ली ऐसे, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। देखो मैग्नेटिक की फील्ड की जो डायरेक्शन होती है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं ऐसे और इधर साउथ से एंटर कर रही होंगी, और अंदर कैसे होती हैं? बाहर होती है नॉर्थ से लीव करेंगी और साउथ में एंटर करेंगी ऐसे, है ना, और अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ ऐसे, अंदर डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो एक बात है, इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना रहे हैं हम ऐसे, तो जब मैग्नेट को इसके पास लाएंगे कॉइल के, तो इस लूप से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी। सोचो जैसे जैसे ये पास आएगा तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और उसकी डायरेक्शन है बढ़ने की ये जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ऐसे ड्यू टू मैग्नेट, ये मैग्नेट की वजह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। और जब किसी लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और सर्किट क्लोज हो तो उस कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस डेवलप हो जाती है अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ। तो इसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी और वो इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जाओगे तो वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होगी कि वो उस कॉज का अपोज करेगी जिसके वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। तो कॉज कैसे ढूंढे कि इंड्यूस करंट किस कॉज का अपोज करेगी भाई? तो फैराडे के फर्स्ट लॉ से देखिए, फ्लक्स में जो चेंज आता है तभी तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है? फ्लक्स में चेंज आना। तो आप फ्लक्स में चेंज आने का कारण ढूंढो पहले। तो फ्लक्स में चेंज आने का जो रीजन है वो मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, फाई बराबर क्या होता है? BA cos थीटा। बी बढ़ रहा है इसीलिए फ्लक्स बढ़ रहा है। तो फ्लक्स में चेंज आने का जो कॉज है वो मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होना है। तो इंड्यूस करंट फ्लक्स में आई चेंज का अपोज करेगी, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से बनाएंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करे। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने का विरोध करे तो वो इंड्यूस करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो बढ़ने का विरोध करना है, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है, तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाएगी। देखो ऐसे, ये किसने लगाया? ये मैग्नेटिक फील्ड ये लगाया इंड्यूस्ड करंट ने, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट ऐसे लगाया होगा, ठीक है। इंड्यूस करंट ने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया होगा। अब मैग्नेटिक जो अगर मैं यहां पे ऐसे सोचूं, एक मैग्नेट बनाऊं ऐसे इमेजिनरी, तो देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ये वाली, और यहां से ये एंटर कर रही हैं। तो ये कौन सा पोल डेवलप होना चाहिए बताइए? नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ से लीव करती हैं। और यहां कौन सा होना चाहिए? साउथ। तो देखो यहां नॉर्थ है और यहां पर भी एक नॉर्थ बन गया है, इसको पास लाएंगे तो नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्सन होगा, इसीलिए जब इसके एंटर कराएंगे तो यहां एक इंड्यूस करंट की वजह से यहां नॉर्थ पोल बन जाएगा जो इसके पास आने का विरोध करेगा, इसीलिए इसके अंदर एंटर करना डिफिकल्ट है। उल्टा भी कर सकते हो आप, यहां साउथ पोल बनाइए, तब भी फिर सेम लॉजिक लगा के देखिए,
है ना, तब भी आपका वो अपोज ही करेगा। फिर साउथ पोल बना हो तो यहाँ साउथ पोल बनेगा, फिर वो पास आने का विरोध करेगा। इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करना चाहिए। ठीक है, एक बात तो असर्शन तो ट्रू है। रीजन देखें, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल विद इट सर्किट क्लोज्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट इट सच दैट अपोज द कॉज। बिल्कुल ठीक है, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार डेवलप होगी कि वो इसके मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगी। तो ये इंड्यूस्ड करंट ने ही तो डेवलप किया है, और वो इस तरह से डेवलप होगी करंट, इंड्यूस्ड करंट, कि वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डेवलप करे जिससे इसके मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ने का विरोध हो। ठीक है, ये भी बात सही है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन भी करेक्ट है तो असर्शन भी करेक्ट है, और रीजन भी ट्रू है, और रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट मींस ए चॉइस इज करेक्ट। The current in solenoid decreases steadily from 6 milliampere to 2 milliampere in 50 millisecond. If an average EMF of 0.4 volt is induced, find the self inductance of the solenoid. एक फिगर ना लिया करो, ये आपका एक मैंने इंडक्टर बना दिया ऐसे, ठीक। इस इंडक्टर में करंट को घटा रहे हैं, करंट डिक्रीज कर रहे हैं 6 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर, है ना। तो करंट आपकी 6 मिली एम्पियर से चेंज हो रही है 2 मिली एम्पियर। इसे आप I1 कह दो और इसे आप I2 कह दो, और इसमें समय लग रहा है डेल्टा टी, टाइम इंटरवल 50 मिली एम्पियर, है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड पूछा है, सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, L पूछा है। ये इसकी लेंथ होती है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं कुछ। तो देखो, जब किसी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं तो उस कॉइल से फ्लक्स में चेंज आता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो एक इंड्यूस डेवलप होगा। वो इंड्यूस EMF दे रखा है हमें, एवरेज वैल्यू उसकी ई एवरेज दे रखा है हमें 0.4 वोल्ट, है ना। और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन। तो इंड्यूस EMF ई एवरेज कितना होता है भाई, ये होता है माइनस का L डेल्टा I ओवर डेल्टा T, ये एवरेज वैल्यू होती है। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखते हैं L DI ओवर DT। ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस EMF है और ये एवरेज इंड्यूस EMF है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू रखी है 0.4, ये माइनस का L, इसे लिख दो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट अपॉन टाइम इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में ये करंट में चेंज आया है I1 से I2 आया ये, तो 0.4 हो गया। L हमसे पूछा है I2 2 मिली एम्पियर है तो एम्पियर में चेंज करें माइनस के 3, है ना। I2 जो इधर रखा है हमें वो 2 मिली एम्पियर है, इसे मिली एम्पियर को आप एम्पियर में चेंज कर लीजिए, ऐसा सिस्टम में लाइए। और I1 जो है आपका 6 मिली एम्पियर है, उसे भी आप चेंज करिए। और जो टाइम इंटरवल है वो भी मिली सेकेंड में रखा है, मिली सेकेंड है, तो उसे भी चेंज करिए माइनस के 3 सेकेंड। तो यहाँ लिखिए 6 × 10 की पावर माइनस के 3 ओवर 50 × 10 की पावर माइनस के 3। देखो 10 पावर माइनस के 3 तो कॉमन लेके कट जाएगा, और 0.4 और माइनस के 6 में से 2 घटाएंगे तो -4 बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/50। और इस पॉइंट को उठा लेंगे यहाँ 0, 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो L की वैल्यू आ गई आपकी 5 हेनरी। H इज हेनरी, यूनिट होती है इसके सेल्फ इंडक्टेंस की, इसलिए इसका आंसर हो गया 5 हेनरी। स्टेट लेंज लॉ, a rod MN of length L rotated about an axis passing through its end M perpendicular to the length with constant angularity omega in uniform magnetic field B parallel to the axis. Obtain the expression for EMF induced between the its end. ठीक है, लेंज लॉ आप अपने आप लिख लेना। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करती है जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। डेफिनेशन है, लॉ है, लिख सकते हैं। मैं सेकंड पार्ट करता हूँ उसका, है ना, सॉल्यूशन। एक रॉड है हमारे पास, एक रॉड बना लो, एक ये थिन रॉड बना लो, इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ मैंने ये L दिखा दी। इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू द एंड M, मान लो ये M है और ये N है, तो रोटेशनल एक्सेस यहाँ से पास हो रही है M से, और लेंथ परपेंडिकुलर टू लेंथ, तो देखो ये लेंथ हो गई और इसके रोटेशनल एक्सेस ऐसे पास कर रहे हैं ऐसे, तो लेंथ के परपेंडिकुलर हो गई। ये जो पेन बनाया मैंने ये रोटेशनल एक्सेस हो गई, एंड से पास हो रही है। ठीक है, यहाँ से हिंज कर दिया, मतलब यहाँ से फिक्स कर दिया है इसको, रोटेशनल एक्सेस यहाँ से पास हो रही है, मतलब यहाँ से फिक्स कर दिया है रॉड को। ठीक है, विद कांस्टेंट एंगुलरिटी ओमेगा, मान लो ऐसे घुमा दिया मैंने इसको, इस जगह से फिक्स करके, और कांस्टेंट एंगुलरिटी ओमेगा से घुमाया है। ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सेस, देखो एक्सेस ऐसे है तो या तो मैग्नेटिक फील्ड आप प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड मान लो, ऐसे पैरेलल, इसके पैरेलल बनाना ना ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना सकते हो। डायरेक्शन को डाउनवर्ड भी मान सकते हो, डायरेक्शन को अपवर्ड भी मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो बना लेना। मैं डाउनवर्ड बना देता हूँ।
और यूनिफॉर्म है तो इस तरह से बना देंगे, गैप बराबर होना चाहिए, बी कांस्टेंट है। अब पूछा क्या है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन एंड्स, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है एम और एन के एंड के अक्रॉस। तो कैसे फॉर्मूला ड्राइव करें, तो उसमें 2-3 पॉइंट है, कॉन्सेप्ट करें। देखो जब ये रॉड को यहाँ से ऐसे घुमाया जाएगा तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए चलेंगी? हाँ, देखो ऐसे काट रही, अगर ये ऐसे घुमाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए चलेंगी। जब कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए चलती है तो उसके अक्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। ठीक है, एक बात तो हमें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जानते हो हमने पीछे ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा था रॉड का, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ रॉड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं, अपवर्ड मान लो ऐसे, और ये रॉड है, थिन रॉड है, ये थिन रॉड, पतली सी एक रॉड है और इसकी लंबाई एल है और ये वी वेलोसिटी से चल रही है। अब ये चल रही है ऐसे 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 ही चल रही है, तब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए चलेगी, तब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रही है, काटते हुए चल रही है, देखो ऐसे। और जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए चलती है तो इस रॉड के एंड के क्रॉस एक इंड्यूस्ड डेवलप होता है, जैसे जे और के एंड है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ रॉड, ई बराबर वी बी एल। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं होता है, इसमें कंडीशन होती हैं 2। एक तो कंडीशन है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए तब लगाएंगे, अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होता तो फॉर्मूला ये होता है ई बराबर एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये जनरल फॉर्मूला है आपका। जब आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है तो ये लगाते हैं। दूसरी बात, रॉड कंडक्टिंग होनी चाहिए, रॉड कंडक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। और ये रॉड मैग्नेटिक लाइंस को काटते हुए चल रही है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर काटते हुए चल रही है। अच्छा, ये बात समझ में आई सर, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक छोटी सी बात बताओ, इसमें भी ये रॉड मैग्नेटिक लाइंस को काटते हुए चल रही है लेकिन ये रोटेशनल मोशन कर रही है, एक्सेस के अबाउट घूम रही है। इस वाले एंड जो एंड है ना यहाँ पे, यहाँ से आपने इसको फिक्स कर दिया और ये रॉड मैग्नेटिक लाइंस को काटते हुए चल रही है लेकिन ये रोटेट कर रही है और ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। इसमें प्योर रोटेशन, इसमें प्योर ट्रांसलेशनल, दोनों में अंतर क्या है? फिर दोनों में अंतर ये है कि इसके बहुत सारे पार्टिकल लिखोगे आप ऐसे, अगर इन सभी पार्टिकल की वेलोसिटी पे चर्चा करोगे तो जो वेलोसिटी रॉड की है इन सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होंगी, जो रॉड की वेलोसिटी होगी वही सभी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। जब रॉड को आप किसी एक पॉइंट से हिंज करके घुमाओगे ऐसे कांस्टेंट एंगल से, तो जब ये रॉड घूम के यहाँ आएगी ना ऐसे, ये रॉड यहाँ से यहाँ आएगी ऐसे, तो जानते हो रॉड को अगर आप पूरा एक राउंड लगाओगे तो रॉड ऐसा लगेगा कि रॉड के एवरी पार्टिकल, रॉड के अंदर जो एवरी पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ घूम रहा है। तो देखो ये पार्टिकल ले लो, ये वाला पार्टिकल ले लो, ये सर्कुलर पाथ घूमते हुए दिखाई देंगे रॉड के पार्टिकल। रॉड के अंदर जो पार्टिकल हैं वो नहीं घूम रहे, घूम तो रॉड ही रही है, पार्टिकल तो फिक्स है कि रिजिड रॉड है, लेकिन पार्टिकल उसमें ऐसा लगेगा कि रॉड को घुमाओगे तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ घूम रहे हैं। अब सर्कुलर पाथ जब रॉड पार्टिकल घूमते हैं तो इन सभी पार्टिकल का थीटा सेम रहता है और यहाँ से यहाँ तक टाइम सेम रहेगा, ये समय और ये समय और थीटा सेम ही रहेगा एवरी पार्टिकल के लिए। तो इसमें थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स, और ओमेगा बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब थीटा सेम और टाइम भी सेम तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। बट इसकी लीनियर स्पीड निकालें और इसकी लीनियर स्पीड निकालें पार्टिकल की तो वो अलग होगी, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ाया आपने v = r ओमेगा। ओमेगा सेम है लेकिन रेडियस तो अलग अलग है, इसकी रेडियस अलग है r1 और इसकी रेडियस है r2। तो इसकी स्पीड लिखेंगे तो r1 ओमेगा होगी और इसकी स्पीड लिखेंगे तो r2 ओमेगा होगी। तो स्पीड डिफरेंट है एवरी पार्टिकल की, इसकी 0 होगी और इसकी मैक्सिमम होगी। तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी लें? अगर आप रॉड के अक्रॉस वो ऐसे घुमा रहे हो तो इंड्यूज वो मैग्नेटिक लाइन को काटते हुए चल रहा है, लेकिन इस प्रॉब्लम क्या है कि स्पीड कौन सी लें, वी कौन सी लें, क्योंकि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग है। तो उसके लिए हमें समाधान ढूंढा हमने कि अगर हम एक्स पे जाके dx लेंथ का, ये dx लेंथ जो होती है ना बहुत छोटी होती है, dx लेंथ जो है बहुत छोटी है, ये एक्स पे जाके dx लेंथ की एक स्मॉल रॉड काट लेंगे ना, ऐसे एक स्मॉल एलिमेंट काट लेंगे, तो इसके लिए ये वेलोसिटी आप कांस्टेंट मान सकते हो।
सर ऐसे कैसे कॉन्सेप्ट मान लेंगे? अगर आप इस रॉड पर ऐसे छोटा सा सेगमेंट काटोगे, सर ये एक्स है, तो देखो इस पार्टिकल की वेलोसिटी अलग होगी, इसकी अलग होगी। बच्चा सोचता है देखो ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि इसकी रेडियस अलग है और इसकी रेडियस अलग है। लेकिन जो डी एक्स है ना, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। इसीलिए एक्स पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, वही सारी पार्टिकल की वेलोसिटी होंगी, है ना। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर एक इसी जगह पे देखो ओनली, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मान सकते हैं। हाँ सर, बस इसी का कंसेप्ट का यूज करना है। तो एक्स पे जाके जब मैंने डी एक्स का एलिमेंट काटा, तो इस स्मॉल एलिमेंट की वेलोसिटी को हम एक पर्टिकुलर रेडियस हो गई ना, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मान सकते हैं। कितनी? एक्स ओमेगा। अब हम क्या करें? अब पूरी रॉड को छोड़ लो, केवल आप किस वाली पार्ट को देखो, जो रॉड को थोड़ा सा, इस स्मॉल सेगमेंट को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इतना बड़ा नहीं है पर ये बहुत छोटा सा है। डी एक्स, वही डी एक्स लेंथ का है, वेरी इन्फाइनिटली स्मॉल, बहुत छोटा होता है ये डी एक्स। इसी रॉड के वेलोसिटी देखो, तो ये वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट हो जाएगी एक्स ओमेगा। स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट, वेलोसिटी तो नहीं कहूँगी, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी बेटा। अगर इसे घुमाओगे तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, लेकिन स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, सब लोग बातें घूम रहा है ना। तो स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी और वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, ये डी एक्स तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी रहेंगे और वो मैग्नेटिक लाइन को काटते हुए भी चलेंगे, है ना। तो इसके एंड के क्रॉस इंड्यूस निकाल लो, यही वाला फॉर्मूला लगा के, ये वाला। भाई जब ये रॉड ऐसे चलाते हो ऐसे, तो ये फॉर्मूला होता है जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर भी यही तीनों केस हैं। कौन कौन से? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और डी एक्स, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसीलिए स्मॉल और मैग्नेटिक लाइन को काटते हुए चल रहे हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ स्मॉल सेगमेंट कह दो या एलिमेंट कह दो, एलिमेंट डी एक्स। ये कहोगे तो आप लिख सकते हो डीई, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल सेगमेंट की लेंथ डी एक्स। क्योंकि लेंथ की जगह पे, इसमें जैसे ये लेंथ एल था, इस एल की जगह पे डी एक्स लेंथ आ गई है। इसी के एंड के क्रॉस इंड्यूस चाहिए, तो रॉड इसी को मान लो आप इस समय, ये मान लिया। वी की वैल्यू पुट कर दो एक्स ओमेगा और बी डी एक्स, तो ये हो गया बी ओमेगा एक्स डी एक्स। ये तो एक छोटे से एलिमेंट का एक एंड के क्रॉस इंड्यूस डेवलप हुआ। जानते हो ऐसे इसमें छोटे छोटे इंड्यूस कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। उसमें से वेरिएबल एक्स होगा, ओमेगा और बी तो कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ना पड़े और तोड़कर ऐड करना पड़े, तो मन में ख्याल हमेशा इंटीग्रेशन का आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंटों का पहले इंटीग्रेशन निकालोगे, फिर उनको जोड़ लोगे तो टोटल इंटीग्रेशन निकल आएगा। तो जोड़ने का तरीका क्या? कितने पार्ट में तोड़ा है आपने? इनफाइनाइट पार्ट में। अब इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ के जोड़ेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी भैया। तो इसका टूल होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़कर ऐड करना हो, तो मन में ख्याल इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसलिए इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ऐड हो जाएंगे सारे। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एंड्स ऑफ रॉड एमएन, तो ई बराबर इंटीग्रेशन डीई। इंटीग्रेशन का मतलब छोटे 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 जितने भी स्मॉल एलिमेंट है सबका इंटीग्रेशन निकाला और सबको जोड़ दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए बी ओमेगा एक्स डी एक्स। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है? एक्स के। एक्स ही तो वेरिएबल है, बी ओमेगा तो कांस्टेंट है। अब हमें इंड्यूस चाहिए दोनों एंड के क्रॉस, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू बताओ। आपने इसी को ऑरिजिन मान लो एक्स बराबर 0, इसको मान लो एक्स बराबर एल, क्योंकि डिस्टेंस एल है, तो 0 से एल। बी ओमेगा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो गया, 0 to एल हो गया। अब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें सबको याद होता है, एक्स की पावर एन डी एक्स, ये वाला एक्स की पावर n+1 और n+1 लगाना है। और n इसमें -1 नहीं होता, बस ये ध्यान रखना, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो n की वैल्यू +1 है, तो n की वैल्यू +1 रखोगे तो +1 कितना हो जाएगा? 2/2। n की वैल्यू +1 रख दो, तो ये बी ओमेगा x² 2 लिमिट 0 to एल, तो ये 1/2 बी ओमेगा और लिमिट पुट करते हैं। देखो 1/2 बाहर आ गया, x को रिप्लेस करके पहले पर लिमिट L², फिर x को हटाओ, उसकी जगह पे लोअर लिमिट लिख दो 0, तो ये आ जाएगा 1/2 बी ओमेगा L²। इतना इंड्यूस डेवलप होगा रॉड के एंड के क्रॉस। The magnetic flux linked with coil changes with time TH, where T in second by phi in Weber. The value of EMF induced in the coil at 4 second. Instantaneous induce पूछ रहा है, तो हमारे पास जो instantaneous induced EMF का जो फॉर्मूला होता है, पर्टिकुलर टाइम पे पूछा ना, एक ही टाइम पर एट 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पे पूछा है, इसीलिए लिखा इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ। ई बराबर होता है माइनस का d∅/dt। लेकिन हमसे केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो d∅/dt लिखेंगे। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू टी, मैग्नेटिक फ्लक्स का, यहाँ ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमें दे रखा है वेबर में
फाइव इक्वल टू 8t² प्लस के 5t प्लस 7। तो डिफरेंशिएशन करना विद रेस्पेक्ट टू टी तो आ जाएगा। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमें सबको आता है, d/dt टी की पावर n हो तो n(t(n-1) होता है ये। और एक ये यूज हो रहा है कि d/dt कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो कर लो, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। तो d5/dt बोथ साइड करना है, तो d/dt 8t² प्लस 5t प्लस 7। इसको तो हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं इंटू जीएफ का, E इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करें तो n की वैल्यू कितनी है इसमें 2, n की वैल्यू 2, तो n/2 पुट कर दो, 2t 2-1 दैट मीन्स 2, और 2t हो गया और 8 पहले से है तो कितना हो जाएगा 16t प्लस t का वैल्यू 1 पुट कर दो, 1t 1 - 0 मतलब 1t की पावर 0, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1, तो t का डिफरेंशिएशन 1 होता है 5। 7 एक कांस्टेंट टर्म हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया 16t प्लस 5। अब हमसे वो पूछ रहा है एट 4 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पूछा, तो 4 वैल्यू पुट कर दो, 16 × 4 प्लस 5, तो ये 64 प्लस 5 दैट मीन्स 69 वोल्ट। इसका आंसर होगा डी चॉइस इज करेक्ट। अगर shows the plot of magnitude of induced EMF E versus the rate of change of current in the two coil 1 and 2, which coil greater value of self inductance and why। तो देखो ये ग्राफ हमें दे रखा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंड्यूस्ड EMF across ends of inductor E बराबर होता है माइनस का LDI/dt, लेकिन हमसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं LDI/dt। अब हमसे पूछ रहा है कि ये डायग्राम में हमें दे रखा है यहाँ पे DI/dt है और यहाँ पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, और ये दो ग्राफ बना दिए उसने ऐसे, ये पहली कॉल का है, ये दूसरी कॉल का है ना। अच्छा, इसका सेल्फ इंडक्टेंस में L1 लेट कर लेता हूँ, इसका सेल्फ इंडक्टेंस में L2 लेट कर लेता हूँ। पूछ रहा है किस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा है। तो इसको एक करने का तरीका है स्लोप वाले कंसेप्ट से कर लो, मैंने एक वीडियो बना रखी है स्लोप वाले कंसेप्ट से भी करके दिखाया है, आपको देखना है तो मैं इस क्वेश्चन में इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक करके देख सकते हैं। इसको एक सिंपल वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे समझो कि DI/dt के लोगों को कांस्टेंट मान लो आप, DI/dt को देखो इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंटों पर DI/dt मैंने कांस्टेंट कंसिडर कर लिया, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ DI/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कांस्टेंट अगर हो, देन अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा, DI/dt को कांस्टेंट कर लें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, अगर कांस्टेंट हो तो, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर कांस्टेंट होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो देखो यहाँ पर DI/dt दोनों के लिए सेम है, देखो इस वाले ग्राफ के लिए भी और इस वाले ग्राफ के लिए भी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ देखो किसके लिए ज़्यादा है, ऐसे, तो यहाँ पे ये पहला ग्राफ है इसीलिए E1 और इसके लिए E2, तो आपको दिख रहा है नाउ, ग्राफ से दिख रहा है according to graph E1 is greater than E2, so therefore अब इनमें डायरेक्ट रिलेशन है तो L1 is greater than L2। आप ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, और इसे अगर आपको स्लोप वाले कंसेप्ट से भी करना है तो आप स्लोप के वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो। द फिगर शोज द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ E versus the rate of change of current in the two coil which coil has greater value of self inductance and why। देखो ये दो कॉइल के लिए E और DI/dt के ग्राफ दे रखा है, ये L1 सेल्फ इंडक्टेंस मैंने कंसीडर कर लिया, ये L2 पूछ रहा कौन सा ज़्यादा है। समझते हैं, देखो एक रिलेशन हमें याद होना चाहिए इसमें कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस कॉइल E बराबर होता है माइनस का LDI/dt। यहाँ पर माइनस साइन उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुआ है, दैट मीन्स डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, लेकिन हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है तो E बराबर लिख सकते हैं हम LDI/dt। अब इसकी कंपेयरिंग हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से कर लेनी चाहिए, कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस c से अगर हम कंपेयरिंग करें तो देखो हमें यहाँ ग्राफ बनाया है DI/dt लिख रहे हैं हम, यहाँ दे रखा है, यहाँ DI/dt लिख रहे हैं, और यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और हम कंपेयरिंग करना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, ये x एक्सेस और ये y एक्सेस।
अब सोच के देखिए, एक्स एक्सेस की जगह पर आपने यहाँ डी आई ओवर डी टी लिखा है, तो इक्वेशन में भी चेक करें, एक्स की जगह पर आपने डी आई ओवर डी टी लिखा है, ठीक है। वाई एक्सेस की जगह पर आपने ई लिखा है, वाई की जगह पे ई लिखा है, तो वाई एक्सेस की जगह पे आपने ई लिखा है। इसमें वाई इंटरसेप्ट नहीं है बेटा हमारा, जीरो। सी क्या चीज़ होती है? वाई इंटरसेप्ट। देखो जो सी होता है हमारा, जैसे ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, अगर ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, अगर ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सेस को मान लो यहाँ पे टच कर रही है, मान को दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सेस को 16 पॉइंट पे टच कर रही है, ये क्या है? ऑरिजिन। वाई एक्सेस, स्ट्रेट लाइन वाई एक्सेस को जिस पॉइंट पे टच करती है वहाँ से लेके ऑरिजिन तक की डिस्टेंस को हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं, तो ये वाई इंटरसेप्ट है। लेकिन हमें ग्राफ में जो दे रखा है यहाँ पे, देखो ऐसे दे रखा है, दैट मीन्स ग्राफ हम ऐसे कंपेरिजन करें तो ये वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया इसमें? स्ट्रेट लाइन वाई एक्सेस को ऑरिजिन पे कट कर रही है, तो कट कर रही है, तो वाई इंटरसेप्ट तो जीरो हो गया ना बेटा, तो इसीलिए वाई इंटरसेप्ट जीरो है यहाँ पे। तो सोच के बताइए एम क्या चीज़ होती है इस ग्राफ में? एम जो होता है ये स्लोप होता है बेटा, ये वाला एंगल का टेंजेंट। एम क्या है यहाँ पे? टेन थीटा, जिसे हम स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ बोलते हैं, है ना। तो इसमें भी ये स्लोप होगा, अगर मैं ग्राफ बना लूँ ऐसे, तो ये थीटा, तो ये जो एम है ये स्लोप किसको बता रहा है? यहाँ पे एल के बराबर दिख रहा है, कंपेरिजन कर रहे हैं, तो एम किसके बराबर आया? एल के। तो यहाँ अगर हम लिखें कि सेल्फ इंडक्टेंस एल इक्वल टू स्लोप ऑफ ई एंड डी आई ओवर डी टी ग्राफ, ये तो एल बराबर टेन थीटा, है ना। ये बात हमें समझ में आ गई, और थीटा ये, और ये एल इसका सेल्फ इंडक्टेंस आपका एल है। अब क्या है ना, क्वेश्चन में जो ग्राफ बना रखा है उसको बना लीजिए। यहाँ बना रखा है डी आई ओवर डी टी, और यहाँ बना रखा है इंड्यूस डी एम एफ का मैग्नीट्यूड, और ऐसे दो ग्राफ बना रखे हैं। ये पहले वाले कॉइल का है, ये दूसरे वाले कॉइल का, ऐसा लिख रखा है, तो इसे मैंने L1 लिख लिया, इसे L2 लिख लिया है। तो इसका स्लोप देखें तो ये थीटा 2, और इसका स्लोप देखें तो ये थीटा 1। तो यहाँ पे दिख रहा है कि थीटा 2 ग्राफ से, इसी ग्राफ से दिख रहा है कि थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, दैट मीन्स टेन थीटा 1 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 2। और टेन थीटा, जैसे यहाँ L बराबर टेन थीटा है, L बराबर टेन थीटा है, वैसे ही यहाँ L1 बराबर टेन थीटा 1 होगा, और यहाँ L2 बराबर टेन थीटा 2 होगा। तो इसकी जगह पे लिख दो L1, इसकी जगह पे लिख दो L2। तो समझ में आया कि कॉइल 1 का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू किसके? कॉइल 2 से। तो बस आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड हैविंग टर्न एंड टर्न्स। ठीक है, सोल्यूशन। सबसे पहले एक लॉन्ग सोलिनॉइड बना लो। जानते हो लॉन्ग सोलिनॉइड जो है आपका ऐसे बना सकते हो आप, इसे आप इंडक्टर भी बोलते हैं। अब लॉन्ग सोलिनॉइड है तो उसे आइडियल सोलिनॉइड बोला जाता है, ठीक है। ये इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n, और इसकी लेंथ मैंने मान ली है ये वाली, यहाँ से ये लेंथ ऑफ सोलिनॉइड हो गया L, और एरिया क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं हम, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है A। तो देखो लॉन्ग सोलिनॉइड है, अगर इसमें करंट की वैल्यू अगर हम चेंज करें, I चेंज करें, है ना, जब करंट अगर इंक्रीज करेंगे तो इसमें, या पहले करंट फ्लो कराया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ऐसे। मान लो ये आपका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल बनना है, जब करंट फ्लो करती है तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे बनाएंगे हम, ऐसे। अगर ये आइडियल सोलिनॉइड है तो एंड्स पर भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट। और ये नॉर्थ पोल बनाया है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लीव करेंगे यहाँ से, और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटर करती हैं, लेट कर लिया हमने ऐसे। जानते हो ये जो सोलिनॉइड का, लॉन्ग सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो B इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। ये हमें याद होना चाहिए भाई, है ना। अगर आइडियल सोलिनॉइड कहा या लॉन्ग सोलिनॉइड कहें तो उस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। इसमें n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होते हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो आप चाहो तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन L। इस सोलिनॉइड के एक्सेस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई इतनी। अब सोच के देखो, अगर हम करंट इंक्रीज करें, इफ़ I अगर इंक्रीज करते हैं तो I इंक्रीज करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा। और इस लूप से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बराबर BA कॉस थीटा। सोचो A लूप का एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, एक लूप के, एक टन का अगर लूप का एरिया देखें तो वो चेंज नहीं हो रहा, A चेंज नहीं हो रहा, बट थीटा भी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि B और एरिया के दर्शन दिखाएं इसके। तो इधर से जब आप देखोगे तो इसका जो प्लेन दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, सर्कुलर लूप का प्लेन ऐसे। तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एरिया की दर्शन होती है ऐसे।
तो बी और एरिया की दर्शन के बीच में जो एंगल है वो 0 है, तो थीटा भी कांस्टेंट रहेगा। अगर आई चेंज करोगे, इंक्रीज करते हो तो केवल बी इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो देखो करंट इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। वैसे भी देखो यहाँ बी और आई में डायरेक्ट रिलेशन है, या फाई और बी में भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपको नहीं लगता कि मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब, इसका मतलब है ऑल टर्न से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलिनॉइड, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनल टर्म को जब हम हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट टर्म आता है एल, जिसे हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू आई इंटू आई। तो ये फॉर्मूला हमारा हमें पहले सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। इसमें फाई टी क्या चीज़ है, फाई टी हमने लिख दिया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो जानते हो अगर इसके एक टर्न से फ्लक्स हम फाई मान लें, मान लो एक टर्न से फ्लक्स फाई लिंक कर रहा है, तो एन टर्न से कितना टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, तो एन फाई। ये हियर एन, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलिनॉइड इन वन टर्न, सोलिनॉइड इन वन टर्न, एक टर्न से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है ये। तो आप यहां लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो एन फाई इज इक्वल टू एल आई। अब अगर आपको एल निकालना है तो एक टर्न का फ्लक्स निकाल लीजिए बस लूप से और आंसर हो जाएगा खत्म। तो नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलिनॉइड इन वन टर्न, फाई बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री अभी बताया, और बी की वैल्यू हमें मालूम ही है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल। और एरिया ऑफ द लूप लिखें, अगर एरिया के टर्म में रखा है तो ए लिख देते हैं, अगर इसकी रेडियस के टर्म में रखा होता, इसकी रेडियस आर होती तो हम ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर पुट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ए रेडियस के टर्म में दे रहा तो पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ये एक टन का फ्लक्स निकलेगा, ये यहाँ रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में खेल खत्म। एन फाई इक्वल टू एल आई, तो एन फाई की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल और ए इक्वल टू एल आई, आई से आई कट गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस आया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। वैसे तो हमें यहीं छोड़ना है इस क्वेश्चन को, आगे नहीं बढ़ाना, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में सेल्फ इंडक्टेंस पूछा, एल के टर्म में, एरिया के टर्म में और नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में, उसी टर्म में निकल के आया। लेकिन अगर आप बाई चांस वॉल्यूम के टर्म में पूछ लेता तो आपको क्या लगता है, वॉल्यूम ऑफ द इंडक्टर कितना होता, बस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आपको ये भी पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ इंडक्टर अगर लिखना चाहो तो V बराबर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इंडक्टर एंड लेंथ ऑफ द इंडक्टर। तो एक काम कर सकते हो आप, यहाँ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल का ऊपर और एल का नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जानते हो इसे म्यू नॉट लिखो और इस वाले टर्म को लिख दो स्मॉल एन स्क्वायर, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन बाई एल की जब लिख दिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम लिख दो, V इज अ वॉल्यूम। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, बट आपको छोड़ना यही है क्योंकि क्वेश्चन में यही गिवन है, ठीक है। ये नहीं लिखना, आप बस समझाने के लिए लिख दिया, बाई चांस कहीं ऐसा दे रखा हो तो आप समझ में आओ कि सेल्फ इंडक्टेंस ये भी होता है। और दूसरी बात, ये एयर कोर लिए मैंने, ठीक है, एयर कोर मतलब इसके अंदर कुछ है नहीं, तो ये इसका आंसर हो गया। सर्कुलर कॉइल ऑफ डायमीटर 15 मिलीमीटर हैविंग 300 टर्न्स इन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड 30 मिली टेस्ला सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड यूनिफॉर्मली टू 0 इन 20 मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड लिखा है, एंड अगेन इंक्रीज यूनिफॉर्मली टू 30 मिली टेस्ला in 40 millisecond if in induced EMF in the two time interval are E1 and E2 respectively, then the value of E1 E2 H। सॉल्यूशन, क्वेश्चन तो इजी सा है पर थोड़ा सा समझें। देखो एक हमें सर्कुलर कॉइल दे रखी है, ये रही, और इसका डायमीटर दे रखा है, तो इसकी रेडियस होगी वो R अगर मान लें तो डायमीटर जो होगा 2R, वो 15 मिलीमीटर है। तो यहाँ से रेडियस निकालें 15/2 और मिलीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 10 की पावर -3 मीटर।
अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं 300 कॉइल में, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स 300। अच्छा, इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और इस तरह से रखा है, देखो ये कॉइल का क्या हो गया, प्लेन, जो पेपर का प्लेन है वही कॉइल का प्लेन हो गया, है ना। और इसको इस तरह से रखा है कि जो प्लेन ऑफ द कॉइल है परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, तो या तो मैग्नेटिक फील्ड आप अपवर्ड डायरेक्शन बना दो प्लेन के परपेंडिकुलर, या डाउनवर्ड बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2D है ना ये, तो मैं अपवर्ड बना देता हूँ ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड बना दिया प्लेन के परपेंडिकुलर, ये कॉइल का प्लेन ये हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर बना दिया ये। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो बी है, B1 कह देता हूँ, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। तो फिर सेकंड केस कितना है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल बाद, कितने बाद, 20 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड को चेंज कर लो तो 20 इंटू 10⁻³ सेकेंड बाद क्या हो गया है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करके जीरो कर दिया है, कॉइल वैसी की वैसी है, रेडियस की कॉइल ऐसी की ऐसी, बस अब यहाँ पर टर्न सब कुछ सेम, बस मैग्नेटिक फील्ड घट के जीरो हो गया, V2 जीरो है, पहले B1 था, ये मैग्नेटिक फील्ड B1, और ये दे रखा है हमें कितना, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B1, ये दे रखा है 30 मिली टेस्ला, दैट मीन्स 30 इंटू 10⁻³ टेस्ला। अब सोच के बताओ इनिशियल फ्लक्स कितना है, इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स 5 1 लिखते हैं तो BA cos थीटा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1, एरिया लिखें तो B1 एरिया ऑफ द लूप πr², और एंगल लिखें तो 0 डिग्री, क्यों 0 डिग्री, क्योंकि तो एरिया की डायरेक्शन कैसे होती है, जो एरिया की डायरेक्शन होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाई तरफ, तो एरिया की डायरेक्शन भी ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, देखो एरिया की डायरेक्शन होती है प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे, तो एरिया डायरेक्शन बाहर और बी की डायरेक्शन भी बाहर, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अब बच्चे सोचते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे ले लिया होता तो एंगल 180 डिग्री होता, तब भी 0 मान सकते थे, क्योंकि ये जो सर्कुलर लूप है ये आपका 2D सरफेस है, 3D नहीं है, 2D लूप है। जैसे ये सर्कुलर लूप में ऐसे बनाता तो एरिया की डायरेक्शन में प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे भी बना सकता था, और एरिया की डायरेक्शन ऐसे भी बना सकता हूँ। हमेशा एरिया की डायरेक्शन वो मान लो जो आपका बी की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे बी की डायरेक्शन ऊपर तरफ मान ली, तो एरिया की डायरेक्शन मैंने ऊपर तरफ मान ली, बी की डायरेक्शन मैं नीचे मानता तो एरिया की डायरेक्शन पे भी नीचे ही मान लेता, 0 डिग्री एंगल फिर भी मान सकता था, 2D है ना वो, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो B1 πr² cos 0 डिग्री। अच्छा, तो फ्लक्स हो गया B1 πr² cos 0 के लूप 1। यहाँ पे अगर फ्लक्स देखेंगे डेल्टा t सेकंड बाद, तो फ्लक्स हो जाएगा आपका कितना 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। सोचो अगर B 0 तो फ्लक्स 0 है, तो फ्लक्स में यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स में चेंज आया है। जब फ्लक्स में चेंज आता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंड्यूस्ड एमईएमएफ होता है, तो वो इंड्यूस्ड एमईएमएफ हो रहा है यहाँ पे E1। फॉर्मूला तो ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये है ना, तो इक्वल टू माइनस का n, इसे लिख सकते हैं फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल, ऐसे ये लिख सकते हो आप। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है कि वैल्यू से, डायरेक्शन से, तो केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, तो ओनली मैग्नीट्यूड निकालना है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इंड्यूस यहाँ उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुआ है। केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, E1 का मैग्नीट्यूड लें तो साइन छोड़ देंगे आप, n की वैल्यू था 300 टन है, φ2 की वैल्यू 0 है, और 0 रखेंगे फिर माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है वैसे भी। φ1 कितना है B1 πr², तो B1 πr² डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, वैल्यू लिख लेता हूँ चलो 300, B1 है आपका 30 इंटू 10⁻³ पाई रहने दें, R आ गया 15/2, तो 15/2 इंटू 10⁻³ का पूरे का होल स्क्वायर, और टाइम इंटरवल है यहाँ लिख देता हूँ 20 मिली सेकेंड है, तो 20 इंटू 10⁻³ इतना वोल्ट आ गया बेटा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व मत करना है इसको, ठीक है। सेकंड केस क्या कह रहा है अब जरा सुने। सेकंड केस में कहा है अगेन इंक्रीज यूनिफॉर्मली 30 मिली सेकेंड, 30 मिली टेस्ला इन 40 मिली सेकेंड। तो कह रहा है कि अब यहाँ पर यहाँ से आ गए, इस जगह से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड कितना है B2 0 है, तो φ2 कितना है 0 है, लेकिन ये इनिशियल पोजीशन पर है। अब फिर दोबारा से डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी डैश टाइम इंटरवल में, मतलब 40 मिली सेकेंड रखा है, 40 मिली सेकेंड में अगेन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दिया है, कितना 30 मिली टेस्ला, वापस मैग्नेटिक फील्ड उतना ही लिया है, इसे B3 कह देता हूँ। 30 मिली टेस्ला मतलब -3 टेस्ला, सेम टू सेम इतना। तो यहाँ पे तो फ्लक्स 0 है ही है, यहाँ पे φ3 कह लेते हैं, कितना चेंज आया, तो वही B3 और एरिया होगा πr² और एंगल होगा 0। ये एक लूप से फ्लक्स है बेटा, एक टन से निकाला, ये एक टन से फ्लक्स, यहाँ पे भी 1 टन से फ्लक्स निकाला था ये, तभी तो यहाँ लगा लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए अब दोबारा से E2
बराबर माइनस का n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी डैश कर लीजिए, डेल्टा फाई डैश कर लीजिए। नंबर ऑफ टर्न्स तो उतना ही है, फ्लक्स में भी चेंज उतना ही आया है, चेंज नहीं हुआ है, लग रहा है वो ऐसा कि चेंज हो गया है। फाई 3 माइनस फाई 2 अपॉन डेल्टा टी डैश। टाइम इंटरवल चेंज हुआ है और कुछ नहीं चेंज हुआ है ना। देखो मैग्नीट्यूड लिखना है, साइन से कोई मतलब नहीं, तो E2 बराबर n तो हो गए भैया हमारे वही 300। फाई 3 हो गया ये B2 पाई आर स्क्वायर, और B2 कितना है, B2 है 30 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, और पाई पाई है, और R जो है 15/2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 पूरे का होल स्क्वायर। और टाइम इंटरवल चेंज हो गया है, 40 मिली सेकेंड में हुआ है, तो 40 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, ये E2 हो गया है। दोनों का डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड E1 डिवाइड बाई E2, क्योंकि मैं यही पूछ रहा डिवाइड करके। तो E1 अपॉन E2 करोगे तो सब कुछ सेम है। अब देखिए ढंग से, केवल यहाँ चेंजिंग है बेटा, इस जगह पर और इस जगह पर, है ना। तो डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। भाई इन दोनों का अगर आप डिवाइड करोगे, इसके नीचे ऐसे रख के इसे करोगे तो सब कुछ कट जाएगा, केवल ये और यही तो बचेगा, है ना। तो इस वाली कंडीशन में कितना आएगा डिवाइड करने पर, 40 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, और इधर से कितना आएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। मैंने इसे गोला बना दिया, बाकी सब कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो 2:1 आ गया, दैट मीन्स 2। तो यहाँ पे टिक कर सकते हो, सी चॉइस इज करेक्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ एयर फिल्ड solenoid of inductance 0.016 Henry having length 0.81 meter and radius 0.02 meter. The number of turn in the solenoid should be solution. तो एक एयर कोर सोलिनॉइड बना लो, ये आपकी ऐसे एक सोलिनॉइड बना ली, इसे हम इंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी ये जो लेंथ दे रखी है हमें L, ये हमें दे रखी है 0.81 मीटर। इसकी जो रेडियस दे रखी है R, ये 0.02 मीटर, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस, ये लेंथ नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस एक कांस्टेंट टर्म है L, ये 0.016 हेनरी दे रखा है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं कैपिटल N, और वो हमसे पूछ रहा है, और बीच में यहाँ है एयर, इसलिए इसे एयर कोर सोलिनॉइड बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है सोलिनॉइड का, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड, एयर कोर सोलिनॉइड, एयर कोर सोलिनॉइड, तो ये होता है L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल n। अच्छा आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख देते हैं, म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर इंटू V। स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो आप लिखोगे ना, तो म्यू N स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, वॉल्यूम लिखोगे A इंटू L, L से L कट गया, तो म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L, और A इस कॉइल का एरिया लिखें तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर L, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। V इज अ वॉल्यूम, V क्या यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द कोर सोलिनॉइड, ठीक है, जो कि वॉल्यूम जो होगा A इंटू L होगा। तो ऐसे याद कर लो, किसी को ऐसे याद होता है, किसी को ऐसे याद होता है, किसी को ऐसे याद होता है, जैसा याद हो वैसा। वैल्यू पुट कर दो आप सबकी, n निकालना है तो पहले n निकाल लो सीधे सीधे, N स्क्वायर बराबर L इंटू स्मॉल l बटे म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर, और n लिखेंगे तो पूरे में रूट आ जाएगा। पहले लिखें 0.016, स्मॉल l 0.81 डिवाइडेड बाई, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10 की पावर माइनस के 7, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7, तो 4 पाई 10 की पावर माइनस के 7, और पाई है ये, और रेडियस रखिए 0.02। एक काम करते हैं सर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर लिख लेते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, ऐसा हो जाएगा। अब सोचो, इस पॉइंट को उठाओगे तो यहाँ 1000 हो गया, और इस पॉइंट को उठाओगे तो यहाँ 100 हो गया। अब देखो 4 से ये 4 बार कटा, और ये 4 से फिर 4 कट गया, तो 4 और 4 16 हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो आपका कैंसिल हो गया पूरा। अच्छा, एक पाई ये रहा और एक पाई ये रहा, तो पाई स्क्वायर हो गया। पावर को सेट कर लेते हैं बस केवल, 3 पावर टू 5, 3 और 2 5, और यहाँ बचेगा, चलो लिख देता हूँ एक बार, या यहाँ लिख देता हूँ, 10 की पावर माइनस के 7 है, माइनस के 4 है, और प्लस के 5 है, तो यहाँ से ये प्लस एक पावर बचेगी, तो माइनस के 6 पड़ेगा बचेगा, तो लिख देता हूँ यहाँ कितना बचा 81 ऊपर, नीचे ये पाई स्क्वायर हो गया, और 10 की पावर माइनस के 6 इतना बचा। तो देखो 81 का स्क्वायर रूट लेते तो 9, और पाई स्क्वायर का रूट ये, और 10 की पावर माइनस के 3 नीचे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा। बस 3.14 का डिवाइड करना है भाई आपको, इसको ऐसे लिख लो 9 3.14 और 10 की पावर 3, इस पॉइंट को उठाओगे तो 900 हो जाएगा। तो 314 का डिवाइड करो 900 में, बस ये करना है।
तो देखो 3 बार करूँगा तो 9 × 27 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार कर लेते हैं। 2 बार करेंगे तो ये हो गया 8, 2 और 6। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7 और 8 में से 6 गया तो 2, 272 आ गया। अब डिवाइड नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 उड़ा लें। 9 बार करेंगे ना 27 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार करना पड़ेगा। तो 8 बार करते हैं तो 32 कैरी 3, 8, 9, 10, 11, 1 और 24, 24 1 25 तो 25 इतना आया। घटाएंगे तो ये 8 यहाँ रह गया 0 और ये 2, 208। तो देखो इसमें इससे आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी एक बार डिजिट और करना हो तो कर लो, लेकिन क्योंकि 28 तो 28 यही दिख रहा है और कोई तो है नहीं है, तो यही होगा। तो आंसर आगे करके देख लेना आप, ये आएगा। थोड़ा सा सावधानी भी बरतो, कुछ नहीं है, एक बार 28 आ गया, 9 तो आ ही नहीं रहा है, ये तो है नहीं है, तो यही पक्का है। तो अब इतना मल्टीप्लाई करके आया 2.866 और 1000 का मल्टीप्लाई, तो 2866 हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ टन्स होंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा बी चॉइस इज करेक्ट। कैलकुलेट 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड S1 S2 each of length L and radius R1 and R2 and R2 is greater than R1. The number of turn per unit length N1 and N2 respectively. Derive the expression of for mutual inductance M12 for solenoid S1 with respect to S2 so that M21 और M12 इक्वल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन, सबसे पहले आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में जानना पड़ेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है क्या। मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा इसमें, बस एक अपने मतलब का पॉइंट बताऊँगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कांस्टेंट टर्म होता है भाई M, इसके बारे में बोलना है कि ये क्या चीज़ है। तो एक बात बताइए, जैसे एक मैंने एक कॉइल बनाई, मान लो इसे मैंने 1 लिखा और एक इसके बगल में कोएक्सियली दूसरी लिख ली, ये 2 है। अब मैंने इस वाली में करंट में चेंज किया, I इसमें मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो इसे 1 लिख लेता हूँ, I1। जब इसमें करंट फ्लो करेगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मान लो इधर से देखने पर नॉर्थ साउथ पोल है और इधर से देखने पर नॉर्थ है, मान लो, है ना, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इससे प्रोड्यूस हो गया, है ना। अब तुम इसमें करंट में अगर चेंज करोगे, इस फर्स्ट वाली कॉइल में करंट में चेंज करोगे, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज कर रहे हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा इस वाली फर्स्ट वाली में, है ना, या ऐसे कह दो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। अब जब ये इंक्रीज हुआ मैग्नेटिक फील्ड जब सेकेंडरी कॉइल से लिंक करेगा, प्रोड्यूस उसमें हुआ, लेकिन इसके साथ क्या किया, लिंक किया, तो इसमें भी फ्लक्स में चेंज आएगा। तो इसका भी फ्लक्स, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो सेकेंडरी कॉइल का जो फ्लक्स है, क्योंकि फ्लक्स बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, तो ये फ्लक्स भी बढ़ेगा। दोबारा से बोलता हूँ, फर्स्ट कॉइल में अगर आप करंट इंक्रीज करोगे तो फर्स्ट कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ करंट इंक्रीज करने पर ये इंक्रीज होता है। तो ये लिखता हूँ φ2 प्रोपोर्शनल टू I1, ऐसे लिख सकता हूँ। I1 बढ़ाएंगे तो φ2 भी बढ़ेगा। अब प्रोपोर्शनल टर्म हटा दें तो एक कांस्टेंट टर्म आता है φ2 = m, इसे लिखना चाहिए हमें, सेकेंडरी में डेवलप हो रहा है ना, तो सेकेंडरी में डेवलप हो रहा है, लेकिन चेंज किस में कर रहे हैं आप, सेकेंडरी कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है और करंट इसमें ऐसे लिखेंगे। जो यहाँ होगा φ2, अगर हमने φ2 लिखा है तो यहाँ m2 बनाएगा और करंट आएगी I1। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। बट यहाँ पे जो φ2 है ना, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसे यहाँ पे ऐसे टोटल कर देना चाहिए। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2, कॉइल कौन सी वाली, 2, है ना। और इसे लिख सकते हैं φ2 बराबर, टोटल का मतलब क्या बताता हूँ, अगर मान लो इसमें सेकेंडरी, इसमें दूसरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N2 हैं, तो N2 × φ2, इसे टोटल लिख रहे हैं φ2। तो ये φ2 क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2 इन 1 टर्न, एक टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स होता है। यहाँ पे ध्यान रखना ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एक। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम उल्टा कर लें, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, अब करंट में चेंज इसमें करें I2, इसको क्या करें, इंक्रीज करें, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेंगी
इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर जाएंगी ऐसे। इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज हुआ मैग्नेटिक फील्ड जब इस फर्स्ट से लिंक करेगा तो फर्स्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेवलप हुआ है, लिंक कर रहा है फर्स्ट से, ये भी इंक्रीज होगा। तो इसमें करंट इंक्रीज करेंगे तो इससे लिंक करने वाला फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं फिर φ1 टोटल प्रोपोर्शनल टू I2। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे अगर हम φ1 टोटल प्रोपोर्शनल टर्म उठाएं तो अब लिखेंगे 1 में ना, तो 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रेस्पेक्ट टू 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, और ये I2। अब इसको ऐसे लिखेंगे, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब बात आती है कि क्या M21 और M12 इक्वल हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रूव करके दिखाओ कि ये बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लॉजिकल दे देता हूँ, फिर उसके बाद प्रूव तो कर ही देंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, ये इंडिपेंडेंट है फ्लक्स और करंट से। ये इस फ्लक्स पर और करंट पर डिपेंड नहीं करता कि करंट किसमें फ्लो कराई, किसमें, फ्लक्स पर और करंट से ही इंडिपेंडेंट होता है। कांस्टेंट टर्म है ना, M इज इंडिपेंडेंट ऑफ φst, M इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लक्स, जो आपका सेकेंडरी कॉइल कह दो या प्राइमरी कॉइल कह दो टोटल, एंड करंट इन IP प्राइमरी कॉइल, इससे इंडिपेंडेंट होता है। मान लो इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो इंडिपेंडेंट होता है। किस पर डिपेंड करता है, तो M जो है डिपेंड करता है, M डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, एक को प्राइमरी बोल दिया, एक को सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लूप, एंड डिस्टेंस बिटवीन द लूप, डिस्टेंस बिटवीन द लूप, और शेप एंड साइज, एंड और एंगुलर ओरिएंटेशन, एंगुलर ओरिएंटेशन ऑफ द लूप। या ओवरऑल कह सकते हो कि जो दो लूप है ना, उनकी डायमेंशंस पर डिपेंड करता है M। तो डायमेंशन तो दोनों की सेम ही है ना, जो इसकी जो डायमेंशंस हैं इस पूरे सिस्टम की, क्या वही इस सिस्टम की डायमेंशंस हैं, गैप भी वही है, ओरिएंटेशन भी वही है, सब कुछ वही सेम लेके चलेंगे तो M की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। ये थ्योरेटिकल अप्रोच लगाया है, अभी प्रूफ मैथमेटिकली अप्रोच करेंगे तब। ये लिखने की जरूरत नहीं है इस वाले आर्टिकल में, पर इसके बिना समझ में नहीं आएगा, है ना। शुरुआत करते हैं जो उसने बोला है वो, है ना। चलो समझते हैं। अब जैसे इसने जो बोला है कि M12 मतलब ये, मतलब करंट सेकेंडरी में फ्लो करानी है सेकंड कॉइल में, और आपका फ्लक्स फर्स्ट में लाना है, तब आएगा M12, है ना। तो आपको कुछ इस तरह से सोलिनॉइड बना लो आप एक, और R2 के रेडियस ज़्यादा है ना, ऐसे बना लो एक सोलिनॉइड, मान लो मैंने ऐसे बना ली, और ये मैंने पहली वाली बानी मानी। दूसरी नंबर टर्न्स बराबर हैं, सॉरी लंबाई सेम है, तो यहीं से शुरू करेंगे उसको भी। ये सेकेंडरी है लेकिन उसकी रेडियस ज़्यादा है, तो एक छोड़ के बना दो भाई। लंबाई बराबर करनी है लेकिन टर्न्स बराबर करने हैं, टर्न्स अलग अलग, नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं ऐसे। ये वाली दूसरी है, तो देखो पहली वाली की तो रेडियस जो है वो R1 है, और जो सेकेंडरी वाली है उसकी जो रेडियस है वो R2 है, ज़्यादा है, ऐसा बोला है ना। अब करंट किस में फ्लो करानी चाहिए, अगर M12 निकालना है तो, M12 निकालना है तो करंट 2 में फ्लो करानी चाहिए, तो करंट 2 में फ्लो कराइए I, और फ्लक्स निकालेंगे फर्स्ट कॉइल से, फ्लक्स निकालेंगे फर्स्ट वाली से। तो देखते हैं कि देखो इसका इस जब करंट फ्लो कराएंगे सेकेंडरी में ना, तो सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कुछ इस तरह से, और सोलिनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे प्रोड्यूस होंगी एक्सेस के अलाउंग ऐसे। ये आपकी करंट फ्लो कराई तो सेकेंडरी लूप में कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा B2। अब ऐसे समझ में नहीं आया, इसको खराब डायग्राम लगता है बहुत। इसका केवल एक टर्न बनाओ जो यहाँ से देखने पे दिखता है। अब यहाँ से देखोगे तो कैसा टर्न दिखेगा मेरे को बताओ, तो कुछ इस तरह दिखेगा। वन टर्न बना लो दोनों का, एक ही टर्न पे विचार कर लो, कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम यहाँ से साइड से देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये है सोलिनॉइड, लॉन्ग सोलिनॉइड, सर्कुलर लूप नहीं है। अब इसकी रेडियस तो R1 है और इसकी रेडियस आपकी R2 है। करंट फ्लो कराया गया है आपका सेकंड में I, ये
S2 है और ये S1 है। तो करंट इसमें फ्लो कराया। अब क्या करना है हमें कि फर्स्ट से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, बस केवल फर्स्ट से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो और यहाँ पुट कर दो, खेल खत्म हो जाता है। फर्स्ट से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पहले इस करंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एक्चुअल में सोलिनॉइड है, तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलिनॉइड लूप के इनसाइड यूनिफॉर्मली होता है। तो दर्शन चेक कर लो पहले, तो ऐसे आएगी नी ऊपर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ऐसे ऐसे, और यूनिफॉर्म होगा, सेंटर पे नहीं है, ये पूरी लूप के सोलिनॉइड के इनसाइड होता है, ये यूनिफॉर्म होता है। अभी एक डायग्राम बना देता हूँ, वहाँ से समझ में आ जाएगा। ऐसे एक्चुअल में जब हम सोलिनॉइड बनाते थे तो आपने बनाया हुआ ऐसे एक, ऐसे करके नहीं, आप इस पर लपेटते हो टर्न, ऐसे है ना, ऐसे। अब ये ऐसे है, तो तो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ऐसे। तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो इस वाली कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो डेवलप होती है ना, अगर लॉन्ग सोलिनॉइड, अगर ये कौन सा है लॉन्ग सोलिनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसमें वो यूनिफॉर्म डेवलप होता है सोलिनॉइड के इनसाइड, ऐसे पूरे में, ये पूरे में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसकी लंबाई L है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, यूनिफॉर्म होगा लूप के अंदर होता है बस केवल। तो इसमें करंट फ्लो कराई तो इसी के अंदर रहेगा और यूनिफॉर्म होता है और इतना होता है, ये हमें याद होना चाहिए। सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं, n/L, ठीक है। अच्छा, तो एक बात, तो इसमें पूरे में मैंने देखो I2 इसमें करंट फ्लो कराया, तो इसके पूरे अंदर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सबके अंदर, पूरा के अंदर। कितना, अगर इसे सेकेंडरी में करंट फ्लो करा रहे हैं, सेकेंडरी में करा रहे हैं, तो करंट मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी में आएगा। क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, सेकेंडरी लूप में नंबर ऑफ टर्न्स हमने N2 माने हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2, और करंट आई आपकी I। इतना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ बेटा। लेकिन हमें फ्लक्स निकालना है फर्स्ट वाली से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंड कॉइल टू, सॉरी फर्स्ट, विद फर्स्ट कॉइल 1 इन 1 टर्न, एक टर्न से निकाल लो बेटा, है ना, एक टर्न से अगर लिखेंगे हम तो कितना लिखेंगे वो देखते हैं। 1 टर्न से लिख लो तो φ1 है ना, इक्वल टू B2, लिंक तो यही कर रहा है। और एक बात, तो B2A लिखें तो एरिया किसका लिखें, फ्लक्स किससे लिंक कर रहे हो आप, फर्स्ट कॉइल से। तो फर्स्ट कॉइल का वह एरिया आता है जिसमें मैग्नेटिक लाइंस प्रेजेंट है, तो फर्स्ट कॉइल का एरिया लिखेंगे। क्या इसमें पूरे मैग्नेटिक लाइंस प्रेजेंट है, हाँ ये, तो फर्स्ट कॉइल का एरिया लिखेंगे πr1 का स्क्वायर। और एंगल देखें, एरिया की डायरेक्शन कैसे होती है, एरिया डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर बाहरी तरफ, तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहरी तरफ ऐसे, और बी की डायरेक्शन भी बाहरी तरफ है ऐसे, तो बी और एरिया के बीच में एंगल आ गया 0 डिग्री, इसीलिए लिख देंगे cos 0, है ना। तो B2 की वैल्यू आई आपकी म्यू नॉट N2I और πr1 का स्क्वायर cos 0 तो ये फ्लक्स निकल आया एक टर्न से फर्स्ट कॉइल से। फिर एक बात छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, फाई बराबर BA cos थीटा में, यहाँ पे वो एरिया लिखते हैं जिससे ये फ्लक्स लिंक कर रहा होता है, फ्लक्स लिंक करता है उसका एरिया लिखते हैं। जैसे फर्स्ट कॉइल का निकालें तो फर्स्ट कॉइल का एरिया लिखेंगे, सेकंड कॉइल से फ्लक्स निकालो सेकंड कॉइल का एरिया लिखेंगे, बट कौन सा लिखेंगे, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो ये मैंने फ्लक्स लिंक किया है फर्स्ट कॉइल से, तो फर्स्ट कॉइल का एरिया लिखेंगे पक्का है, लेकिन फर्स्ट कॉइल का वह एरिया लिखेंगे जिसमें मैग्नेटिक लाइंस प्रेजेंट है। क्या पूरे में मैग्नेटिक लाइंस प्रेजेंट है, हाँ, तो लिख दिया मैंने πr1 का स्क्वायर, इतना फ्लक्स आ गया। अब इस वाली वैल्यू को अगर आप यहां से देखें ना, φ1 टोटल इज इक्वल टू M12I। अब इसे I2 ना लिखें क्योंकि आप करंट तो फ्लो कराई रहे हो, तो इसीलिए I लिख लें, है ना, I लिख लिया। φ12 इस वाले को यूज किया है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम I, तो करंट फ्लो कराइए I हमने। अच्छा, अब इसको लिखें तो क्या लिखें, N1 φ1, क्योंकि इसमें मान लेते हैं कि इसमें कितने टर्न्स हैं, फर्स्ट वाले में N1, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये N1 φ1, ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, अभी बताया पीछे, बराबर M12I के I, N1 की तो N1, φ1 की वैल्यू लिखो म्यू नॉट N2I πr1 का स्क्वायर इक्वल टू M12I, I से तो I मर गया,
M12 आ गया म्यू नॉट कैपिटल N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर। ये तो नंबर ऑफ टर्न्स है टोटल, लेकिन हमें क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है। तो एक काम करते हैं, स्मॉल N1 जो होगा वो N1 अपॉन L होगा, लेंथ सेम दे रखी है ये। तो यहाँ से N1 निकालेंगे, कैपिटल N1 निकालेंगे, N1 इंटू L हो जाएगा। तो म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर और L को पीछे ले लेते हैं। क्या ये M12 आया? हाँ, ये आपका M12 आ गया। तो हमने M12 का एक्सप्रेशन हमसे पूछ रहा था कि M12 निकालो, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ द सोलेनोइड S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये भी कह रहा है सो दैट M21 और M12 बराबर। तो अभी एक और करना पड़ेगा, है ना। तो ना अब क्या करें, अब कुछ उल्टा कर लेंगे, डायग्राम ये बना लें दोबारा से, है ना। सेकंड केस, इसको ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है कि ये फर्स्ट कॉइल थी आपकी, ये वाली फर्स्ट थी ऐसे, ये वाली तो पहली वाली थी, तो इसकी रेडियस कम है R1। दूसरी ले रहे हैं तो इसकी रेडियस बढ़ा के ले रहे हैं, ये R2। और नंबर टर्न्स थोड़ा सा चेंज करने हैं तो आप थोड़ा सा इस तरह से कर दो, ये सेकंड है। अब करंट फ्लो करा रहे हैं हम फर्स्ट में, तो करंट फ्लो कराएंगे ना फर्स्ट में, करंट फ्लो कराएंगे किसमें? फर्स्ट में। तब सेकेंडरी से लिंक करेगा फ्लक्स, तब निकलेगा M21, है ना। तो करंट अब मैंने पहले करंट फ्लो कराई थी फर्स्ट में, सेकंड में, अब फर्स्ट में करा रहे हैं, करंट फ्लो करा दिया है। फिर चेक करो इसके एक टर्न को बिल्कुल सेम टू सेम, तो एक टर्न को चेक करेंगे ओनली एक साइड से, तो ऐसे बनेगा ये। लेकिन करंट अब इसमें फ्लो कराइए S1 और ये S2, है ना। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। तो देखो जब इसमें करंट फ्लो कराई है तो इसी के अंदर मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, जब करंट फ्लो कराते हैं तो जिसमें करंट फ्लो कराते हैं उसी के लूप के अंदर मैग्नेटिक लाइंस होती हैं यूनिफॉर्म। अब मैग्नेटिक लाइंस होंगी केवल इस वाले लूप में, ये अब बल्ट में दिखाई देता हूँ, डॉट बनाया है, ये पूरे में नहीं होंगी मैग्नेटिक लाइंस, इसी लूप के अंदर होंगी बस केवल। ऐसा इसमें हमने भी थोड़ी देर पहले जब किया था तो इसमें पूरे में मैग्नेटिक लाइन दिखाया था, क्योंकि करंट इसमें फ्लो कर रही थी। तो इस लूप के, बड़े लूप के, सेकेंड लूप के पूरे एरिया में मैग्नेटिक लाइंस होंगी, है ना। और इसमें करंट फ्लो कराया, इसमें तो मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर ही होंगे यूनिफॉर्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? ये वाला, तो ये वाला अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ तो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा B1, क्योंकि करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं पहली वाली, तो B1 लिख लेंगे। म्यू नॉट N1I, N जो होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ होते हैं, स्मॉल N1 अपॉन L होगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल N1, ठीक है। अब अगर आपको ये M21 निकालना है तो सेकेंडरी लूप से टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा, है ना। ये अगर निकाल लिया जाए, यहाँ रख देंगे तो M21 निकल आएगा। इसीलिए अगर हम लिखें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी सोलेनॉइड कह दो, कॉइल का वैल्यू 2, है ना, सोलेनॉइड है ना वो 2 इन 1 टर्न, एक टर्न के लिए लिख रहे हैं बेटा, है ना, 1 टर्न। तो Φ2 बोल लेते हैं उसको, सेकेंडरी कॉइल लिख रहे हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसमें है ना, प्रोड्यूस तो इसमें हुई है, इससे सेकेंडरी से लिंक करी है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो लिख लिया B1। अब यहाँ पर एरिया कौन सा लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, एंगल तो 0 डिग्री होता है, यहाँ एरिया कौन सा लिखना है? तो एरिया लिखना सेकेंडरी कॉइल का है, सेकेंडरी सोलेनॉइड का एरिया लिखना सेकेंडरी सोलेनॉइड का, लेकिन वह एरिया लिखना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, मैंने भी जो बताया, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो देखो लिखना हमें सेकेंडरी कॉइल का एरिया है, ये सेकेंडरी कॉइल, केवल मैं सेकेंडरी कॉइल को दिखा रहा हूँ, प्राइमरी की मैं बात ही नहीं करूँगा, फर्स्ट कॉइल की बात ही नहीं करूँगा, ओनली S2। ये सेकेंडरी कॉइल का पूरा एरिया तो ये था, इसकी रेडियस थी R2, है ना। क्या इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक लाइंस प्रेजेंट है? यहाँ पे देखते हो नहीं भाई, इसकी रेडियस R2 है, तो इस वाले जो खाली गैप दिख रहा है इसमें तो मैग्नेटिक लाइंस सही नहीं है। लिखना सेकेंडरी लूप का सोलेनॉइड का एरिया, लेकिन वह एरिया जिसमें मैग्नेटिक लाइंस प्रेजेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो इस सिचुएशन में हमें लिखना सेकेंडरी लूप का एरिया है, तो वो लिखेंगे ये वाला। क्या ये भी तो सेकेंडरी लूप का एरिया का पार्ट है? क्या ये वाला सेकेंडरी लूप के एरिया का पार्ट नहीं है? अब ये मैं सोच रहा कि प्राइमरी का लिख रहा हूँ, है तो ये सेकेंडरी लूप के एरिया का पार्ट भाई। तो सेकेंडरी लूप का एरिया लिखेंगे, लेकिन वह जिसमें मैग्नेटिक लाइंस प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये वाला लिखेंगे जिसकी रेडियस R1 आएगा। कितना? B1 की वैल्यू तो हो गई म्यू नॉट N1I, और इसकी जगह पे रहेगा पाई R1 का स्क्वायर।
सर आपने तो अंदर वाले का लिख दिया, लिखना था तुम कह रहे तो S2 का है, तो भैया S2 का वह एरिया लिखो जिसमें मैग्नीफिक लाइंस प्रेजेंट हो। नहीं आया भैया, ये पूरा एरिया किसका, ये वाला एरिया, ये वाला सेकेंडरी का। अच्छा ये वाला एरिया, ये वाला जो मैंने डबल क्रॉस कर रहा हूँ, क्या ये सेकेंडरी कॉइल का लूप का एरिया नहीं है? लेकिन पूरा नहीं है तो सेकेंडरी लूप का एरिया भी है, लेकिन पूरा नहीं है सर, पूरा तो ये बड़ा वाला होगा, लेकिन वह एरिया लिखना है सेकेंडरी लूप का जिसमें मैग्नीफिक लाइंस प्रेजेंट है। तो देखो ना कौन से एरिया में मैग्नीफिक लाइंस प्रेजेंट है ना, इस डायग्राम को देखो बेटा। हाँ सर बिल्कुल ठीक करो, तो इतना आ गया, फाइव टू आ गया, पॉजिटिव तो बन हो गई, यहाँ तक आ गया। अब नाउ फाइव टू टोटल बराबर होता है एम, कितना लिखें बताओ, कहाँ गया ये, फाइव टू एम टू वन, और आई करंट तो आई मानिए, इसीलिए आई वन मत लिखना बेटा, करंट तो इसमें भी फ्लो कराई मैंने आई, इसलिए आई ही लिखना, करंट तो सेम फ्लो करा रहे हैं ना ये। अब फाइव टू ये टोटल है तो एन टू फाइव टू आएगा। अगर इसमें एन टू में, इसमें एन टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एक टर्न से फ्लक्स लिंक कर रहा है फाइव टू, तो एन टू टर्न से करेगा एन टू फाइव टू, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी सोलेनॉइड। बराबर एम टू वन निकालना है, और आई क्या फाइव टू की वैल्यू पुट कर दें, हाँ एन टू म्यू नॉट एन वन आई पाई आर वन का स्क्वायर बराबर एम टू वन आई से तो आई कट गया। और एन टू की वैल्यू अगर हम देखें तो एन स्मॉल एन टू जो होता है, एन टू स्मॉल एन टू मीटर में चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, लेंथ तो सेम है ये, तो यहाँ से एन टू की वैल्यू लिखें तो एन टू टू स्मॉल एल आएगा, तो इसे लिख दें एन टू इंटू एल, और म्यू नॉट एन वन पाई आर वन का स्क्वायर बराबर एम टू वन। तो जो एम टू वन आया इसकी वैल्यू देखो आप, म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन का स्क्वायर इंटू एल आया क्या। अब चेक कर लो क्या एम वन एम टू बराबर है, बिल्कुल, म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन का स्क्वायर इंटू एल, और इसमें भी ऐसे, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे एम वन टू, इसलिए यहाँ लिखेंगे एम वन टू इज इक्वल टू एम टू वन। इसे इक्वेशन वन डाल दो या ए डाल दो, इसे इक्वेशन बी डाल दो, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी ये आ जाए, तो ये प्रूफ हो गया। देखो बेटा आपका एम वन टू एम टू वन इक्वल टू एम वन टू। A vertically held bar magnet is dropped along the axis of copper ring having a cut as shown in the diagram. The acceleration of the falling magnet is, चार चॉइस दे रखे हैं, यहाँ से ये रिंग कटी हुई है। तो इसके कंसेप्ट को समझने से पहले एक दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट, अगर कोई सर्कुलर लूप है ऐसे कंप्लीट है और इसमें करंट फ्लो कर रही हो एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा पोल बनता है? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने पर कौन सा पोल बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा पहले, तो करंट की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर घुमाइए, थंब ऊपर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। पोल कौन सा बनेगा? तो जानते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से लीव करती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से लीव कर रही हैं और नीचे वाले फेस पर, इसका जो नीचे वाला फेस होगा उस पर साउथ पोल बनेगा, अपर फेस पर नॉर्थ, इसको नीचे वाला जो होगा उस पर साउथ बनेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर करंट क्लॉकवाइज हो ऐसे, तो डायरेक्शन सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो, राइट हैंड से निकाल लो। करंट की डायरेक्शन में आपकी फिंगर को घुमाइए, थंब की तरह आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ में एंटर करती है और नॉर्थ में लीव करती है, तो ऊपर वाला फेस साउथ होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एंटर कर रही हैं, यहाँ ऐसे एंटर कर रही हैं और उस वाले फेस से बाहर निकल रही होंगी, तो ये वाला फेस साउथ आएगा। दैट मीन्स क्लॉकवाइज करंट होने पर, ये क्लॉकवाइज करंट अगर ऐसे होगी और ये एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे, ये दो पॉइंट पहले पता होना चाहिए। अच्छा, तीसरा पता होना चाहिए लेंज लॉ, लेंज लॉ की जानकारी होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, पहले मैं इसको लूप को, सर्कुलर लूप को ऐसे बना लेता हूँ, और कंप्लीट बनाया मैंने, कैसे बनाया देखो लूप को कंप्लीट, थोड़ा सा पूरा समझा रहा हूँ, उसका आंसर तो मैं दे दूंगा, थोड़ा सा समझ लो। एक आपका कोई कंप्लीट लूप है, ये इसका अपर फेस है, इसका एक नीचे वाला एक लोअर फेस होगा इसका। अब इसका मैग्नेट ऐसे यहाँ फ्रीली फॉल किया जा रहा है, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है और यहाँ एक साउथ पोल है। जब इसे आप छोड़ोगे तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी नॉर्थ पोल से ऐसे, वो इंक्रीज होंगी इससे या डिक्रीज होंगी, ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी घटेंगी? ऐसे, ये ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकाल रहा है, जैसे जैसे पास आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इधर की तरफ, ये भी इंक्रीज हो रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा होगा। और फैराडे के फर्स्ट लॉ से अगर किसी लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल से के अक्रॉस एक इंड्यूस डेवलप हो जाता है, और सर्किट अगर क्लोज्ड हो तो एक इंड्यूस करंट भी डेवलप हो जाती है, तो इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा, और क्लोज माना है मैंने, कंप्लीट माना है, तो इंड्यूस करंट भी डेवलप होगी।
अब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार निकालते हैं लेंज लॉ से। लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि इंड्यूस करंट उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुआ है। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज कैसे ढूंढे? तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज वही होगा जो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज होगा, क्योंकि फैराडे लॉ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स में चेंज आता है तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है और इंड्यूस करंट डेवलप होती है। तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज है फ्लक्स में चेंज आना, तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आना। तो इसका मतलब इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। तो इस दृश्य में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, तो इंड्यूस करंट इसमें जो डेवलप होगी वो कहेगी नहीं, इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं देंगे। तो इस बढ़ने के लिए, इसे रोकने के लिए वो अपना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तरफ लगाएगी बेटा, ऐसे। और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ऐसे, तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना जानते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से लीव करती हैं। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर तरफ बनाएगी तो नॉर्थ से लीव करेगी, तो एक्चुअल में यहाँ पे एक ऐसे एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल। दैट मीन्स ऊपर वाले फेस पर करंट दिखाई देगी, जो इंड्यूस करंट दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करनी चाहिए इसमें, ऊपर से देखने पर, यहाँ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, नीचे देखो तो क्लॉकवाइज दिखेगी। तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बनेगा, तो सोचो ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल के पास आने का क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो ऊपर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा। और ये रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से, रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से इसका जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स वो लेस देन जी होगा। एक बात हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है, टूटी हुई है। तो जब ये इसके पास आएगी नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो फ्लक्स में तो चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक कर रहा है वो भी इंक्रीज, ठीक, फ्लक्स में भी चेंज आएगा, ठीक, और इंड्यूस ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा, बट इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि फैराडे का लॉ कहता है जब किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उस कॉइल की तरफ से एक इंड्यूस डेवलप हो जाता है, और ये तब तक रहता है जब तक इंड्यूस ईएमएफ तो फ्लक्स में चेंज आता रहता है। लेकिन इंड्यूस करंट तब पैदा होती है जब वो सर्किट क्लोज्ड हो, यहाँ पे तो टूटा हुआ है, तो इंड्यूस करंट फ्लो नहीं करेगी। और जब कोई करंट नहीं आएगी ना तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो कोई पोल जनरेट नहीं होगा, जब कोई पोल जनरेट नहीं होगा तो कोई रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये जी से गिरेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगी, केवल अर्थ की फोर्स लगा रही होगी। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट जी के बराबर होना चाहिए, इक्वल टू जी। इसका आंसर होना चाहिए सी चॉइस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, चलो ठीक है, इसका आंसर समझ में आया। इसका आंसर ये वाला है, ये तो कंप्लीट वाले केस में था, इनकम्प्लीट होगा तो ये इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगी बेटा, कोई पोल जनरेट नहीं होगा। कॉइल हैज 100 टन्स, ईच एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर, टोटल रेजिस्टेंस 1.5। इट इज इंसर्टेड एट एन इंस्टेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 90 मिली टेस्ला विद इट एक्सेस पैरेलल टू द फील्ड। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। द चार्ज इंड्यूस इन द कॉइल एट दैट इंस्टेंट एज। तो वो शुरुआत में इनिशियली आपका केवल कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो एक हमारे पास मान लो ऐसे कोई कॉइल है ऐसे, और उसमें टर्न है कैसे, ऐसे बना लेता हूँ। इसमें एवरी कॉइल का, ईच कॉइल का, इस वाले का 1 टन का एरिया ए हमें रखा है 0.05 मीटर स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ टन दे रखे हैं आपको 100, ठीक है। इनिशियली कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बेटा, B1 0 इनिशियली, है ना, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। तो इनिशियली जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें फाई BA cos थीटा से, तो B1 लिख लेता हूँ यहाँ पे, कोई मैग्नेटिक फील्ड 0 लिख रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियली 0 होगा। पहला पॉइंट तो ये। फिर किसी इट इज इंसर्टेड एट एन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट टाइम पर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया ये, और जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो इसकी एक्सेस के पैरेलल है। तो देखो ये इसकी क्या है, एक्सेस है ना, तो एक्सेस के मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। तो दैट मीन्स आप आफ्टर सम टाइम बाद कुछ किसी इंस्टेंट टाइम पर कुछ ऐसे हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो यही हैं, ये कॉइल हो गई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। वैसे टन 100 टन है, ठीक है। और ये इसकी एक्सेस, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सेस के पैरेलल लगाया है, ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है ऐसे। देखो एरिया से अगर हम इस साइड व्यू से देखें ऐसे इसे, तो एक टर्न को देखें तो अगर इस साइड से देखेंगे तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा ऐसे, ये इसको इस साइड से देखेंगे जब हम ऐसे दिखेगा, और इसका ये एरिया है। और मैग्नेटिक फील्ड देखो आंखों में एंटर कर रहा है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं साइड व्यू ये वाला, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका B।
और कितना मैग्नेटिक फील्ड है बेटा अभी 90 मिली टेस्ला है, V2 कह देता हूँ इसे। और ये 90 मिली टेस्ला मतलब 10⁻³ टेस्ला। एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, तो एरिया की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ आ जाएगी। ये एरिया की डायरेक्शन दिखा रहे हैं हम, एरिया की डायरेक्शन, ये वाली एरिया की डायरेक्शन दिखा रहे हैं प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। दैट मीन्स ऐसे देखो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही, बी की डायरेक्शन भी ऐसे ही, थोड़ा सा ऊंचा करो ऐसे, और एरिया की डायरेक्शन भी ऐसे ही। तो थीटा कितना हो गया, बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में एंगल 0, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन दिखाएंगे तो ऐसे आएगी, ऐसे एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ से समझ लो थीटा 0 है, या ऐसे समझ लो थीटा 0 है। तब अब इस इंस्टेंट पर फ्लक्स लिंक कर रहा है φ2, कितना φ2 इक्वल टू लिखे हैं तो B2A cos 0 डिग्री। तो B2 दे रखा है हमें कितना 90 मिली टेस्ला, तो जो अभी B2 इंटू A लिख लेता हूँ, cos 0 की वैल्यू 1, φ2 गया ये। अब हमें देखो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, जब किसी कॉइल में फ्लक्स में चेंज आता है तो उस कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है। तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा E बराबर माइनस का d∅/dt अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ। ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ लिखा है मैंने, क्योंकि किसी इंस्टेंट पे ही पूछा है। E बराबर माइनस के d∅/dt। और इंड्यूज करंट कितना होता है बेटा, इंड्यूज करंट का फॉर्मूला होता है I बराबर इंड्यूज ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। और इसका रेजिस्टेंस टोटल दे रखा है पूरी कॉइल का, ये 1.5 ओम दे रखा है। यहाँ ये टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स का मतलब n टन से फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। इसके 1 टन से अगर फ्लक्स में फाई लिखूं तो n टन से फ्लक्स होगा n फाई, ठीक है। तो ये E बराबर टोटल फ्लक्स d∅/dt लिख रहे हैं ऐसे, और E की वैल्यू पुट कर दें तो माइनस के 1/r d∅ टोटल अपॉन dt। अब चाहो तो n फाई वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ले सकते हो माइनस के 1/r d/dt, और फाई की जगह पे लिखते हैं n फाई। तो n कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, फ्लक्स में तो चेंज आ नहीं रहा, तो माइनस का n/r d∅/dt। ये इंड्यूस्ड करंट आया। अच्छा, I बराबर आपने पढ़ा हुआ dq/dt है ना, इंस्टेंटेनियस करंट की जो वैल्यू होती है वो I बराबर dq/dt होती है। तो I की जगह लिख दो dq/dt। अगर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद हो तो डायरेक्टली भी लगा सकते थे, nr d∅/dt, dt से तो dt कट गया, तो ये स्मॉल इंड्यूस चार्ज आया माइनस का nr d∅। इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड, तो dq का इंटीग्रेशन, अगर चार्ज शुरुआत में कितना था, शुरुआत में तो फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा था, शुरुआत में चार्ज 0, फिर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ किसी इंस्टेंट टाइम पर, ये पूछ रहा था। मान लो किसी इंस्टेंट टाइम पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ q, ऐसे इसलिए लिख लिया। और ये इनिशियल फ्लक्स लिख लो यहाँ पे φ1, और यहाँ पे φ2। शुरुआत में जब था तो इनिशियल फ्लक्स φ1 था, और फिर बाद में जब चार्ज q इंड्यूस हुआ तो इनिशियल फ्लक्स φ2। फ्लक्स में चेंज आएगा तो इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा। इसका इंटीग्रेशन होता है q, लिमिट हो गई 0 to q, और माइनस के n/r बाहर आ गया। d∅ का इंटीग्रेशन होता है फाई, और लिमिट हो गई इनिशियल फ्लक्स और ये फाइनल फ्लक्स। तो ये तो जाएगा q माइनस के 0, लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के n/r फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, लिमिट पुट करके। अगर हम केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालें ओनली, माइनस साइन तो ये इंडिकेट करता है कि इंड्यूस चार्ज उस कॉज का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुआ है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है। तो हम केवल मैग्नीट्यूड ले लें, n वैल्यू पुट कर दो बेटा, n की वैल्यू 100, r की वैल्यू 1.5, φ2 लिखें तो B2A, और इनिशियल लिखें तो 0। ये इनिशियल फ्लक्स 0 है, ये रहा, और फाइनल फ्लक्स ये रहा किसी इंस्टेंट टाइम पर। इसको सॉल्व करें और 100/1.5 B2 दे रखा है 90 मिली टेस्ला, उसे चेंज कर लिया है 90 इंटू 10⁻³ और एरिया दे रखा है 0.05। इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ा लिया, इस पॉइंट को उठाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ा लो, इस 2 0 से ये 2 0 काट दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 900 हो गया ये, नहीं अब अभी 5 से कट गया ये, एक सेकंड, 5 से काट लो ये 3 बार, और 3 से काट लो ये 30 बार, तो ये हो गया सीधा सीधा 300 और 10⁻³ कूलाम। तो आपको नहीं लगता इसे 0.3 कूलाम लिख लेना चाहिए, है ना भाई, 3 बार पॉइंट लगा दूँ तो प्लस के 3 हो जाएगी, पावर कट जाएगी तो 0.3 कूलाम। तो इसका आंसर आ जाइए 0.3 कूलाम, बी चॉइस इज करेक्ट। अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो इंड्यूस चार्ज का, कि इंड्यूस चार्ज इक्वल टू माइनस के n/r इंटू ΔΦ, ये डायरेक्टली याद होना चाहिए बेटा, टाइम से इंडिपेंडेंट होता है ये, है ना, ये याद होना चाहिए आपको। अगर ये याद हो तो डायरेक्ट लगा देते हैं हम यहाँ पे। डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ करंट I इन अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L। इसका सेकंड पार्ट हम पहले कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हम बाद में करेंगे। मान लो कि हमारे पास एक ये इंडक्टर है ऐसे, ठीक है, और इसमें हम करंट
फ्लो करा रहे हैं और उस करंट को चेंज करना चाहते हैं 0 से लेके I तक। और इस करंट को जब चेंज होगा 0 से लेके I तक तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जब हम करंट इंक्रीज करते हैं, I इंक्रीज करते हैं, तो इसके अंदर जब करंट फ्लो कराएगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इंडक्टर में, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया B। अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो म्यू नॉट NI होता है इंडक्टर, अगर सोलिनोइड मान लें, इंडक्टर सोलिनोइड ही होता है, तो अगर I इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा और इस लूप से लिंक करने वाला जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होगा। और जब अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ जब फ्लक्स में चेंज आता है तो उस कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस्ड EMF डेवलप होता है और वो इंड्यूस्ड EMF उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो सेल प्रोड्यूस हुआ है। तो होता ना इंड्यूस्ड EMF क्यों प्रोड्यूस हुआ? फ्लक्स में चेंज आने की वजह से। और फ्लक्स में जब चेंज आया तो वो क्यों आया? करंट के इंक्रीज होने की वजह से। तो इंड्यूस्ड EMF इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि वो फ्लक्स में आए चेंज का अपोज करेगा, दैट मीन्स करंट के बढ़ने का अपोज करेगा। तो इसीलिए इसमें एक इंड्यूस्ड EMF इस तरह से डेवलप होगा बेटा, ऐसे। देखो करंट बढ़ रहा है इस साइड में, लेफ्ट टू राइट, है ना, तो इंड्यूस्ड EMF चाहेगा कि इस करंट को घटा दे, तो बढ़ने का विरोध करेगा, तो बढ़ने का विरोध करेगा, तो इंड्यूस्ड EMF इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा, तभी तो करंट घटेगा। बढ़ रहा है तो घटाएगा, घट रहा है तो बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात आइए, जब करंट, ये वाली जो करंट है, सोचो अगर इसके अंदर ऐसे इंड्यूस्ड डेवलप हो रहा है तो बताओ ये करंट इसमें एंटर कर रही है, लीव कर रही है? तो एंटर कर रही है पॉजिटिव टर्मिनल में। तो ये सेल चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है? तो चार्ज हो रहा है, तो एनर्जी स्टोर कर रहा है। भाई आपने केस पढ़ा होगा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल और चार्जिंग ऑफ सेल। अगर करंट इससे लीव करे तो बताओ ये सेल डिस्चार्ज या चार्ज? तो हम कहेंगे डिस्चार्ज। और जब सेल में करंट एंटर करे पॉजिटिव टर्मिनल में, पॉजिटिव टर्मिनल पे देखिए, तो हम कहेंगे सेल चार्ज हो रहा है, यहाँ पे चार्जिंग ऑफ द सेल। तो कुछ ऐसे तो हो रहा है। ये करंट जब 0 से I आप चेंज करोगे तो एक इंड्यूस्ड डेवलप होगा और ये इंड्यूस्ड EMF इस तरह से डेवलप होगा कि वो करंट के बढ़ने का विरोध करेगा, तो इस तरह से डेवलप होगा। और जब इस करंट को आप चेंज करोगे 0 से I तो ये करंट इसमें एंटर कर रही होगी पॉजिटिव टर्मिनल में, ऐसे। तो इस वाले केस में ये चार्जिंग हो रहा होगा, चार्ज हो रहा होगा। और जब चार्ज हो रहा होगा तो एनर्जी बढ़ रही होगी, तो ये एनर्जी स्टोर कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करेगा ये इंडक्टर। अब कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करेगा उसका ही डेरिवेशन करना है। तो पावर जो होता है P बराबर E इंटू आई लिख सकते हैं। भाई पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ से बर्डन लिखेंगे तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ लिख सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन T, और Q अपॉन T करंट होता है तो VI। तो पावर इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू I। तो पावर इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF, ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इंटू I। अब कितना इंड्यूस्ड EMF डेवलप होता है हम जानते हैं, केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे LdI/dt। हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेल्फ इंडक्टेंस का कि इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू LdI/dt। तो पावर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा L, E की जगह पुट कर रहे हैं DI/dt और ये I। अब पावर इक्वल टू लिखना चाहें, है ना, तो पावर लिखना चाहें तो पावर होता है एनर्जी पर टाइम, तो du/dt। चाहो तो de/dt लिख लो, क्योंकि टाइम इंटरवल dt में लिख रहे हैं। ये सब कुछ टाइम इंटरवल dt की बात चली, छोटे से टाइम इंटरवल की बात चल रही है dt टाइम इंटरवल में, क्योंकि करंट वेरिएबल है 0 to I, चेंज कर रहे हैं उसको। तो 0 से I करंट चेंज कर रहे हैं तो किसी इंस्टेंट टाइम पे देख रहे हैं dt टाइम इंटरवल पर कि dt टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है। तो du/dt इक्वल टू LI/dI/dt, dt से dt कैंसिल, देन du इज इक्वल टू LI/dI। अगर आपको टोटल एनर्जी चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करते हैं du इक्वल टू इंटीग्रेशन LI/dI। जब करंट 0 होगी तो मैग्नेटिक एनर्जी भी 0 होगी। जब करंट 0 से चेंज करके I कर देंगे तो करंट इंक्रीज तो एनर्जी इंक्रीज। तो कितनी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी वही पूछ रहा है, कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी पूछ रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन तो u हो गया, लिमिट हो गई 0 से I, u इज इक्वल टू L, इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन I/dI 0 to I। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे I की पावर n di, I की पावर n+1 और n+1, n डज नॉट इक्वल टू -1। अब यहाँ पे I की पावर 1 ही तो है, तो 1 di/dt पे n की जगह 1 पुट कर दो आप, तो I²/2 हो जाएगा। n की जगह 1 पुट करो तो ये हो जाएगा u - के 0 इज इक्वल टू L। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I²/2 और लिमिट हो जाएगी 0 to I। तो 1/2 L तो ये हो गया, पहले अपर लिमिट लिख दो
आई को रिप्लेस करके माइनस लोअर लिमिट आई को रिप्लेस करके ये यू, तो यू बराबर आ जाएगा 1/2 LI²। इतनी एनर्जी स्टोर करेगा वो इंडक्टर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेरिवेशन जरूर समझ में आया होगा कि कैसे किया। अच्छा, दूसरा यहाँ पे पूछ रहा है कि डिफाइन द सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है एल। तो ये बताओ यहाँ पे अगर हम करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि करंट का और फाई का जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ। तो बस यही वाला पॉइंट उठा लीजिए यहाँ से, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इस प्रोपोर्शनल टर्म को उठाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है एल। इस एल को ही हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। एल एक कांस्टेंट टर्म है जिसका नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, वो फिनोमेना होता है। अगर हम किसी कॉइल में करंट में चेंज करें उसी कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाए तो उस फिनोमेना को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। तो एक कांस्टेंट टर्म की डेफिनेशन पूछिए, फिनोमेना की डेफिनेशन नहीं पूछिए। इसकी डेफिनेशन यहीं से आएगी। इफ अगर आई कितना हो 1 एम्पियर, देन अगर आई की वैल्यू 1 एम्पियर लिख दें तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा 5T। बस इसी को डेफिनेशन बना दीजिए आप। ये डेफिनेशन है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल की। एल का नाम द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज इक्वल टू ये 5T टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil when तो the self inductance of coil is equal to total magnetic flux linked with the coil when unit current, unit मतलब 1 एम्पियर करंट flowing through the coil, flow through the coil या passing through the coil, ऐसे। बस ये डेफिनेशन है। यहाँ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इस कॉइल में n टर्न है जैसे, तो इसके 1 टर्न से अगर हम फ्लक्स मान लें फाई, तो n टर्न से कितना फ्लक्स होगा n फाई। तो ये n फाई, यहाँ पे ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये ध्यान रखना। और ये 1 टर्न का फ्लक्स है, ये 1 टर्न का फ्लक्स होता है फाई। तो इसलिए 1 टर्न का फ्लक्स, 1 टर्न से लिंक करने वाला फ्लक्स फाई, तो n टर्न से लिंक करने वाला फाई फ्लक्स n फाई, और ये टोटल फ्लक्स, यहाँ टोटल फ्लक्स होता है। अ मेटल रॉड of length 50 centimeter held vertically and moved with velocity of 10 meter per second towards east. The horizontal component of magnetic field at a place is 0.4 Gauss. The induced EMF induced across the ends of the rod edge. अच्छा क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ की 4 डायरेक्शन होती हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, और ये आपका ईस्ट, और ये वेस्ट, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। और वायर रखा है वर्टिकल। तो जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो वायर वर्टिकल है, तो वायर ऐसे रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखा हुआ वायर बेटा, वर्टिकल वायर। अब ऐसे बना नहीं सकते कॉपी पर, तो उसे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक वायर को ऐसे मान लें कि वायर इस तरह से रखा है, डॉट ना लें, और यहाँ पे एक डॉट ना दें। दिस इज अ वायर, ये वाला, और ये वर्टिकल वायर है, ये ऐसे रखा है, वर्टिकल मेटलिक रॉड है, सॉरी मेटलिक रॉड ऐसे रखी है ऐसे। क्योंकि जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन तो वर्टिकल फिर ऐसे तो होगा, है ना। तो ये समझिए। तो देखो, मैंने ये बना ली वर्टिकल रॉड, ये वर्टिकल मेटल रॉड है, वर्टिकल मेटल रॉड। ध्यान रखना ये ऐसे रखी है ऐसे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वर्टिकल फिर ये होगी ऐसे। और ये इसकी लंबाई रखी है L 50 सेंटीमीटर, तो इसे चेंज कर सकते हो 50 × 10⁻⁻2 मीटर। मूव्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड द ईस्ट। तो देखो ईस्ट ये रहा, तो ऐसे ये मूव कर रही है v वेलोसिटी से, और वेलोसिटी रखी है आपकी 10 मीटर पर सेकंड। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस 0.4 गॉस। तो जानते हो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, BH कह दो या फिर H बोलते हैं इसको, इसको बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वैल्यू दे रखी है मैंने BH या H जो भी बोलना है बोल दीजिए, और ये 0.4 गॉस दे रखी है। गॉस जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की सीजे सिस्टम में यूनिट होती है, जैसे सेंटीमीटर लेंथ की सीजे सिस्टम में, ऐसे ये भी सीजे सिस्टम है। और हमें याद होना चाहिए कि एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होते हैं। टेस्ला ऐसे सिस्टम में होता है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, तो सीजे सिस्टम को ऐसे सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा बेटा। तो लिख सकते हैं 0.4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला।
दूसरी बात, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमें याद होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है, साउथ टू नॉर्थ, ये याद होना चाहिए बेटा आपको कि इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ होती है। तो सोचो साउथ टू नॉर्थ होती है, ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से लग रहा है इस प्लेस पर, ऐसे BH या फिर H ऐसे। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर रॉड की वेलोसिटी, रॉड की लंबाई और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो रॉड के एंड के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस एंड्स ऑफ रॉड, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो VBL होता है, आपने पढ़ा। लेकिन ये कंडीशन है इसमें, एक तो रॉड कंडक्टिंग होनी चाहिए जो कि है, कंडक्टिंग रॉड होनी चाहिए जो कि मेटल की रॉड है। दूसरा, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर तीनों ही बात है, दोनों ही बात है, और ये BH है बेटा। वेलोसिटी जो है आपका वो हमें रखिए 10 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड 0.4 × 10 की पावर -4 और लेंथ है 50 × 10 की पावर -2। इस पॉइंट को उठाएंगे नीचे 10 कर लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो 200 हो गया और 10 की पावर -6 हो गया। अब इसे 0.2 लिखें तो 10 की पावर +3 हो जाएगा, इधर -6 और +3, या इसमें से -3 निकाल के 1000 का डिवाइड कर दो 0.2 हो जाएगा। चलो ऐसे कर लो, 0.2 10 की पावर -3 वोल्ट। अब 1 मिली वोल्ट में 10 की पावर -3 वोल्ट होते हैं, तो इस इतने को आप मिली वोल्ट लिख सकते हो, 0.2 मिली वोल्ट। इसलिए इसका आंसर हो गया बी चॉइस इज करेक्ट। द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आर, तो देखो इसमें सबसे बढ़िया फॉर्मूला है जो यूज कर लेना चाहिए हमें, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, U बराबर 1/2 LI² होता है। यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बहुत आसान है। यहाँ से अगर L लिखें सेल्फ इंडक्टेंस, इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, तो 2U करंट का स्क्वायर, इस L का नाम ही सेल्फ इंडक्टेंस है और इसी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। तो एनर्जी है ये और ये करंट है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला तो याद होगा कि ये 2 तो डायमेंशन लेस हो गया, 2 तो यहाँ पे कैसा है, डायमेंशन लेस है, अभी नंबर है, तो इसे छोड़ देंगे। U एनर्जी है और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL² T-2 और करंट का होता है A²। ऊपर ले आएंगे तो mL² T-2 A-2, ये इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए D। अब एनर्जी का तो सबको याद होगा ना, एनर्जी का याद नहीं है तो एनर्जी कोई सी भी एनर्जी ले लो, वर्क के बराबर ले लो, वर्क यूनिट जूल होती है और एनर्जी की भी जूल होती है, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वर्क करने का वर्क यूनिट जूल और एनर्जी की यूनिट सेम होने पर डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो याद होना चाहिए mL T-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये वर्क डन का आ जाएगा mL² T-2, इतना ही एनर्जी का होगा। और फोर्स का भी नहीं आता तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का L T-2, एक्सेलरेशन का भी नहीं आता हो तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का LT-1 अपॉन टाइम का T, तो ऊपर लेके आएंगे तो LT-2। वेलोसिटी का भी नहीं पता हो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब ये तो याद करना पड़ता है, L और T होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट का L और टाइम का T, तो LT-1, तो LT-1 तो यहाँ रखेंगे तो LT-2 यहाँ रखेंगे तो MLT-2 यहाँ रखेंगे तो ML²T-2, डिस्प्लेसमेंट का तो याद करना पड़ेगा। ये वैसे ही सबको याद होता है मोस्टली, है ना, जिसको नहीं पता हो थोड़ा सा बता दिया है। A rectangular coil of area A is kept in uniform magnetic field B such that the plane of the coil, important line ये, plane of the coil makes an angle alpha with magnetic field B. The magnetic flux linked with the coil H. तो वो डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल कॉइल है, ये मान लो इस रेक्टेंगल कॉइल का ये क्या है, प्लेन है, ये मैंने ऐसे प्लेन मान लिया, मान लो। अब कह रहा है कि इस कॉइल का एरिया तो ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है, सच दैट प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल अल्फा विद मैग्नेटिक फील्ड बी। तो यहाँ पे जो अल्फा दे रखा है ये एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द रेक्टेंगल, प्लेन ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है। तो उस डायग्राम इस तरह से ना हो कि मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन से अल्फा एंगल बना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका मैंने प्लेन माना है, तो ये इससे एंगल बना रहा है कितना, अल्फा।
प्लेन से, ठीक। लेकिन एरिया की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते हैं जब हम, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, तो फाई बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। लेकिन इसमें डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वाले फॉर्मूले से, तो ए बी कॉस थीटा आता है। यहाँ थीटा जिन दो वेक्टर को खोल रहे हैं उनके बिटवीन एंगल होता है, तो यहाँ पे बी वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, जो खोलेंगे तो बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे एंगल किसके बीच में आएगा उस पर ध्यान दीजिए, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब एरिया की दर्शन दिखाना आना चाहिए आपको। एरिया की जो दर्शन होती है ना, वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होती है एरिया की दर्शन। तो एरिया की दर्शन दिखाएं तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, तो ऐसे दिखाएंगे कि प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये बी की दर्शन, ये एरिया की दर्शन। यहाँ पे जो एंगल लेते हैं वो बी और दर्शन ऑफ एरिया के बीच में लेते हैं, और जो हमें एंगल दे रखा है वो बी और प्लेन ऑफ रेक्टेंगल के बीच में दे रखा है। तो हमें तो एंगल बेटा ये वाला चाहिए, ये थीटा होता है, जो यहाँ लिखते हैं वो ये होता है। अब ज्योमेट्री से सोचो कि थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा 90, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया 90 माइनस अल्फा, तो यहाँ लिख देंगे बी ए कॉस 90 माइनस अल्फा। और ये ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है कॉस 90 माइनस अल्फा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशो आर पॉजिटिव, और 90 वाला चेंज हो जाता है साइन में, तो लिख सकते हैं बी ए साइन अल्फा कॉस 90 माइनस अल्फा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस साइन में चेंज होता है साइन अल्फा, ये कॉस 90 माइनस अल्फा की वैल्यू होती है। तो इतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बेटा बी ए कॉस साइन अल्फा, इसलिए चॉइस टिक करेंगे ए, करेक्ट। द करंट पासिंग थ्रू द टू इंडक्टर of self inductances 10 millihenry and 20 millihenry increase with the time at same rate. Draw the graph showing the variation of magnitude, इस पे ध्यान दीजिए, magnitude of EMF induced with the rate of change of current in each inductor and energy stored in each inductor with current flowing through it. ठीक, अच्छा सॉल्यूशन। देखो हमारे पास दो इंडक्टर हैं, एक इंडक्टर है मान लो हमारे पास ये, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 10 मिली हेनरी है, और हमारे पास दूसरा इंडक्टर है ये, मान लो इसका सेल्फ इंडक्टेंस आपका 20 मिली हेनरी गिवन है हमें। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं, करंट पासिंग थ्रू वर्ड्स बोल दिया, बट करंट में जो इंक्रीजमेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो सेम है, दैट मीन्स डी आई ओवर डी टी, और इसमें भी डी आई ओवर डी टी, ये कांस्टेंट है बेटा दोनों कॉलम में, मतलब सेम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है इसमें और इसमें सेम है, ऐसे कह दो, डी आई ओवर डी टी इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस्ड EMF विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद ईच इंडक्टर, ग्राफ बनाना है हमें दोनों के लिए, एक साथ बनाना है। पहले एक बार बताइए मेरे को, इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड लिखें वैसे तो फॉर्मूला होता है माइनस का एल डी आई ओवर डी टी, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें, साइन को छोड़ दें, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, ई का जो मैग्नीट्यूड लें तो वो केवल एल डी आई ओवर डी टी, साइन को नहीं ले रहे इस तरह। अब इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हमें ग्राफ बनाना है डी आई ओवर डी टी में और इंड्यूस्ड EMF में। तो आपको नहीं लगता कि इसमें हमें कंपैरिजन कर लेनी चाहिए इससे, y बराबर mx प्लस सी से। y की जगह पे कौन है, जब हम ऐसे बनाते हैं यहाँ x एक्सिस लिखते हैं, यहाँ y एक्सिस लिखते हैं, y की जगह पे कौन है इंड्यूस्ड EMF, तो y की जगह पे हमें इंड्यूस्ड EMF लिखना चाहिए ई। x की जगह पे कौन लिख रहा है डी आई ओवर डी टी, तो इस x की जगह पे लिख लेना चाहिए हमें डी आई ओवर डी टी, तो इस x की जगह पे मैंने लिख दिया डी आई ओवर डी टी। y इंटरसेप्ट कितना, y इंटरसेप्ट आपका होगा वो होगा 0, इसमें y इंटरसेप्ट है नहीं है, कंपेयरिंग करो, इस इक्वेशन की कंपेयरिंग हम इससे भी कर रहे हैं ऐसे, तो डी आई ओवर डी टी लिख दिया, c 0 है और जो स्लोप है वो आपका l हो जाएगा ऐसे। तो ये फॉर्मूला बनना है हमारा इससे कंपेयरिंग करने पर। तो इससे अगर हम कंपेयरिंग कर रहे हैं y बराबर mx प्लस सी की, तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है, स्लोप ऑफ ई डी आई ओवर डी टी कर्व है, वो हमें टेन थीटा जो कि सेल्फ इंडक्टेंस है, जो कि एक कांस्टेंट टर्म होता है। अगर L कांस्टेंट है फॉर अ गिवन इंडक्टर,
तो थीटा भी कांस्टेंट होगा, और थीटा कांस्टेंट होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इससे कंपेयर करी हमने, है ना। तो ये आपका इस तरह से होगा बेटा। तो जिसका एल ज़्यादा होगा, यहाँ पे एल किसका ज़्यादा, L2 या L1, तो L2 इज ग्रेटर देन L1, दैट इज tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, इसीलिए θ2 इज ग्रेटर देन θ1। बस ग्राफ बन गया। आप बना सकते हो ऐसे, दो ग्राफ बना दो और यहाँ लिख दो ये L2 है और यहाँ L1 है, ये θ1 हो गया और ये θ2 हो गया। और L कांस्टेंट होता है भाई, तो इसका स्लोप भी कांस्टेंट रहेगा। ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब साइन इग्नोर क्यों किया, क्योंकि मैग्नीट्यूड बोल रहा है बेटा, अदरवाइज नेगेटिव में ले लेते, बनाते ऐसे ही, ठीक है। तो एक पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या करें हम इसका, अगर हम इसके सेकंड पार्ट में जाएं, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच इंडक्टर विद करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मान लो कि हमारे पास ये इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस L है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो ये कितनी एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है 1/2 Li²। ये आपको नहीं लगता कि करंट में हमें ग्राफ किसमें बनाना है, करंट में और एनर्जी में। तो एनर्जी का करंट के साथ कैसा रिलेशन है, स्क्वायर के साथ रिलेशन है। एल कांस्टेंट है, फॉर ए सिंगल इंडक्टर के लिए एल कांस्टेंट ही तो है, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। तो ये ग्राफ पैराबोला के तो होता है, पैराबोला का ये रिलेशन किसका होता है, पैराबोला का। अब जिसका स्क्वायर है उधर की तरफ पीठ बना लेते हैं हम, है ना। तो इसका स्क्वायर है आई का, तो आई की तरफ पीठ बना लेंगे ऐसे। अभी ग्राफ नहीं आ रहा, बता रहा हूँ बस केवल, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका पैराबोला का, ठीक है सर। अब बनाना हमें दो इंडक्टर के लिए, दो इंडक्टर के लिए है, तो क्या दोनों इंडक्टर के लिए अगर ग्राफ बनाएं, ये आई है और ये यू है, तो दोनों पैराबोला ही बनेंगे। एक ऐसे बना लो और एक ऐसे बना लो। अब इसमें डिसाइड ये करना है कि कौन सा L1 और कौन सा L2। तो देखो इसमें सेम करंट आई के लिए अगर आई को कैसा कर लें, कांस्टेंट कर लें, तो जिसका L ज़्यादा हो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। सेम करंट आई के लिए जिसका L ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप करंट कांस्टेंट कर दें, तो देखो सेम आई के लिए किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इस वाले ग्राफ की एनर्जी ज़्यादा है सेम करंट के लिए। भाई इस वाले पॉइंट पर करंट कितनी है आई, और इस वाले पॉइंट पर करंट कितनी है आई, तो करंट तो सेम ले ली। अब एनर्जी ज़्यादा किसकी है वो देख लो, तो इसकी एनर्जी कम है, इस वाले की एनर्जी ज़्यादा है। तो देखो सेम करंट के लिए उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी फॉर इफ आई कांस्टेंट, देन जिसका L लार्ज उसी की एनर्जी बड़ी। तो L किसका बड़ा है देखो, तो L2 इज ग्रेटर देन L1, दैट इज U2 इज ग्रेटर देन U1। तो U किसका ज़्यादा है देखो, इसका, इसीलिए ये L2 का ग्राफ होगा और ये L1 का होगा सेम करंट के लिए। अब बच्चे कहते हैं सर कांस्टेंट करंट दी तो है नहीं है उसमें क्वेश्चन में। अरे नहीं दी तो आप सोच लो ना यार, कि अगर इस वाले पॉइंट पर आई कांस्टेंट मान लो, किसी पॉइंट पर मान लो, जिसके लिए आई कांस्टेंट मान लेंगे, तो जिसका L ज़्यादा हो उसकी तो एनर्जी U ज़्यादा होगी, उसके हिसाब से मैंने ग्राफ बना दिया। तो ये ग्राफ बना देंगे हम, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। द करंट थ्रू एन इंडक्टर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन सबसे, फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर इन 40 सेकेंड, एंड EMF ऑफ 5 millivolt इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर एट 10 सेकेंड। सोल्यूशन देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो करंट है, मान लो इनिशियल करंट 0 है और फाइनल करंट हो गई आपकी 2 एम्पियर, और इस करंट को ये होने में जो समय लगा, टाइम इंटरवल है, ये 40 सेकेंड है, और इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रहा है 5 मिलीवोल्ट है। इसे चेंज कर सकते हो आप 5 × 10⁻³ वोल्ट, क्योंकि 1 मिली में 10⁻³ होते हैं वोल्ट। इंड्यूस्ड EMF का अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, E बराबर माइनस का L डेल्टा I ओवर डेल्टा T होता है। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड EMF उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुआ है। तो केवल हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, E बराबर, अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो L DI ओवर DT, सॉरी डेल्टा I, एवरेज वैल्यू है डेल्टा I ओवर डेल्टा T। E की वैल्यू रखी है 5 × 10⁻³ L निकाल लेते हैं यहाँ से, डेल्टा I ओवर डेल्टा T लिखें तो ये लिख सकते हैं हम I2 - I1 चेंज इन करंट डिवाइड बाई T2 - T1, या डेल्टा T दे रखा है पूरा ये। तो यहाँ से 5 × 10⁻³ L निकाल सकते हैं हम। I2 हमें दे रखा है 2 एम्पियर और ये 0, और डेल्टा I दे रखा है 40। तो 5 × 10⁻³
ये हो गया 1/20 और 20 का ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये एल निकल आएगा। एल इजुकल टू आ गया 100 इंटू 10⁻³ हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो हेनरी, तो हेनरी लिख दी। लेकिन हमसे एल थोड़ी पूछा है। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द इंडक्टर एट 10 सेकेंड। तो जानते हो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है F बराबर L इंटू आई। अब मैग्नेटिक फ्लक्स 10 सेकंड में पूछ रहा है तो करंट भी कितने पे चाहिए, 10 सेकंड पे चाहिए। मान लो ये आई ही है, चलो ठीक है, तो आई निकालना है बेटा। 10 सेकंड में फ्लक्स पूछ रहा है तो 10 सेकंड पर करंट निकालनी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो करंट इंक्रीज हो रही है इंडक्टर में यूनिफॉर्मली हो रही है, इंक्रीज फ्रॉम 0 to 2 एम्पियर इन 40 सेकंड, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब क्या है समझे। नाउ 40 सेकंड में करंट में कितना चेंज आया, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट इन 40 सेकंड, ऐसे लिख दो, चेंज इन करंट इन 40 सेकंड। डेल्टा आई इज इक्वल टू 2 माइनस के 0, दैट मीन्स 2 एम्पियर। तो चेंज इन करंट निकालिए आप, चेंज इन करंट इन 1 सेकेंड निकालिए, डेल्टा आई डैश या चेंज इन करंट लिख दो डायरेक्ट 1 सेकेंड में। तो लिखेंगे 2 एम्पियर बाई 40 सेकंड में करंट में चेंज 2 एम्पियर का आता है, तो 1 सेकंड में करंट में चेंज कितना आएगा 2/40, दैट मीन्स 1/20 एम्पियर पर सेकंड। ये एम्पियर पर सेकंड होगा, ठीक है। तो 10 सेकंड में कितना चेंज आएगा, चेंज इन करंट इन 10 सेकंड। तो चेंज इन करंट इसको डेल्टा आई डैश के लेता हूँ, तो 1/20 एम्पियर पर सेकंड इंटू 10 सेकंड। ये यूनिटरी मेथड से लगाया है। 40 सेकंड में इतना करंट चेंज आ रहा है तो 1 सेकंड में आएगा 1/20 एम्पियर पर सेकंड, तो 10 सेकंड में आएगा इतना। सेकंड से सेकंड कट गया तो ये आया आपका 1/2 एम्पियर। इस चेंज को लिख सकते हो आप, देखो इनिशियल वैल्यू तो 10 वो 0 तो थी, इनिशियल 0 एम्पियर, 40 सेकंड में वो 2 एम्पियर हुई थी। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो कि आई डैश, आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख दो कि इनिशियल तो 0 है और फाइनल जो है आई मान लो ये कितनी है, कितने सेकंड में बेटा, डेल्टा टी इज इक्वल टू 10 सेकंड में। तो डेल्टा आई डैश लिख सकते हैं हम कितना, आई माइनस के 0 इन 10 सेकंड, डेल्टा आई टू आई माइनस आई वन 0 है और 10 सेकंड में करना है तो आई निकले आया कितना 1/2 एम्पियर। तो यहाँ रख दो इसको बेटा, समझ में आया वही है ना। तो फाई डायरेक्ट निकालना है और एल हमने निकाल लिया है 100 इंटू 10⁻³ और ये निकाला है हमने 1/2, 2 से कट गया 50 इंटू 10⁻³ वेबर, या लिख सकते हो 50 मिली वेबर, ठीक है नहीं। वेबर में चाहते तो आंसर ये है और मिली वेबर में ये, क्योंकि 1 मिली वेबर में 10⁻³ वेबर होंगे। Top number of turn and area A is rotated at constant angular speed omega in uniform magnetic field B connected to a resistor R. Deduce the expression for। ये 2 एक्सप्रेशन पूछा है। शुरुआत करते हैं। देखो सपोज कर लो इनिशियली प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये लेट कर लिया, एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या अपवर्ड डायरेक्शन में, मान लो चलो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लिया और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है भी। अब कुछ डायग्राम इस तरह से बनाए कि प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली। तो रेक्टेंगल कॉइल ले लेता हूँ, सर्कुलर भी ले सकते हो आप, मैंने रेक्टेंगल कॉइल ले ली, कुछ बोला नहीं, इसका एरिया ए है बस केवल ये। अब रेक्टेंगल कॉइल का एरिया ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस रेक्टेंगल कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं, देखो तो है। तो यहाँ पे थीटा कितना है बेटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो 90 डिग्री है, लेकिन मैं एंगल निकालना चाहता हूँ बी, मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ए, तो वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो देखो ये रेक्टेंगल कॉइल हो गया, इसके नीचे वाले प्लेन से देखते हैं। नीचे वाले प्लेन से देखूं तो प्लेन के परपेंडिकुलर, नीचे वाले फेस के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाऊं, नीचे वाले फेस, ऊपर वाले से नहीं, नीचे वाले से, तो एरिया की डायरेक्शन नीचे तरफ आएगी। तो थीटा 0 डिग्री मान सकते हैं। तो इनिशियली थीटा 0 डिग्री है,
ठीक है, तो इनिशियली फ्लक्स कितना है, बी ए है, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो थीटा 0 डिग्री, तो फ्लक्स इनिशियली हो जाएगा बी ए कॉस 0 की वैल्यू 1। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे इस एक्सेस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कांस्टेंट स्पीड से घुमा दें, तो टी सेकंड में घुमाने के बाद, जैसे हम इसे घुमा दें टी सेकंड बाद ऐसे हो जाएगा कुछ, सॉरी यहां से आएगा कुछ इस तरह से। तो जब टी सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया टी सेकंड में, तो कितना घुमाया, थीटा एंगल से घुमाया, तो थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी। यही एंगल होगा आप किसके बीच में, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सोचो, एरिया वेक्टर बी और एरिया के बीच में जितने एंगल से आप इस कॉइल को घुमा दोगे, जैसे ये थी, तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे घूमेगी, बी और एरिया के बीच में जब एंगल चेक करोगे तो अब थीटा एंगल दिखाई देगा, ओमेगा टी। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1 टर्न, एक टर्न से देखो बेटा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा की वैल्यू है आपकी ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी। अब देखो ये फ्लक्स टाइम डिपेंडेंट हो गया है ना, फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, इतना। तो ये तो एक टर्न से फ्लक्स आया, अगर इस कॉइल में एन टर्न है, जैसे बोला गया है कि कॉइल में नंबर टर्न्स एन है, इसीलिए टोटल फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन टर्न्स ऑफ द कॉइल, टर्न ऑफ कॉइल, तो टोटल फ्लक्स लिखें तो एक टर्न से फ्लक्स है फाई, तो एन टर्न्स होगा एन फाई, तो कितना लिख सकते हैं, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, इतना टोटल फ्लक्स हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस का डी फाई ओवर डी टी, टोटल फ्लक्स का कर दो इंटीग्रेशन ऐसे, तो डी माइनस के डी ओवर डी टी, फाई टी की वैल्यू है एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो देखो नंबर टर्न्स कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द लूप भी कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है बस ये, तो क्या लिख देंगे, माइनस का एन बी ए तो बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी आपको करना है किसका, कॉस ओमेगा टी का। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी ओवर डी टी कॉस टी का डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस के साइन टी होता है बेटा, ये तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा। लेकिन हमें यहाँ डी ओवर डी टी का करना है किसका, कॉस ओमेगा टी का, तो कॉस टी का होता है माइनस के साइन टी, तो कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस के साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये टी नहीं है ओमेगा टी है, तो इसलिए इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ओमेगा टी को, और ओमेगा तो कांस्टेंट टर्म है, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो इसलिए ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा और टी की डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो माइनस के ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा। तो कर दीजिए यहाँ पे माइनस का एन बी ए ओमेगा, और देखो ये माइनस का है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस पहले से है और एक माइनस होगा और आएगा तो प्लस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी। इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया। लेकिन हमसे पूछा है डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, मैक्सिमम पूछ रहा है। तो इफ देखो इस ईएमएफ का इसके साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है साइन ओमेगा टी के साथ। तो इफ साइन ओमेगा टी की अगर वैल्यू कैसी होगी मैक्सिमम, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कैसा हो जाएगा मैक्सिमम। साइन की टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू +1 होती है, तो इस वाली कंडीशन में इंड्यूस्ड मैक्सिमम जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, एन ए बी ए ओमेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड हो जाएगा ईएमएफ। तो ये एक तो एक्सप्रेशन यही पूछ रहा है हमसे मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ का, है ना। तो एक तो आंसर यही हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में इसमें पूछा गया है हमसे, सेकंड पार्ट में अगर चर्चा करें सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि पावर डिसिपेशन इन द कॉइल, है ना। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है ईएमएफ इनटू आई, और आई बराबर होता है ईएमएफ अपॉन आर। तो यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू पुट कर दूं तो ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन आर, ये पावर हो जाएगी। तो पावर की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ पे पुट कर दो, इंस्टेंटेनियस पावर आएगी, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ है बेटा, ये टाइम डिपेंडेंट है ना। ये देखो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला है मैंने ये, ठीक है। तो यहाँ से इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी आपकी,
तो लिखें आर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है, क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ लिखें इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड P बराबर EMF का स्क्वायर अपॉन, अच्छा मैंने E का सिंबल स्मॉल ही लिया है तो इससे कंफ्यूज मत होना, स्मॉल ही लिया मैंने, ठीक है, तो स्मॉल ही ले लो अपॉन R, ठीक है। तो E की वैल्यू पुट कर दो, तो N का स्क्वायर, B का स्क्वायर, A का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा T डिवाइड बाई R, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई, मतलब पावर डिपेंडेंट टाइम पे डिपेंड कर रही है ये इतनी, ठीक है। अगर मेरे को एवरेज पावर निकालनी है, क्या निकालनी है, एवरेज पावर, तो उसे दो तरीके से कर सकते हैं, तो शॉर्ट तरीका और एक लॉन्ग मेथड, काफ़ी है ना। तो कैसे सर, एक्चुअल में एवरेज पावर जब हम निकालते हैं वन कंप्लीट साइकिल में, और अगर कोई फंक्शन टाइम डिपेंडेंट होता है तो उसका एवरेज पावर निकाला जाता है ऐसे, पी डी टी ओवर इंटीग्रेशन डी टी, और कंप्लीट साइकिल में निकालना है 0 से t और 0 से t, ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लें अगर हम, तो डी टी का इंटीग्रेशन तो कितना होता है 0 से t, और p की वैल्यू ये वाली पुट कर दें, एन स्क्वायर लॉन्ग मेथड है ये, वी स्क्वायर भी शॉर्ट बता दूंगा डायरेक्ट, ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, और ये साइन स्क्वायर, अच्छा आर स्क्वायर भी आएगा, नहीं हाँ आर ही आएगा केवल, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी ये, और इसको सॉल्व कर लें अगर हम, तो डी टी का कंडीशन टी हो जाएगा, लिमिट पुट करें टी माइनस के 0, तो डिनोमिनेटर में 1/t आ जाएगा, इसको सॉल्व करो 1/t आएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं हम, एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, और ये कैपिटल टी, इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी टी टी, ऐसे। एक शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा, पहले इसको पूरा कर देता हूँ, ठीक है, एक शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। देखो इंटीग्रेशन साइन टी डी टी जो होता है ये कॉस टी होता है बेटा, माइनस का, है ना, ठीक है। तो साइन टी डी टी कॉस टी होता है माइनस का, लेकिन स्क्वायर नहीं होता बेटा, इसमें स्क्वायर है, तो इसमें पहले हमें इस स्क्वायर को उठाना पड़ेगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस 2 ओमेगा का, कॉस 2 थीटा का, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को उठाने का तरीका क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि साइन के उसमें इंटीग्रेशन में स्क्वायर नहीं होता फॉर्मूले में, ठीक है। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा निकालें, तो इसको धर इसको धर, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो 2 को नीचे ले आए, तो 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा, ये लगा दो इस जगह पे। तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर टी आर ले लेता हूँ, चलो, है ना। इसको इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, भी 0 to t चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को, थीटा की जगह पे ओमेगा टी लिख लो बेटा आप, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिखाई देगा। तो कितना लिख सकते हो, 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी, और ये डी टी, इससे बड़ा ब्रैकेट लगा लो इस जगह पर, सॉल्व करो, एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टी आर ऐसे रहने दो, ठीक है। इसको ऐसे इंटीग्रेट, इधर से इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई, इधर से डी टी का मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन 0 to t 1/2 बाहर निकाल लिया डी टी, माइनस 1/2 बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 to t कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। तो हमें तो यहाँ कॉस टी का इंटीग्रेशन चाहिए होगा, कॉस टी डी टी का, तो होगा साइन टी ऐसे, ठीक है। अच्छा चलिए तो सॉल्व करते हैं बेटा। तो एन स्क्वायर, ये एवरेज पावर निकालने, इंस्टेंटेनियस पावर तो ये हो गई, ये एवरेज पावर चल रही है बेटा आपकी, एवरेज पावर, ठीक है, कंप्लीट साइकिल में, एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर टी आर, इसमें डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी, और 1/2 बाहर रही है, लिमिट लिखेंगे 0 से t, माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन 2 ओमेगा टी, और एक्स्ट्रा क्या है इसमें 2 ओमेगा, जो इसमें एक्स्ट्रा होता है ना वो डिवाइड में आता है, और डिफरेंशिएशन में एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा क्या था ओमेगा, तो वो मल्टीप्लाइड में आता है, थोड़ा सा इतना ध्यान रखिए। तो एक्स्ट्रा क्या है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये 0 से t ऐसे। तो ये चला आ रहा है एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई टी आर, है ना। ये तो लिमिट पुट करते हैं तो 1/t/2 आ गया, देखो बेटा, t माइनस के 0 तो t/2 आ जाएगा, माइनस 1/4 ओमेगा हो गया, ये 2 ओमेगा मैंने बाहर निकल लिया यहाँ पे, और यहाँ लिख रहा हूँ साइन 2 ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टाइम पर t,
तो ओमेगा की वैल्यू लिख रहा हूँ 2 पाई कैपिटल टी, और फिर अपर लिमिट लिख रहा हूँ स्मॉल टी की जगह पे कैपिटल टी माइनस, फिर इस स्मॉल टी की जगह पे लोअर लिमिट लिख रहा हूँ, तो साइन 0 हो जाएगा बेटा। भाई इस टी की जगह पे पहले अपर लिमिट लिखिए, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करिए, ये तो बाहर आ गया था, ठीक है। तो एन स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन टी आर, ये तो t/2 माइनस, ये देखो टी से टी कट गया, साइन 4 पाई हो गया। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, और साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 5 पाई, साइन 6 पाई, 7 पाई सबकी 0 होती है। तो 4 पाई आ रहा है, तो 1/4 ओमेगा, इसकी वैल्यू 0 और साइन 0 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो गया, दिख रहा है। तो ये बचा बस केवल टी से टी कट गया, तो ये आ गया एन स्क्वेयर बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ओवर 2r। इतनी एवरेज पावर आई बेटा, एवरेज पावर इतनी आई। अच्छा, इसको एक शॉर्टकट बता दूं मैं आपको, छोटा सा पॉइंट बता दूं। मैं चाहता तो इसको मैं बहुत आराम से शॉर्टकट में भी कर सकता था। कैसे कि फॉर, मैं यहां से बता रहा हूं अब, ठीक है नहीं, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल के लिए साइन स्क्वेयर ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो 1/2 होती है कंप्लीट साइकिल के लिए। ये याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की 1/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की 1/2, साइन 2 ओमेगा टी की 0, साइन ओमेगा टी की 0, कॉस ओमेगा टी की 0। ये 4-5 वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। इसकी एवरेज वैल्यू भी इसी से निकाली है, कुछ अलग नहीं है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और इंटीग्रेशन डी टी, 0 से टी और 0 से टी, तो मुझे सॉल्व करो तो ये 1/2 आएगा सॉल्व करके, लिमिट 0 to t होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इसीलिए एवरेज पावर लिख रहे हो तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू, और इसकी एवरेज वैल्यू होती है 1/2, तो एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2r। ये एवरेज पावर है, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। पर ये याद होनी चाहिए, ये आप इसको एवरेज निकालने का तरीका मैंने बताया, ये बस किसी का भी एवरेज निकालने का तरीका यही होता है, बस वो टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड पॉइंट ये है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कर लो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्टकट ये सेकंड मेथड हो गया एवरेज पावर निकालने का, ठीक है। और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर और इलेप्टिकल लूप ऑल इन द XY प्लेन आर मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्मेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी, और आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन चल रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जो है जेड एक्सिस के डायरेक्टेड है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द दीज लूप आउट ऑफ द फील्ड रीजन नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, ये नॉट पूछा है, ठीक है नहीं, नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ये 4 चॉइस रखें। सोल्यूशन, तो सबसे पहले तो फिगर बनाते हैं, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं बेटा। तो ये हम एक्स एक्सेस मान रहे हैं, ये वाई एक्सेस मान रहे हैं पॉजिटिव, और ये एक्स एक्सेस, और जेड एक्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान रहे हैं नेगेटिव जेड एक्सेस, पॉजिटिव जेड एक्सेस ऊपर की तरफ होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक ऐसे, और कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। ये मैंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहां तक ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए, अब सबसे पहले इसमें एक रेक्टेंगल लूप है, वो बाहर निकल रहा है ना। तो एक रेक्टेंगल लूप बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे बाहर निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है, ठीक है। फिर एक स्क्वायर लूप भी है, एक स्क्वायर लूप भी बना लेते हैं, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। फिर एक सर्कुलर लूप है, तो एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं, ये भी बाहर निकल रहा है। फिर एक इलेप्टिकल पाथ है आपका, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि किसमें इंड्यूस ईएमएफ जो डेवलप हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, कौन से उसमें कांस्टेंट नहीं है, ये पूछ रहा है। तो एक बात बताओ मेरे को, जब ये बी तो कैसा टर्म है, कांस्टेंट है, बी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो भी चेंज नहीं होगा। बी और एरिया की जो डायरेक्शन के बीच में एंगल है, एरिया की डायरेक्शन किधर माने, तो जो रेक्टेंगल कॉइल का जो नीचे वाला प्लेन सरफेस है, नीचे वाला, उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखाओ, नीचे वाले फेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ये 2 डायमेंशनल फेक बॉडीज हैं सारी की सारी,
सब में मेडी फील्ड डायरेक्शन, जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी। तो बच्चे कहते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर वाले फेस से देखेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे आएगी, और नीचे वाले फेस से देखेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर इससे बाहर की तरफ आउटसाइड दिखाएंगे तो नीचे तरफ आ जाएगी, नीचे वाले सरफेस से बाहर की तरफ तो नीचे तरफ आ जाएगी। तो मैं नीचे वाले से ले रहा हूं, थीटा 0 डिग्री मान रहा हूं, ये भी कांस्टेंट है ना। लेकिन जब मैग्नेटिक फ्लक्स का हम फॉर्मूला लिखते हैं फाई बराबर BA cos थीटा, तो देखो ये जो A है इस पर हमें कंट्रोल होना चाहिए कि A क्या है, एरिया ऑफ द लूप। नहीं, ये A एरिया ऑफ द लूप नहीं होता है, एरिया इन द लूप, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ये लूप का वह एरिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मैं एक यहां पर एक सर्कुलर लूप लूं ऐसे रुका हुआ, और इसको आधा, ये सेंटर है, इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देखो यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर नहीं है, इसकी रेडियस R है। तो अगर मैं कहूं कि इस लूप से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो B तो कांस्टेंट है। एरिया कौन सा लेंगे, पूरे लूप का नहीं, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, तो इतने एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इसीलिए इतना एरिया में प्रेजेंट है तो एरिया लेंगे πr²/2। भाई पूरे लूप का एरिया होता है πr², सर्कल है ना, सर्कल है तो πr² होता है, आधा लेंगे तो πr², और एंगल ले लेंगे 0 डिग्री। तो ध्यान रखना, एरिया इन द लूप वेयर इज मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। तो देखो जैसे ही ये लूप, स्क्वायर लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो एरिया तो घटेगा, वह एरिया घटेगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, डिक्रीज होगा। हाँ सर होगा, सब में होगा कि नहीं, सब में होगा सर। फिर किसमें कांस्टेंट है ये कैसे मालूम पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो भी। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखें तो वो होता है माइनस का d∅/dt, तो माइनस का d/dt और फाई की वैल्यू लिखें तो B × A cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। B तो कैसा है, कांस्टेंट है, तो B तो बाहर आ जाएगा बेटा, dA/dt, ये ऐसे होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। जिसमें dA/dt की वैल्यू कांस्टेंट होगी, B तो कांस्टेंट है ही है, उसमें ही इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा। थीटा भी कांस्टेंट है बेटा, तो B कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, जिसमें एरिया घटने की जो रफ्तार है वो कांस्टेंट होगी। एरिया तो घट रहा होगा लेकिन एरिया में चेंज आने की जो रफ्तार है वो कांस्टेंट होगी, dA/dt कांस्टेंट होगा। एरिया चेंज हो रहा है बट dA/dt अगर कांस्टेंट हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा। अब जरा समझो स्पीड कैसी है, ये कांस्टेंट है। पहली बात, मान लो कि 1 सेकंड में इतना एरिया बाहर निकल गया, 1 सेकंड में इतना एरिया बाहर निकल गया, तो इतना एरिया घट गया बेटा। यह वो एरिया घटा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट थी, इसलिए फ्लक्स में चेंज आया। अगले 1 सेकंड में फिर देखोगे तो इतना ही एरिया फिर बाहर निकलेगा, तो एरिया बराबर बराबर घटा अगले 1 सेकंड में, कि अलग घटा, इक्वल घटा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना। तो इसमें आपका E कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें dA/dt एरिया के घटने की जो रफ्तार है वो कांस्टेंट है, dA/dt कांस्टेंट है, इसलिए इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट होगा। अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा धीरे धीरे कांस्टेंट। ऐसे इसमें देखोगे तो 1 सेकंड में मान लो इतना एरिया बाहर निकल जाता है, इतना एरिया बाहर निकलेगा। जब इस लूप को जब चलाओगे तो इतना एरिया 1 सेकंड में बाहर निकल गया, सोचो। अगले 1 सेकंड में स्पीड कांस्टेंट है, तो अगले 1 सेकंड में भी इतना ही एरिया फिर बाहर निकलेगा, ये वाला। तो इसमें भी dA/dt जो एरिया घटने की जो रफ्तार है, रेट है, वो कांस्टेंट है, dA/dt कांस्टेंट है, इसमें भी dA/dt कांस्टेंट है। सो एरिया तो चेंज हो रहा है बेटा, वह एरिया घट रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट हैं, बट उसके जो dt टाइम इंटरवल में जो एरिया डिक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है ना, इसलिए से इसमें भी ईएमएफ कांस्टेंट होगा। लेकिन इसमें देखो, इसमें पहले 1 सेकंड में इतना एरिया बाहर निकला, सोचना अब यहाँ पे दिखेगा। अगले 1 सेकंड में एरिया ज़्यादा निकला क्या उतना ही निकला, ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा, हल्का सा यहाँ पे। फिर अगले 1 सेकंड में देखोगे तो फिर एरिया कम हो जाएगा, देखो कम हो गया, कुछ समझ में आया। तो एरिया dA/dt इसमें कांस्टेंट नहीं है और इसमें भी कांस्टेंट नहीं होगा dA/dt। इसमें पहले 1 सेकंड में इतना एरिया बाहर निकला, अगले 1 सेकंड में बढ़ जाएगा बेटा, अगले 1 सेकंड फिर और बढ़ जाएगा, फिर अगले 1 सेकंड में फिर घटेगा, सोचो, है ना। तो इसीलिए इसमें ईएमएफ चेंज हो रहा होगा बेटा, कांस्टेंट नहीं होगा। इसमें ईएमएफ वेरिएबल होगा, इसमें भी कांस्टेंट नहीं होगा, इन दोनों में वेरिएबल होगा बेटा। तो इसमें आप लिख सकते हो, लिखने लैंग्वेज लिखनी हो कि इन दोनों में तो कांस्टेंट होगा और इन दोनों में वेरिएबल होगा। तो लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, द रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप will have
a constant induced EMF. In case of circular and elliptical loop, the rate of change of एरिया में चेंज आने की जो रेट रफ्तार है इनसाइड द फील्ड इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग इट पैसेज आउट ऑफ द फील्ड। इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए सर्कुलर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा। तो कह रहा है इज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, तो भाई सब में तो कांस्टेंट नहीं है। सर्कुलर और इलेक्ट्रिकल लूप में कांस्टेंट नहीं है, बी चॉइस इज करेक्ट। रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और इसमें तो कांस्टेंट है, इसलिए तो करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल में तो कांस्टेंट नहीं है बेटा, विल नॉट कांस्टेंट कह रहा है ना, है ना। इलेक्ट्रिकल में तो चेंज हो रहा है, तो इसमें ओनली कह रहा है ना, बट ओनली लगा दिया, इसलिए ये भी गलत है। दोनों में चेंज हो रहा है बेटा, इसलिए इसकी चॉइस होगी बी। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर is initially kept 30 centimeter away from a region, a uniform magnetic field 0.1 Tesla, as shown in the figure. It is then moved toward the right with velocity 10 centimeter per second till it goes out of the field. Plot the graph showing the variation of magnetic flux through the loop with time, induced EMF of the loop with time, और induced current has resistance of the coil कितना 0.1 ओम। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं। देखो इसको एक नाम दे देते हैं हम पहले लूप को, PQRS, ये लूप है। तो देखो इस समय ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, तो इसमें लिंक करने वाला फ्लक्स 0 है। और ये जब लूप यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा, देखो ये 20 सेंटीमीटर साइड है और ये 30, तो इमेजिन करो जब ये साइड, ये वाली साइड, इस पर ध्यान दो, PQ पर, PQ यहाँ आएगी ऐसे, PQ यहाँ आ जाए ऐसे, और तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये 30 है तो ये 10 बच जाएगा इधर। ठीक है, तो ये ऐसे, अभी भी फ्लक्स लिंक कितना है 0, क्योंकि अभी भी ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। ये मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है, ये वाला 80 सेंटीमीटर है ना, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड से अभी भी बाहर है, तो फ्लक्स में चेंज नहीं आ, फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रहा है ना। लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्क्वायर लूप इज 0 है ना। तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे समय t=0 मान लो बेटा, यहाँ पे t=0 समय मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना समय हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो t=0 टू फ्रॉम टू t कितना वो चेक करते हैं यहाँ पे, तो t निकालते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी 30। देखो ये लूप वाला, ये वाला, इसको देखो बस, PQ कितना चला, PQ इसको देखो बस, केवल PQ साइड को, PQ कितना चला 30 सेंटीमीटर चला। भाई ये यहाँ से जब यहाँ आ जाएगी, PQ साइड को देखो तो 30 सेंटीमीटर चला, कितने स्पीड से चला, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड चला। ठीक है ना, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो 3 सेकंड लगेंगे बेटा इसको यहाँ तक पहुँचने में। तो 0 से 3 सेकंड। इस वाले रीजन में लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है बेटा, लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है देन इंड्यूस्ड EMF कितना हुआ 0। जब फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रहा तो फैराडे के फर्स्ट लॉ से फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रहा तो इंड्यूस्ड EMF 0 होगा। देन एंड इंड्यूस्ड करंट ऑल्सो 0। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एंटर कराते हैं। मान लो कि t सेकंड में, कितने सेकंड में, t सेकंड में ये इतना एंटर कर देता है। अब नाउ मान लेते हैं कि t सेकंड में ये इतना एंटर कर देता है, कितना x डिस्टेंस चल लेता है ये ऐसे, है ना, ऐसे। तो ये x कितना होगा बेटा, t सेकंड में चला है ना, तो x होगा v इंटू टी। भाई t कितनी स्पीड चल रहा है, v स्पीड मान लो इसको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड को, तो v इंटू टी लिख लेता हूँ, v जनरल लिख लेता हूँ, है ना। तो v थी, तो इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक कर गया वो निकालें। तो फाई बराबर होता है BA cos थीटा। तो b तो कांस्टेंट है बेटा, इंटू एरिया लिखें इस वाले पोर्शन का। यहाँ एरिया आता है, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट।
तो अभी इतने एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इसी का एरिया लिखेंगे। अगर इसकी साइड हम ये वाली एल मान लेते हैं तो एक रेक्टेंगल सा बन गया, दिख रहा है, जो ये वाला तो एल इंटू एक्स और थीटा कितना हो जाएगा। एरिया की डायरेक्शन जो है नीचे वाले फेस से, प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे वाले फेस से बाहर की तरफ दिखाओ, नीचे वाले फेस से दिखाना, तो प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे वाले फेस से बाहर की तरफ, तो नीचे तरफ आएगी, और बी भी नीचे तरफ है तो थीटा 0 डिग्री, और एक्स की वैल्यू है वी इंटू टी, तो ले सकते हैं बी एल वी इंटू टी। टी के टर्म में चेंज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम के साथ। तो ये बात समझ में आई कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ डायरेक्ट रिलेशन लग रहा है बेटा, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना मैग्नेटिक फ्लक्स को। अच्छा ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स आया। अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो उससे पहले एक चीज और बताता हूं, डी फाई ओवर डी टी निकालो। तो डी फाई ओवर डी टी निकालेंगे तो आपका ये डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टी, तो कितना आएगा बी एल वी, ठीक है। और ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो ये पॉजिटिव आएगा बेटा, कैसा आएगा पॉजिटिव। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो चेंज इन फ्लक्स कैसा होगा बेटा, ये चेंज इन फ्लक्स हो गया ना, स्मॉल चेंज इन फ्लक्स, तो पॉजिटिव तो होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। बट दैट मीन्स ये जो है स्लोप हो गया डी फाई बाई डी टी, तो पॉजिटिव आएगा स्लोप, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। अच्छा एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें, इंड्यूस्ड ईएमएफ विद साइन लिखेंगे उसको, उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है, तो माइनस का डी फाई ओवर डी टी, है ना। तो इस वाली कंडीशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इस जगह पर ये नेगेटिव आएगा, कितना आएगा बी एल वी, ठीक। और इंड्यूस्ड करंट निकालेंगे एंड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो माइनस का बी एल वी बटे आर, ये भी नेगेटिव में आएगा इस रीजन में। तो अब बताओ ये पहले ये रीजन कौन सा है वो चर्चा कर लेते हैं। ये मैंने अभी टी टाइम इंटरवल के लिए किया है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी और। तो एक बताओ जब ये लूप पूरा एंटर कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे ऐसे अगर ये पूरा एंटर कर गया तो पी क्यू साइड यहाँ आ गई, तो पी क्यू साइड को यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा होगा वो देखना है, यहाँ से यहाँ तक आने में। दैट मीन्स टी फ्रॉम टी बराबर 3 सेकेंड टू टी बराबर कितना, तो टी पहले निकाल लेते हैं हम, है ना। इस लूप की इस साइड को यहां से यहां आने में कितना समय लगा, तो 20 सेंटीमीटर चला ना बेटा, 20 सेंटीमीटर, इसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, और 20 सेंटीमीटर चला 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड चला, 2 सेकंड लगे, तो 3 सेकंड तो पहले लगे थे, यहां से काउंट कर रहे हैं टाइम 0, तो यहां से यहां तक 3 सेकंड और फिर 2 सेकंड और लगे, तो टी बराबर 3 सेकंड टू 5 सेकंड लिखेंगे बेटा। इसलिए रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है इंक्रीज, है ना। जब आपका ये इस रीजन में ही अगर मैं चर्चा करूं तो फ्लक्स जो है जब एग्जैक्ट 2 सेकंड पर, कितने सेकंड पर, जब पूरा एंटर कर गया तब फ्लक्स कितना है, तो 5 सेकंड पर होगा ऐसा, है ना। तो एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पर ऐसा होगा, लेकिन समय तो कितना लगा है बेटा, 2 सेकंड लगा है ना बेटा, तो फ्लक्स कितना होगा वो लिख लेते हैं ऐसे, चलो इसको ऐसे मत करो, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, समझ में आया बेटा, इतने रीजन में 3 सेकंड टू 5 सेकंड फ्लक्स इंक्रीज होगा, है ना। चलो ये भी हो गया। अब यहां से लेके जब ये लूप यहां पहुंचेगा, यहां, तो पी क्यू यहां पहुंचेगा, तो ये वाली साइड कितनी चली, देखो इस साइड को देखो बस केवल आप, तो 60 सेंटीमीटर चली होगी ये वाली साइड यहां तक, तब तक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड टू, वो चर्चा करनी है हमें कितने सेकंड तक, ठीक है। तो पहले टाइम निकाल लेता हूं, 60 सेंटीमीटर बटे 10 6 सेकंड, तो इसीलिए 5 सेकंड ये हैं और 6 ये हैं, तो 11 सेकंड हो जाएगा बेटा। 6 सेकंड तक आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, है ना। दैट मीन्स 5 सेकंड टू 11 सेकंड के बीच में फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, और कितना रहेगा उसे निकाल लेते हैं। 5 बराबर बी ए कॉस 0 डिग्री, तो 5 बराबर बी की वैल्यू है आपकी 0.1 टेस्ला। एरिया लूप का, अब तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है बेटा, तो पूरा एरिया ले लेंगे हम, तो साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स साइड कितनी है आपकी 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये 0.1 इंटू 400 इंटू 10 की पावर -4, ये हटाएंगे 0, ये 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3 वेबर, इतना फ्लक्स होगा, क्योंकि ये 0 से कर लिया मैंने इसको,
इतना मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा इस रीजन में, है ना। और इस रीजन में जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है इस रीजन में, तो इस रीजन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो d∅dt, ऐसे लिखे। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जीरो आता है बेटा, है ना। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा एंड ऑल्सो इंड्यूस्ड करंट भी जीरो होगी इस वाले रीजन में, ठीक है। जब हम और आगे चर्चा करें, t बराबर 11 सेकेंड फ्रॉम 11 सेकेंड टू कितना समय लगेगा वो देखते हैं अभी। जब ये पूरा की पूरा भार आ जाएगा ऐसे, तो आप पी क्यू साइड को देखो बस, केवल पी क्यू साइड। तो पी क्यू साइड को बाहर आने में कितना समय लगेगा, कितनी डिस्टेंस चली उसने, 20 सेंटीमीटर चली होगी भाई। यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस चली, 20। तो 20 चली होगी तो 20/10, दैट मीन्स 2 सेकेंड लगे होंगे। तो 11 ये हैं प्लस 2 सेकेंड और 13 सेकेंड, इतने टाइम में फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन अब इस बात को दोबारा से समझना है। मान लो कि dt टाइम इंटरवल में, छोटे से टाइम इंटरवल में ये इतना भार आ गया, तो कितना भार आया, x बराबर v इंटू टी। तो इतना फ्लक्स घट गया होगा, इतना फ्लक्स घट गया होगा। तो बिल्कुल सेम स्टाइल जो हमने शुरुआत करी थी आपकी यहाँ पर, है ना, ये वाली, इतना फ्लक्स घटा होगा इसमें, है ना। तो फ्लक्स घट रहा है, बढ़ रहा है इसमें, अब फ्लक्स घट रहा है। लेकिन इस वाले केस में जैसे हम यहाँ लिख रहे थे ना, स्लोप पॉजिटिव आ रहा था क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा था। तो इस वाले में फ्लक्स घट रहा है, तो d∅dt जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा बेटा। सोचो यार, d∅ कैसा हुआ, नेगेटिव ही तो होगा। यहाँ पे फ्लक्स घट रहा है तो d∅ कैसा हुआ, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, जीरो, नेगेटिव, तो नेगेटिव। बट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा माइनस के d∅dt, देखो ये नेगेटिव और स्लोप भी नेगेटिव, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होगा बेटा। और इंड्यूस्ड करंट भी पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट होगी। ये पूरा आपका 30 सेकंड तक की कहानी आई बेटा। अब ग्राफ बनाते हैं हम, अब कहानी बनाते हैं ग्राफ। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला था मैंने क्या वहाँ पे, यहाँ पे निकाला नहीं, मैंने निकाल लेना चाहिए था। जैसे मैंने फ्लक्स निकाला था तो ऐसे ही इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेना चाहिए था। ये तो जीरो हो गया, और इस जगह पे निकाल लेना चाहिए था इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई बराबर कितना आ रहा था, BLV। तो अभी तो बी मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, केवल VLB। तो बी की वैल्यू कितनी है आपकी 0.1, और एल की वैल्यू है 20 इंटू 10 की पावर -2। एल मैंने साइड मानी थी बेटा 20 सेंटीमीटर, देखो एल मानी मैंने साइड, है ना। और वेलोसिटी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2। इस पॉइंट को हटा लेंगे तो नीचे जीरो हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कटेगा। तो ये 20 इंटू 10 की पावर -4, दैट मीन्स 2 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और इंड्यूस्ड करंट है तो उसमें यहाँ पे दो मैग्नीट्यूड निकालने, केवल साइन मत देखना अभी। 2 इंटू 10 के 3, और रेजिस्टेंस कितना था आपका 0.1। तो इसको उठाएंगे तो 20 मिली एम्पियर आ जाएगा। 20 इंटू 10 की पावर -3 आएगा, तो 20 मिली एम्पियर ले लेता हूँ, ठीक है। इतना आ रहा है। अब ग्राफ बनाते हैं एक एक करके, है ना। शुरुआत कर रहे हैं पहले हम फ्लक्स टाइम ग्राफ, ठीक है, डाटा के साथ। तो देखो फ्लक्स टाइम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बना लें। ये टाइम है और ये फ्लक्स है। तो देखो 3 सेकंड तक, 0 से लेके 3 सेकंड तक, ठीक है, फ्लक्स जीरो रहा है, फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा, फ्लक्स जीरो रहा है, तो जीरो रहेगा। इसीलिए ग्राफ में ये लाइन ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर 2 सेकंड और चले आगे हम, 3 सेकंड से 2 सेकंड 5 सेकंड तक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट, सॉरी, टाइम के साथ डायरेक्ट रिलेशन रख रहा है, स्ट्रेट लाइन आएगा इसीलिए, है ना। तो 2 सेकंड कर लें, दैट मीन्स यहाँ पे 3 सेकंड हो गए, ये हो गया 5 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक आपका फ्लक्स कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ऐसे मतलब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, डायरेक्ट रिलेशन आएगा। और स्लोप इसका पॉजिटिव है, स्लोप इसका पॉजिटिव है। मैंने यहाँ पे ये स्लोप के बारे में बोला था कि इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। ये रहा d∅dt स्लोप हो गया बेटा, ये पॉजिटिव है, तो इसीलिए मैंने स्लोप पॉजिटिव रखा है, एक्यूट एंगल रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आके फ्लक्स कांस्टेंट हो गया है, कितना हो गया है 4 इंटू 10 की पावर -3 वेबर। अब 5 से लेके कितने सेकंड तक, 11 सेकंड तक फ्लक्स कांस्टेंट है। तो 11 सेकंड तक, तो 5 और ये 11 सेकंड कर लेते हैं भाई, यहाँ 11 सेकंड लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड हो गए, 6 सेकंड तक फ्लक्स कांस्टेंट है, ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे। फिर उसके बाद 11 सेकंड से 13 सेकंड तक, 11 सेकंड से 13 सेकंड तक, है ना। फिर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका स्लोप नेगेटिव है बेटा,
फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है और स्लोप नेगेटिव है, तो इसीलिए ग्राफ इस तरह से आएगा, डिक्रीज हो रहा है फ्लक्स और स्लोप नेगेटिव दिखाया मैंने। ये देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनना है स्लोप में, ठीक है, और इस तरह से बन जाएगा। और 30 सेकंड पर आके बिल्कुल वो बाहर हो जाएगा। अब ये बाहर हो गया, अब इसके बाद अगर आगे चलेगा, ऐसे चलेगा, तो फ्लक्स अगेन लिंक नहीं कर रहा, इसलिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। 30 सेकंड के बाद फ्लक्स जीरो होगा। तो फ्लक्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा, फ्लक्स टाइम का, ठीक है। अगर मैं और आगे चलूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो इसमें अगर हम बना रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन को भी देखना है, ये टाइम और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो देखो 0 से 3 सेकंड तक तो कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ था नहीं, तो ये तो जीरो रहेगा, ठीक है, नहीं 3 सेकंड तक तो कोई था ही नहीं। 3 सेकंड के बाद अगर हम देख रहे हैं तो 3 सेकंड से 5 सेकंड तक कांस्टेंट रहा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और कैसा रहा है, नेगेटिव रहा है। देखो ये रहा नेगेटिव, ये रहा, क्योंकि d5/dt अगर पॉजिटिव होगा तो फैराडे के लॉ में माइनस होता है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो माइनस में रहेगा। तो 3 सेकंड से 5 सेकंड तक फ्लक्स रहेगा नेगेटिव, लेकिन रहेगा कांस्टेंट बेटा। और कितना रहेगा, 2 इंटू कितना था, 10⁻³ वोल्ट था। ये देखो 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट कांस्टेंट आ गया था, ठीक है। अच्छा, और 3-5 सेकंड से लेके 11 सेकंड तक फ्लक्स जीरो कांस्टेंट हो गया था, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया था। फ्लक्स कांस्टेंट होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट भी जीरो हो जाएगी। 11 सेकंड तक आपका ये जीरो रहेगा, ये लाइन आएगी। और 11 से 13 सेकंड तक फ्लक्स जो है स्लोप नेगेटिव हो गया था, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव हो गया था, कांस्टेंट हो गया था, ऊपर की तरफ आ जाएगा। फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, लेकिन होगा वो पॉजिटिव। प्लस के ये माइनस के थे, ये 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। फिर उसके बाद जीरो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर करंट टाइम ग्राफ बनाएं तो ये सेम ही ग्राफ आएगा, बस डाटा बदलेगा करंट का। तो 0 से 3 सेकंड तक तो ऐसे ही रहेगा। फिर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव है तो इंड्यूस्ड करंट भी नेगेटिव रहेगी भैया, 5 सेकंड तक यही रहेगा ऐसे। लेकिन जो डाटा है ना, ये वैल्यू हो गई है 20 मिली एम्पियर हो गई है, माइनस में 20 मिली एम्पियर आ रहा था, ठीक है। और फिर ये 5 से 11 सेकंड तक जीरो रहेगा, और फिर 13 सेकंड तक फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस के 20 मिली एम्पियर हो जाएगा, फिर जीरो रहेगा। इस तरह से आएगा। एन आयरन कोर कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद इलेक्ट्रिक बल्ब विद AC सोर्स। इंपॉर्टेंट ये है, AC सोर्स से कनेक्टेड है, DC सोर्स से कनेक्टेड होगा तो कहानी बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। एज शोन इन द फिगर, व्हेन आयरन पीस इज टेकन आउट ऑफ द कॉइल, आयरन पीस टेकन आउट ऑफ द कॉइल, द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल बी। 4 चॉइस दे रखे हैं और ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। देखो इसका एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस इंटू ओमेगा। L इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है L हेनरी, और ओमेगा इस सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसकी वैल्यू होती है 2πf। AC सोर्स है बेटा, ठीक है। अगर DC सोर्स होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 0, तो ओमेगा 0 होता है उसका। इंपॉर्टेंट बात, AC सोर्स है। इसका रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज VRMS, और करंट मान लो इसमें IRMS, ठीक है। तो इसमें करंट जितना ज़्यादा जाएगा बल्ब में, अगर इसका रेजिस्टेंस R मान लें, R ओम, और ये XL ओम हो गया, ठीक है, ये यूनिट लिखे मैंने। तो जितना करंट ज़्यादा जाएगा बल्ब की ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, तो देखो सर्किट का इफेक्टिव इंपीडेंस, इसे सर्किट का इंपीडेंस बोलते हैं, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और XL की वैल्यू जो होती है हियर, XL जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये L टू ओमेगा, ओमेगा सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और L इस कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस है। एंड करंट IRMS इज इक्वल टू होता है, ये रूट मीन स्क्वायर ऑल्टरनेटिंग करंट है, VRMS वोल्टेज अपॉन Z, ये होता है। अब जरा समझें इनिशियली क्या है। इनिशियली इसमें सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर है, ये इसके अंदर प्रेजेंट है पहले से। इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी वेरी लार्ज होती है बेटा, μr। तो जब आपका एक कंसेप्ट समझ लीजिए छोटा सा, जब आपका ये कोई सोलिनॉइड है या इंडक्टर है, इसमें अगर कोई क्या है सॉफ्ट आयरन कोर है, तो इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस आपने पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला, L जो होता है ये μ0 μr एन उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं A/L होता है। ये तो सेल्फ इंडक्टेंस, और स्मॉल l इसकी लेंथ है, A एरिया है एक लूप का,
और n नंबर ऑफ टन्स हैं, ठीक है, ये होता है बेटा। लेकिन अगर एयर कोर होती, एयर कोर, अगर इसमें से हम ये सॉफ्ट टर्न कोर निकाल दें तो इसको बोलते हैं एयर कोर, और एयर कोर के लिए रिलेटिव परमिलिटी 1 हो जाती है। तो अब सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, एल डैश म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल हो जाएगा। तो यहां यही कंसेप्ट है, बस इतना। तो देखो शुरुआत में एल है, फिर इसमें से क्या हटा दिया है आपने, आयरन पीस टेकन आउट ऑफ द कॉइल, आयरन पीस को रिमूव कर दिया है, दैट मीन्स ऐसे कर दिया, ऐसे बना दिया, एयर कोर बना दी, ठीक है। तो ऐसे करने से सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, देखो पहले एल इतना है, ये इतना है, तो देखो ये म्यू आर टाइम्स है बेटा, एल इज इक्वल टू म्यू आर टाइम्स ऑफ एल डैश। तो सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज हो गया है, जैसे ही आयरन कोर को निकालोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो एल घटेगा, आयरन कोर को रिमूव कर दोगे तो एल घटेगा, और एल घट रहा है तो एक्सएल भी, एल अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सएल भी घटेगा। लेकिन सोचो डीसी सोर्स होता तो एल भले ही घट जाता, ओमेगा अगर जीरो हो जाएगा तो एक्सएल ही जीरो हो जाएगा भाई, है ना। तो एसी सोर्स की चर्चा है बेटा यहाँ, एसी सोर्स, इस पर भी ध्यान रखना, ठीक है। एक्सएल घट गया, अब एक्सएल घटेगा तो जेड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंपिडेंस पर। अगर एक्सएल घटेगा, सोचो अगर एक्सएल घटेगा तो इंपिडेंस भी घटेगा, जेड भी घटेगा, और जेड अगर घट रहा है तो करंट IRMS पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, तो IRMS करंट बढ़ेगा। तो इसमें जो फ्लो करने वाली करंट है, अगर जैसे इसको निकाल दोगे तो इसमें फ्लो करने वाली करंट बढ़ जाएगी, और करंट बढ़ जाएगी तो बल्ब की ब्राइटनेस भी बढ़ जाएगी, इसीलिए बी चॉइस सही होगा इसका। A coil of area 100 square centimeter is kept an angle 30 degree with the magnetic field of 10 की पावर -1 Tesla. The magnetic field is reduced to 0 in 10 की पावर -4 second. The induced EMF in the coil is. Solution. देखो यहाँ पे कॉइल का एरिया हमें रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 होते हैं, तो चेंज करें इसको मीटर में, 10 पावर -2 मीटर, उसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक कोई भी कॉइल बना लो, जैसे मैंने ये कॉइल बना ली, ये हॉरिजॉन्टल कॉइल बनाई है मैंने, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कॉइल का ये प्लेन मान लिया मैंने, और इस कॉइल का एरिया मैंने ए माना है। तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एंगल बना रही है 30 डिग्री कॉइल के एरिया से, एरिया वेक्टर से नहीं, कॉइल के एरिया से बना रही है, दैट मीन्स कॉइल से बना रही है, प्लेन से बना रही है, तो प्लेन से 30 डिग्री बनाइए बेटा। ये यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं इस जगह पर, ये 30 डिग्री कॉइल से एंगल है बेटा। एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है, तो एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ये यहाँ पे क्वेश्चन में कॉइल के एरिया जो है वो 30 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो देखो एरिया तो ये है ना बेटा, ये एरिया है, और एरिया से कॉइल के एरिया से मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स कॉइल के प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री बना रहा है। जब हम इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे φ1, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है बेटा, ये एरिया हो गया कॉइल का और ये डायरेक्शन हो गई। कॉइल के एरिया से मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री बना रहा है, तो एरिया से कितना बनाएगा 60 डिग्री, इसलिए लिखेंगे BA cos 60 डिग्री होगा बेटा ये, ठीक है। तो B की वैल्यू होगी आपकी कितनी, 10 की पावर -1, और एरिया होगा 100 इंटू 10 की पावर -4, और एंगल है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। इसको इसके नीचे ले आओ, तो 100/10 लिख लो, इसको नीचे लेके आएंगे तो प्लस के 10 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -4 इंटू 1/2, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया ये 5 बार, तो 5 इंटू 10 की पावर -4 वेबर, इतना इनिशियल फ्लक्स आया। आफ्टर t बराबर -4 सेकंड में, इतने सेकंड बाद जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज B कितना कर दिया, घटा के 0 कर दिया है। ऐसा बोला, द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू 0 इन 10 की पावर -4 सेकंड, ठीक है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, तो इक्वल टू माइनस का फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल ही दे रखा है, तो -φ2 दे रखा है हमें 0, और इनिशियल फ्लक्स है 5 इंटू 10 की पावर -4, और डिवाइड बाई आपका टाइम है 10 की पावर -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 10 की पावर -4, ये कट गया, 5 वोल्ट होगा। ये इसका आंसर आना चाहिए C, 5 वोल्ट।
किताबों में गलत दे रखा है, उसने 5√3 वोल्ट कर दिया, उसने एंगल बी और एरिया की इंटरसेक्शन के बीच में एंगल ही 30 डिग्री ले लिया है, जबकि इसमें कॉइल का एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है थीटा, कॉइल की एरिया की डायरेक्शन के साथ नहीं बना रहा 30 डिग्री, कॉइल के एरिया के साथ बना रहा है, डायरेक्शन के साथ कहता तो लेते हम 30 डिग्री बेटा। ये इसका करेक्ट आंसर 5 वोल्ट होना चाहिए। अ स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैविंग 100 tons is placed perpendicular to magnetic field which is increasing at rate 1 Tesla per second. The induced EMF in the coil. Solution. देखो एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लो, अपवर्ड डायरेक्शन में मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, बी द फंक्शन ऑफ टी है। दैट मीन्स बी dv बाई dt हमें दे रखा है क्वेश्चन में बेटा, है ना। इंक्रीजिंग एट 1 टेस्ला पर सेकंड, देखो टेस्ला पर सेकंड दे रखा है, तो dv बाई dt हो गया 1 टेस्ला पर सेकंड, इंक्रीज हो रहा है इसलिए चेंज लिखा, dv चेंज है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, है ना। और एक इसमें स्क्वायर है आपका ऐसे, ये रखा हुआ है इसमें, जिसकी साइड दे रखी है स्मॉल a 10 सेंटीमीटर। तो इस लूप का एरिया निकाल सकते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट हैं। तो एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, तो साइड का स्क्वायर होता है, क्यूब है स्क्वायर है इसलिए साइड का स्क्वायर। अब ये 10 सेंटीमीटर तो चेंज कर लें, 10 × 10 की पावर -2 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। और नंबर ऑफ टन्स दे रखे हैं इसमें 100 टन्स है। और एरिया का जो प्लेन है, लूप का जो प्लेन है, स्क्वायर लूप का प्लेन है, वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के तो बनाया है, ऊपर भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है 1 टर्न से, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू 1 टर्न ऑफ स्क्वायर, तो फाई बराबर होगा बी ए कॉस थीटा। तो बी है, एरिया ए है, थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है, क्योंकि हम प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं एरिया। तो देखो ये 2 डायमेंशनल है, तो इसका एक प्लेन ऊपर भी हो सकता है, एक नीचे भी हो सकता है। तो मैं नीचे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाऊं, नीचे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाऊं, तो सोच बताऊं नीचे की तरफ आएगा एरिया की डायरेक्शन, और एरिया डायरेक्शन नीचे क्या आई और बी भी नीचे की तरफ माना है, तो थीटा 0 डिग्री। हमेशा स्मॉल एंगल लेते हैं, है ना, तो इसीलिए 0 डिग्री लिख लो, कॉस 0 डिग्री। ये तो फ्लक्स निकल के आया है 1 टन से। अगर हम टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालें n टन से, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू n टर्न्स ऑफ स्क्वायर, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा n फाई। ये 1 टन से और इसमें n टन है इसीलिए इतना, तो n b a, ये तो टोटल फ्लक्स हो गया। इतना टोटल फ्लक्स लिंक कर रहा है इस स्क्वायर लूप से अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉस, माइनस का d फाई टोटल अपॉन dt। ये फैराडे के सेकंड लॉ से इंड्यूस ईएमएफ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के नेगेटिव साइन के बराबर होता है, लेकिन हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। अगर हम मैग्नीट्यूड लें d∅/dt ऐसे, तो e इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर रख दो d/dt, फाई की वैल्यू पुट कर दो nba, ये इंड्यूस ईएमएफ। n तो कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, ना n चेंज हो रहा, केवल मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, इसीलिए तो इंड्यूस डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर n और a बाहर आ जाएगा और dv/dt ऐसे की ऐसे रहेगा, और b कांस्टेंट नहीं है, उसमें चेंज आ रहा है। 1 सेकंड में 1 टेस्ला पर सेकंड इंक्रीज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा बोल रहा है, इंक्रीजिंग एट 1 टेस्ला पर सेकंड, ठीक है। n की वैल्यू हमें 100 दे रखी है, एरिया की वैल्यू भी 100 × 10 की पावर -4 है, और dv/dt की वैल्यू 1 टेस्ला पर सेकंड है। तो देखो 10 की पावर प्लस के 4 हो गई, अब प्लस के 4 और माइनस के 4, तो 10 की पावर 0, दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1, कैंसिल हो जाएगा तो 1 वोल्ट बचेगा आपका। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है भाई, ठीक है, तो 1 वोल्ट, इसीलिए इसकी डी चॉइस इज करेक्ट। कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L, resistance R moves in its plane with uniform velocity perpendicular to one of its side and magnetic induction B constant in time spacing pointing perpendicular into the plane of the loop exist everywhere as shown the figure. The current induced in the loop is, तो देखो फैराडे के फर्स्ट लॉ से जाओ कि अगर किसी कॉइल से लिंक करने वाला, किसी भी कॉइल से या लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उस कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस डेवलप होता है, और ये इंड्यूस ईएमएफ तब तक प्रोड्यूस होता रहता है जब तक फ्लक्स में चेंज आ रहा होता है। तो फ्लक्स में चेंज आएगा किसी लूप से लिंक करने वाला, तब इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। तो हमें पहले चेक कर लें कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है
या नहीं आ रहा है। सबसे पहले फ्लक्स में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करें। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स में चेंज आने के लिए 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एंड थीटा एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो देखो जब ये लूप बी तो कांस्टेंट गिवन ही है यहाँ पे, मैग्नेटिक इंडक्शन बी कांस्टेंट, लेकिन जब ये लूप आगे चलेगा तो एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब ये लूप यहाँ से यहाँ आएगा तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ये एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा। ए यहाँ पे क्या है, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, है ना। तो पहले भी ये पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था और अभी भी मूव करा देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, ऐसा उसने बोला है कि एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है भाई, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में एरिया भी कैसा हो गया, ए भी कांस्टेंट हो गया, थीटा और चेक कर लो। तो देखो एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, तो इसका प्लेन के परपेंडिकुलर हम ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर हमने ऊपर दिखाया तो बी और एरिया के दर्शन के बीच में एंगल 180 डिग्री है, और नीचे दिखाएं नीचे वाले फेस के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, नीचे वाला जो फेस है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर हम आउटवर्ड दिखाएं तो नीचे तरफ आएगी, और बी की दर्शन भी नीचे है तो थीटा 0 डिग्री आएगा। तो कोई भी एक ले सकते हैं, 2 डायमेंशनल है ना। तो इसीलिए थीटा में भी कोई चेंज नहीं है, जब यहाँ से आएगा तो थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो थीटा भी कैसा है, कांस्टेंट है, और बी भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो सो यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, ये कांस्टेंट होगा, और फ्लक्स में लिंक तो कर रहा है लेकिन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है बेटा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो माइनस का डी फाई ओवर डी टी होता है। सोचो अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है, 0, इसीलिए आज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं हुआ तो इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, और इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है तो इंड्यूस्ड करंट भी 0 होगी, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी। इसको एक तरीके से और समझा सकता हूँ, ठीक है, जरा समझना ध्यान से। देखो एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ से कर सकते हैं इसको, ये तो फैराडे के कंसेप्ट से किया है, एक मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ के कंसेप्ट से भी इसको समझ सकते हैं। कैसे कि अगर कोई रॉड है, 3 केस बताऊंगा, अगर कोई रॉड है, जनरल केस है ये वैसे पहला, है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये रॉड है आपकी, और ये ऐसे मूव कर रही है, इसकी लेंथ एल है ना। तो वेलोसिटी और लेंथ के बीच में 90 डिग्री नहीं है, देखो कुछ एंगल है, तो रॉड के पी क्यू के एंड के क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा वो होगा वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट एल वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये जनरल केस होता है बेटा मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का, है ना। अब इसमें 2 केस हो सकते हैं, क्या, पहला केस हो सकता है आप कि वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड, रॉड के एंड के क्रॉस, ये पी और क्यू जो एंड है इसके क्रॉस इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और ये रॉड और वी वेलोसिटी ऐसे, तो लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर, तो रॉड पी क्यू के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा ये बी बी एल होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको ऐसे। और तीसरा केस हो सकता है, 3 केस हैं, अच्छा ये सब केस हैं, ये जनरल केस हो गया, ये सॉल्व करके इसी से आया है, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करके आता है ये, ठीक है। तीसरा केस क्या है, अगर तीनों में से कोई भी 2 पैरेलल हैं, बी और एल, या फिर वेलोसिटी और लेंथ, तीनों में से कोई भी 2 पैरेलल है, बी और एल पैरेलल हों, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हों, कोई भी दो पैरेलल है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होता है बेटा। अब इस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। अब जरा सोचो, इस एक आपका ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा है, ठीक है, इसमें एक ये आपका स्क्वायर लूप है और ये वी वेलोसिटी चल रहा है, तो पूरा सिस्टम चल रहा है वी वेलोसिटी से। इसमें अगर हम एक रॉड के हिसाब से देखें तो 4 रॉड बन जाएंगी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो पहले मैं ए बी रॉड की चर्चा कर लूँ, तो ए बी रॉड के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो देखो रॉड ए बी की वेलोसिटी ये रही, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो रॉड ए बी के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड डेवलप होगा वो बी बी एल होगा। अब हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि ए और बी में से कौन सा हायर पोटेंशियल पर है, ए और बी में से कौन सा हायर पोटेंशियल पर। अगर ये पता करना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे ये रॉड है आपकी, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। जब ये रॉड मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है।
पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वही एफ एम की डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव चार्ज है तो वी क्रॉस बी की अपोजिट डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल लो राइट हैंड से, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लो। तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको फिंगर रखनी है राइट हैंड की, और छोटे एंगल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना हो, वी क्रॉस बी, तो राइट हैंड की डायरेक्शन में रखा, छोटे एंगल से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे तरफ माना है तो ऐसे छोटे एंगल से घुमा दो, वी क्रॉस बी, थंब इधर आ रहा है, जो थंब आ रहा है ये वी क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, वी क्रॉस बी ऐसे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो एफ एम की डायरेक्शन वी क्रॉस बी की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ऐसे लगेगा, दैट मीन्स ये एंड पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दैट मीन्स ऐसे लगेगा, ये एंड नेगेटिव है। ठीक है, तो आप सोचो, चल इधर रहा है वी क्रॉस बी, तो ये वाला पॉजिटिव एंड होगा और ये नेगेटिव एंड होगा। तो कुछ इस तरह से सर्किट आपका बनेगा कि इसमें एक इंड्यूस्ड इंटरलप होगा, ये अपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ए बी में, बी ए में ऐसा होगा, ईएमएफ होगा ई। अगर मैं बी सी की बात करूं तो यहाँ पे लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो गई हैं, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। अगर मैं सी डी की बात करूं तो यहाँ पर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो बी बी एल ही होगा। लेकिन इसमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ही नहीं है, इसमें भी ये वाला एंड अपर पॉजिटिव होगा और ये लोअर नेगेटिव होगा, ये ठीक है। इसकी वैल्यू बी बी एल और इसकी वैल्यू भी बी बी एल। और इसमें कोई इंड्यूस्ड इंटरलप होगा नहीं ए डी वाली में, क्योंकि ए डी वाले में लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल होंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0। अब बताओ ये दोनों लूप में जो दो सेल बन गए, इसका ईएमएफ ही, इसका भी ईएमएफ ही, दोनों का ईएमएफ बराबर है, लेकिन ये दोनों सेल किस कॉम्बिनेशन में अरेंज है, क्योंकि एक ही लूप में है, अलग अलग लूप में है। तो ये करंट ऐसे ड्रॉ करना चाहता है, ये करंट ऐसे ड्रॉ करना चाहता है, और एक ही लूप में होने के कारण ये दोनों सीरीज में हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में अरेंज हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में करंट चाहते हैं, अपोजिट ऑर्डर में अरेंज हैं। इसलिए अपोजिट ऑर्डर में हो और सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो नेट ईएमएफ जो निकालते हैं हम वो घटा के निकालते हैं, तो ई माइनस ई तो इज इक्वल टू 0। तो नेट ईएमएफ 0 आया, और नेट ईएमएफ 0 आया तो इंड्यूस्ड करंट लिखें तो ई नेट अपॉन रेजिस्टेंस, तो इंड्यूस्ड करंट भी 0 आ जाएगी। उम्मीद ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप ए बी सी एच, 4 चॉइस दे रखी है, चारों चॉइसों को हमें पढ़ना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को निकालने के 3 या 4 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए लेंज लॉ, कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है कि इंड्यूस्ड करंट उस कॉज का ही अपोज करती है जिसके कारण वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। पहली बात तो लॉ याद होना चाहिए ये, कि इंड्यूस्ड करंट उस कॉज का ही अपोज करेगी जिसके कारण वो सेल्फ डेवलप हुई है। एक पॉइंट ये याद रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या याद होना चाहिए, अब कॉज कैसे ढूंढने, हमें कॉज ढूंढना चाहिए सबसे पहले कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है। चलो कॉज कैसे ढूंढें, तो देखो फैराडे के फर्स्ट लॉ में जाइए आप। फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, और सर्किट अगर क्लोज हो तो इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप होती है। तो इंड्यूस्ड करंट कब डेवलप हुई, जब फ्लक्स में चेंज आया। तो आप फ्लक्स में चेंज आने का कॉज ढूंढ लो, वही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होगा। जो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज होगा वही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज होगा। तो फ्लक्स में आए चेंज का कॉज का हमें अपोज करना है, तब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी बेटा। तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का कॉज ढूंढ लिया हमने, फ्लक्स में चेंज आना। अब फ्लक्स में चेंज आने का कॉज हमें ढूंढना पड़ेगा, उसी का हमें विरोध करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। अब पहला स्टेप समझो कि सबसे पहले जिस लूप में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पूछ रहा है उस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक ही नहीं कर रहा, दैट मीन्स फ्लक्स 0 है, तो इंड्यूस्ड करंट पैदा ही नहीं होगी। पहला पॉइंट। अगर फ्लक्स लिंक कर रहा है, दूसरा स्टेप हो गया, फ्लक्स अगर लिंक कर रहा है ना, तो चेक करो कि वो फ्लक्स कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, लिंक तो कर रहा है, लेकिन अगर वो कांस्टेंट है तब भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, इंड्यूस्ड करंट पैदा नहीं होगी भाई। फ्लक्स में चेंज आता है तब इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। तो दूसरा पॉइंट, अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो तीसरा स्टेप है, फ्लक्स में अगर चेंज आ रहा हो तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज ढूंढो कि फ्लक्स में चेंज क्यों आ रहा है। उस कॉज को ढूंढ लोगे तो लेंज लॉ से आप इंड्यूस्ड करंट का उस कॉज का अपोज कर दोगे तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकल आएगी। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है कि नहीं, इस वाले स्टेटमेंट से। पहला पार्ट कर रहे हैं ए, करंट डिक्रीज कर रहे हैं साहब, आई को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले वाले पार्ट में बोला कि करंट को डिक्रीज कर रहे हैं। देखो ये स्टेट वायर है, तो स्टेट वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट वायर इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, राइट हैंड पाम रूल लगा रहा हूं, स्टेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहा हूं। तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स हो गया। तो पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस वायर की वजह से इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है ना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वायर का है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, और बाहर की तरफ है। करंट डिक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा।
क्योंकि B इज इक्वल टू हमने पढ़ाया, अगर सेंटर से देखें, सेंटर पे देखें तो ये R हो गया परपेंडिकुलर सेपरेशन, और लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर माने तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। करंट डिक्रीज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। तो भाई ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घट रहा है ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। तो अब देखो इस लूप में लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा होता है, बी डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का घटना। तो अब इंड्यूस्ड करंट जिसमें पैदा होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड के घटने का अपोज करेगी, कहेगी कि नहीं इस मैग्नेटिक फील्ड को घटने नहीं देंगे, डिक्रीज नहीं होने देंगे। तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड उतारेगी, क्योंकि वो भी करंट है, इंड्यूस्ड करंट भी करंट है। भाई ये तो मैग्नेटिक फील्ड इसका है, इसमें जो करंट पैदा होगी उसका भी तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर अगर करंट प्रोड्यूस हो जाएगी तो, है ना। तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से उतारेगी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के घटने का अपोज करेगी, चेंज का अपोज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड का अपोज नहीं करती है, चेंज का अपोज करेगी, तो डिक्रीज होने का अपोज करेगी। तो वो बढ़ाना चाहेगी, और बढ़ाने के लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ही लगाएगी बेटा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इंड्यूस का और ये हो गया वायर का, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये भी ऊपर और ये भी। ये तो घटने का सिंबल है, नीचे की तरफ डायरेक्शन को नहीं है, ये तो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घट रहा है, ऊपर की तरफ घट रहा है, तो ऊपर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए भाई। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है राइट हैंड से करेंगे, अपनी राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए, थंब जिधर आए वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आता है। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज करंट लेते हो तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को घुमाइए ऐसे, तो डाउनवर्ड आएगा, तो यहाँ पे डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आता है ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर है तो दैट मीन्स यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है ऐसे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, एक सेकंड, मैं ये लिखना भूल गया कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है और यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कर ए बी सी इफ आई डिक्रीज, ये वाला चीज चेक किया ना, तो करंट कैसे फ्लो करे? देखो ये करंट आ रही है आपकी ऐसे, ऐसे आ रही है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट आ रही है ए सी बी आ रही है, ए सी बी। तो डिक्रीज वाले केस में ए बी सी बता रहा है, तो ये तो चॉइस रॉन्ग हो गई, है ना। लेकिन डिक्रीज वाला चेक किया हमने, अब इंक्रीज वाला चेक कर लो, इजी है, अब तो समझ में आ गया होगा। अगर आई इंक्रीज हो रहा है, ये लूप है, तो करंट की डायरेक्शन तो यही रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर ही आएगी, पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ बी, ड्यू टू दिस वायर। लेकिन अब आई इंक्रीज होगा तो फिर बी भी इंक्रीज होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा ऊपर की तरफ, डायरेक्शन ये है, ये नहीं है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा ऐसे, ठीक है। अगर ये बढ़ रहा है तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आने का कारण है मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना, तो इंड्यूस करंट फ्लक्स में चेंज आने का जो अपोज करेगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करेगा, क्या बढ़ने नहीं देंगे, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतारेगा। तो इसकी डायरेक्शन अब बढ़े तो अपना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में उतारने के लिए ऐसे उतारना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड, और ऐसे के लिए करंट क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो करंट क्लॉकवाइज आएगी, और यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, तो करंट होगी ए बी सी, है ना, ऐसे हो जाएगी ए बी सी। तो करंट अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो करंट फ्लो करेगी ए बी सी, तो देखो ये सही लग रहा है, डी चॉइस इज करेक्ट। लेकिन अगर करंट ही कांस्टेंट हो जाए, उसने ये भी कहा है करंट कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट हो जाएगी तो बी कांस्टेंट हो जाएगा, एरिया तो कांस्टेंट है ही है, थीटा भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स में चेंज ही नहीं आएगा तो कोई इंड्यूस्ड करंट डेवलप नहीं होगी, तो ये तो गलती हो गया, इसीलिए इसका आंसर है डी इज करेक्ट। फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर पी एस आर क्यू इन विच मूवेबल आर्म पी क्यू हैज रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड रेजिस्टेंस पी एस आर क्यू इज नेग्लिजिबल। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन PQ is moved with velocity v does not depends on, ठीक है। देखो ये वैसे तो बहुत क्वेश्चन इजी है, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आता हो कि मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ across ends of rod PQ induced EMF is equal to velocity, magnetic field और length, ये तब होता है जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, एक कंडीशन, और रॉड कंडक्टिंग होनी चाहिए। तो इस वाली कंडीशन में कंडक्टर बोला है, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो वेलोसिटी है ये ऐसे मूव कराया है वी वेलोसिटी से, तो ये यहाँ दिख रहा है कि जो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द रॉड पी क्यू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड होता है। तो मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड VBL हम इतना लिख सकते हैं, तो या तो डायरेक्टली याद हो, इस हिसाब से तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन PQ मूव्ड विद वेलोसिटी v डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो किस पर डिपेंड कर रहा है?
वेलोसिटी पर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी कर रहा है, लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट पूछ रहा है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो रेजिस्टेंस पे नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस आर पे नहीं कर रहा, तो सी चॉइस इज करेक्ट। क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। बट अगर आप इसको ड्राइव करना चाहते हो तो ड्राइव भी कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, इसको करने के वैसे तो दो तरीके हैं मेरे पास। एक मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि इस रॉड को आप थोड़ा सा वेरी स्मॉल डिस्टेंस मूव करा दो, ऐसे मान लो ये dx डिस्टेंस मूव करा दिया इधर की तरफ, ठीक है। तो जैसे इस dx को मूव कराओगे तो पहले इनिशियल एरिया इस लूप का ये था, इनिशियल एरिया ये वाला था, है ना। फिर जैसे ही मूव कराया तो फाइनल एरिया इतना हो गया, तो फ्लक्स बढ़ गया, इस लूप से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीमेंट हुआ है। तो जब किसी कॉइल से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उस कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है। तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ? तो इतना ही तो एरिया इंक्रीज हुआ है बेटा, ये इंक्रीजिंग एरिया है ना, ये वाला। dt टाइम इंटरवल में मान लेते हैं हम कि dA एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। तो स्मॉल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन dt टाइम इंटरवल, ठीक है। तो कितना लिखें? डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी तो कांस्टेंट है बेटा, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी फील्ड है, जब यूनिफॉर्मिटी फील्ड होगा तो बी तो कांस्टेंट होगा, तो बी एरिया में चेंज आ रहा है थीटा 0 डिग्री। देखो एरिया की डायरेक्शन जो होती है ये प्लेन हो गया, तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो हम नीचे वाले फेस से देख रहे हैं बेटा, नीचे वाले फेस के लिए इस नीचे वाला जो फेस है इसका ये अपर फेस हो गया, रेक्टेंगुलर का ये नीचे वाला फेस हो गया। नीचे वाले फेस से बाहर की तरफ ले रहे हैं, नीचे की तरफ एरिया की डायरेक्शन है ना, नीचे वाले फेस से सरफेस के परपेंडिकुलर, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर नीचे वाले फेस से बाहर की तरफ ले रहे हैं, तो एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई। और बी भी नीचे है तो थीटा 0 डिग्री आएगा। 2 डायमेंशनल है बेटा ये, 2 डायमेंशनल में हम एरिया की डायरेक्शन प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर वाले सरफेस से भी ले सकते हैं और नीचे वाले सरफेस से भी ले सकते हैं। तो मैंने नीचे वाले सरफेस से मोस्टली लेना चाहिए, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में, बी की डायरेक्शन भी नीचे है और एरिया की डायरेक्शन भी नीचे है, तो थीटा 0 डिग्री। डी फाई लिखूँ और आगे, तो बी डी ए एरिया में कितना चेंज आया है? तो देखो एरिया में जो चेंज लिखें, इस वाले ये वाला पोर्शन एरिया में चेंज होगा। देखो फाइनल एरिया तो ये होगा, ये वाला, और इनिशियल एरिया ये होगा। अगर चेंज इन एरिया निकालना है तो इसमें से इस वाले को घटाएंगे तो ये वाला तो एरिया बचेगा, तो ये बस इसका एरिया निकाल लो। डी ए स्मॉल चेंज इन एरिया इज इक्वल टू डी टी टाइम इंटरवल में, तो रेक्टेंगल बन गया ये एक तरह से, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ तो कितनी है इसकी एल, और ब्रेथ हो गई डी एक्स ये वाली, तो एल इंटू डी एक्स। डी टी टाइम इंटरवल में इतना एरिया में चेंज आ रहा है, तो ले सकते हैं एल डी एक्स। ये डी फाई आ गया बेटा। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ई बराबर होता है माइनस का डी फाई ओवर डी टी। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इंड्यूज ईएमएफ इस तरह से डेवलप होगा कि वो जिसके कारण फ्लक्स में चेंज आ रहा है उसका वो अपोज करेगा, इंड्यूज ईएमएफ प्रोड्यूस होने का जो कॉज होगा उसका अपोज करेगा। तो हम केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका, तो माइनस का डी फाई ओवर डी टी, डायरेक्शन को बताता है नेगेटिव साइन, तो हम केवल मैग्नीट्यूड ले लें क्योंकि हमसे मैग्नीट्यूड ही पूछा है। तो डी फाई ओवर डी टी। अब डी फाई की वैल्यू कितनी है? बी एल डी एक्स ओवर टी टी। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझो पहले तो, कि जो वेलोसिटी है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डी एक्स डी टी टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है रॉड में? डी एक्स। डी टी टाइम इंटरवल में रॉड कितना डिस्प्लेस हुई है? डी एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, और ये भी इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कितना? E बराबर बी एल वी। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया है ना, तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ड्राइव हो। एन एयर कोल्ड सोलिनॉइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न 800, कैरीज 2.5 एम्पियर। द करंट इज सडनली स्विच्ड ऑफ in a brief time of 10 की पावर माइनस के 3 सेकेंड, ignoring the variation of magnetic field near the ends of solenoid. The average back EMF induced across the ends of open switch of the circuit would be solution. चाहो तो एक डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो ऐसे, एक सोलिनॉइड बना लो जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स 800 हैं ऐसे। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दे रखा है ए 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिस्टम चेंज कर लीजिए, एक ही सिस्टम बना लीजिए, तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, अब स्क्वायर हो रहा है इसीलिए मीटर स्क्वायर मीटर हो जाएगा आपका। लेंथ ऑफ सोलिनॉइड रखिए, ये लेंथ ऑफ सोलिनॉइड
30 सेंटीमीटर रखिए, तो इसे भी चेंज कर लेते हैं इतने मीटर। इसमें टोटल नंबर ऑफ टन्स हैं, ये कैपिटल N 800 टन्स हैं, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रही थी I 2.5 एम्पियर कर रही थी इनिशियली। अब इसको चेंज किया गया है 2.5 एम्पियर से 0 कर दिया है, ओपन कर दिया सर्किट, कितने सेकंड बाद, 10 की पावर -3 सेकंड बाद करंट में चेंज आ रहा है। और ये कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो नियर द एंड्स है, तो ये कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक ये सोलेनॉइड है वो आइडियल सोलेनॉइड मान लो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एंड पर थोड़ा सा वेरिएशन आता है, चेंज हो रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो कांस्टेंट मानने की कह रहा है। दैट मीन्स आइडियल सोलेनॉइड करने की कह रहा है कि आइडियल सोलेनॉइड कंसीडर कर लो। और एवरेज इंड्यूस में पूछ रहा है एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड्स, ठीक है। तो देखो इसे डिराइव स्टाइल में मत करना बेटा, है ना। आप सीधा सीधा आप जानते हो, इस सेल्फ इंडक्शन का क्वेश्चन हो गया। जब किसी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं तो उस कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस डेवलप होता है, सेल्फ इंडक्शन का कंसेप्ट हो गया। तो माइनस का L di/dt लिखोगे तो ये आपका इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस तो पूछा नहीं उसने, एवरेज पूछा है, तो इसलिए E एवरेज लिख लो। तो माइनस का L ΔE/ΔT लिख लो, इसे लिख सकते हो -L फाइनल करंट इनिशियल करंट डिवाइड बाई ΔT। अब हमारे पास L नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस, तो सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, μ0 n² A/L। बहुत से टीचर इसमें L का नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लेते हैं इसको, μ0 n² और नीचे L² और A × L, ऊपर नीचे L का मल्टीप्लाई कर लिया, और स्मॉल n लिख लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऐसे। तो इसे लिख सकते हैं μ0 स्मॉल n का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं वॉल्यूम, V वॉल्यूम है, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया ये सेल्फ इंडक्टेंस है, लेंथ नहीं है, ध्यान रखना, लेंथ स्मॉल L है, ऐसे भी लिखते हैं, पर इसी टर्म में रहने दीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, L वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, डाटा यहाँ रख दीजिए, एवरेज में अपने के लिए आएगा। ड्राइव क्यों करते हैं भाई फालतू में, है ना। चलिए वैल्यू पुट करता हूँ, इसकी वैल्यू μ0/4π की वैल्यू 10 की पावर -7, तो इसकी वैल्यू μ0 की वैल्यू जाएगी 4π 10 की पावर -7, और n की वैल्यू जाएगी 800 × 800 दो बार, और एरिया हो जाएगा 25 × 10 की पावर -4, और लेंथ हो जाएगी 30 × 10 की पावर -2। देखो 2 पावर ये हो गई और 2 पावर +4 हो गई, और ये कट गया पूरा एक 25 का मल्टीप्लाई कर लो 4 में, तो 2500 हो जाएगा ये, और ये पाई है, और ये 10 की पावर -7 है, और ये 64 हो जाएगा। और नीचे देखें तो ये 30, और ये ऊपर ले आए तो ये +2 हो जाएगा। भाई ऊपर जाए तो +2, इस 0 से ये 0 काट लें, तो ये हो जाए, इस एक 0 को भी इसमें ले आओ, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 3 पाई, और 10 की पावर, एक 0 और ले आएंगे इसमें, क्योंकि ये वाली 0 है, +1 और आ जाएगा इधर, +1 कर लेंगे तो 3 -4, इतना हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस आ गया, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ रखिए इंडू आपके लिए, है ना। सॉल्व करते हैं, तो E एवरेज, अब केवल हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो चलो अभी -साइन लगा लेने दें। L की वैल्यू पुट करो 64 पाई × 10 की पावर -4 डिवाइड बाई 3, यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। I2 की वैल्यू 0 है, करंट 0 हुई है, और ये इनिशियल करंट 2.5 एम्पियर है, डिवाइड बाई कितने टाइम इंटरवल में हुई है, ये 10 की पावर -3 सेकंड लगे इसे करने में, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, बस केवल यही करना है बेटा आपको, है ना। तो देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा एक, तो 64 हो गया इंटू पाई की वैल्यू 3.14 हो गई, इंटू इस पॉइंट को उठाएंगे तो 25 लिख लूँ, नीचे 30 हो गया 10 की पावर -3, और ये 10 की पावर -4, ये समझ लो। अब कैलकुलेशन है, कर लेते हैं उसको भी, कोई इजी सी कैलकुलेशन। इस 0 को उठाओगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखो एक 0 ये रहा और 10 की पावर 2 ये रहा, तो +2 +3, और ये कट गया पूरा, और 3 इसको सही लिख लेता हूँ, चलो 64 × 25 × 314 डिवाइड बाई 3, और 10 की पावर -4, 3 का डिवाइड करो पहले इसमें, 314, तो 3 बन जा 3। अब देखो 1 उतार लेंगे, लेकिन डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 लिख लेंगे, फिर 4 उतार लेंगे, 4 3 चौक 12, 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तिरछन घटा रहे 6 चलता रहेगा, तो ठीक है 104.6 आ गया। इसका इसमें डिवाइड करके एक बार इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 64 × 25, 25 चौका 100 कैरी 10, और 25 सिक्का 6 150 एंड 10 160, 1600 हो जाएगा, ये 1600 हो गया, और 10 की पावर हो गया -4। 2 0 इसमें से बढ़ा लो, +2 कर लो, 16 का मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें,
तो 104 6 में 16 का मल्टीप्लाई करना है। 36 कैरी 3 6 चौक 24 25 26 27 कैरी 2 नहीं, कैरी आएगी 2 आएगा यहाँ पे, और 6 का 6 6 4 0 और 1 ऐड करो। 6 6 बार 1 13 और कैरी 1 4 2 6 1 7 और 6 और ये 1 और 1 पॉइंट लग रहा था यहाँ पे, तो इसलिए 1 पॉइंट आ जाएगा यहाँ। तो मल्टीप्लाई करके इन दोनों का आ रहा है 1673.6 और 10 की पावर -2। और नीचे 2 को ले आओगे तो 1673 इतना डिवाइड बाई 100 का डिवाइड करोगे तो 2.10 लग जाएगा, 16.736। तो 2 डिजिट में लिखोगे तो 7.4 राउंड अप करके इतना वोल्ट आ रहा है एवरेज। चेक करते हैं। 16.74 वोल्ट। डी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। कैलकुलेशन में हिम्मत मत हारा करो। जो हिम्मत से हार गया ना, मन से हार गया, सो ही कैलकुलेशन खत्म। कैलकुलेशन ज़्यादा टफ नहीं है। 100 टर्न कॉइल of radius 1.6 centimeter and resistance 5 ohm is coaxial with solenoid of 250 turn per centimeter, इस पे ध्यान देना, and radius 1.8 centimeter. The solenoid current drop from 1.5 ampere to 0 in 25 millisecond है, millisecond पे ध्यान दीजिए. Calculate the current induced in the coil in this direction. Solution. सबसे पहले एक फिगर बनाइए। तो एक सोलिनॉइड बना रहा हूं सबसे पहले मैं। ये एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। ठीक है, इसमें करंट चेंज कर रहा है वो कितनी, 1.5 एम्पियर टू 0। तो करंट चेंज कर रहा है 1.5 एम्पियर टू 0। कितने सेकंड में कर रहा है, t इक्वल टू 25 मिली सेकेंड में कर रहा है। अच्छा, इसकी रेडियस दे रखिए, कैपिटल आर मान लेते हैं अभी इसको, 1.8 सेंटीमीटर दे रखिए। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें एक कॉयल है जिसकी इसमें टर्न 100 है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी रखे थे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखी थी, स्मॉल एन दे रखी थी, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 250 टर्न पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसे 250 टर्न अपॉन 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर, 10 की पावर -2, दैट मीन्स 250 इंटू 10 की पावर 2 टर्न पर मीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये सोलिनॉइड का गिवन था सब, ये सोलिनॉइड मान लिया हमने। एक कॉइल है इसके अंदर ऐसे ऐसे, ये भी किसी से कनेक्टेड होगी, जैसे गैलोमीटर से कनेक्ट कर देता हूं, कुछ जानकारी नहीं रखी ऐसे। इसको मैं सेकेंडरी टर्म, इसको मैं प्राइमरी मान रहा हूं, सोलिनॉइड को मैंने प्राइमरी माना है और इसको सेकेंडरी, है ना, क्योंकि करंट किसमें फ्लो कर रही है, सोलिनॉइड में। तो जिसमें करंट फ्लो करते हैं उसे प्राइमरी मान लेते हैं और जिसमें करंट इंड्यूस पूछ रहा होता है उसे सेकेंडरी कॉइल मान लेते हैं। ये सेकेंडरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं हमें, कैपिटल एन 100 टर्न, इसमें टर्न नहीं दे रखे हैं ये, और इसकी रेडियस दे रखी है स्मॉल आर मान लेता हूँ, स्मॉल आर दे रखा है हमें 1.6 सेंटीमीटर, और इसका ही रेजिस्टेंस रखा है स्मॉल, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या माने यार, इसको कुछ मान लिया, तो कुछ एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल हम R1 कर लेते हैं। ये ध्यान देना, ये रेडियस है और ये रेजिस्टेंस है, कितना है 5 ओम है। ठीक है, कैलकुलेट करंट इंड्यूस इन द कॉइल इन द डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो जरा समझो, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का आर्टिकल हो गया, इसे प्राइमरी मान, इसे प्राइमरी, इसे सेकेंडरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करता, इसका फॉर्मूला होता है μ0 कैपिटल एन, ये सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, सेकेंडरी लिख देता हूँ, NS लिख देता हूँ, इसे NS मान लो। NP, ये स्मॉल एन लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल NP इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर आएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर इनर कॉइल का एरिया आता है, इनर एरिया हमेशा, ठीक है नहीं, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, ये हमें याद होना चाहिए एक। तो दूसरा, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, आपने ड्राइव भी किया होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड का फॉर्मूला ये आता है बेटा। अच्छा, एक होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल, तो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लें, बराबर -m dIP/dt, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन हमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं पूछा है, कैलकुलेट करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, कॉइल को ही मैंने सेकेंडरी कॉइल माना है, सेकेंडरी माना है। तो इंड्यूस्ड करंट पूछ रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल मैंने R1 माना है। तो यहाँ से अगर मैं ES निकालूंगा तो मैं लिख पाऊंगा IS × R1 बराबर -m dIP/dt।
बस इसे सॉल्व करना है, वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। IS की वैल्यू देखो निकालनी है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, लिख लिया। माइनस का M की वैल्यू लिख लो, ये रही, तो म्यू 0 माइनस लगा लो NS NP पाई R स्क्वायर DIP ओवर DT। अब DIP ओवर DT की वैल्यू मतलब चेंज इन करंट है, स्मॉल चेंज इन करंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो चेंज इन करंट में कितना करंट आ रहा है, ये फाइनल हो गई, ये इनिशियल हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, तो 0 माइनस 1.5 अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन करंट है ना बेटा, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, कितने सेकंड में आ रहा है 25 मिली सेकंड में चेंज आ रहा है, तो 25 इंटू मिली सेकंड, इसलिए माइनस के 3, 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड। तो देखो ये IS ये 5 हो गया, म्यू 0 की वैल्यू पुट करें तो म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। भाई म्यू 0 अपॉन 4 पाई होता है 10 की पावर माइनस के 7, तो म्यू 0 निकालेंगे तो 4 पाई का मल्टीप्लाई और चला जाएगा। NS 100 दे रखा है, NP हमने ये निकाल रखा है, ये 250 इंटू 10 की पावर प्लस के 2 पाई, स्मॉल r रेडियस सेकेंडरी कॉइल की, इनर कॉइल का एरिया लिखते हैं, तो इनर कॉइल तो देखो यहाँ पे ये है स्मॉल, तो पाई R स्क्वायर लिखेंगे, तो R की वैल्यू है 1.6 10 की पावर माइनस के 2 का होल स्क्वायर। रेडियस है ना, सेंटीमीटर में रखी थी, इसे मीटर में चेंज कर लिया मैंने, 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, ठीक है। और वैल्यू पुट करते हैं, देखो ये वाला माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मैं प्लस कर दिया, भाई माइनस तो बचेगा यहाँ पे, और लिख दिया 1.5 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। ओनली कैलकुलेशन है, अब आसान है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा टफ नहीं है, देखते हैं कैसे करें। IS इंटू 5 ही रहने दो इसको, ये पाई है और ये पाई है, पाई स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 10, तो देखो ये मैंने 4 लिख लिया और ये 10 लिख लिया, इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 100, अभी ऐसे ही उतार लेता हूँ एक बार और, 10 की पावर 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी है, इसका होल स्क्वायर कर लो, तो 2.56 हो गया, और 10 की पावर माइनस के 4 हो गया, 1.5 हो गया, और नीचे हो गया 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, सब उतार लिया। देखो पावर पे पहले भी चर्चा कर लेते हैं, 1 प्लस की पावर 2 3 और 3 और 2 ये 5, 2 ये हो गई और 3 ये, 10 की पावर प्लस के 5 हो गया, तो प्लस के 5 तो ये को 4 तो ये हो गया, 1.5 ये हो गया, ये लिख लिया 4, ये 1.5 लिख लिया, ये 250 लिख लिया, है ना, और ये 2.56 लिख लिया, 2.56 लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, और नीचे 25 लिख लिया, और 10 की पावर माइनस के 7, और 1 2 3 और 3 और 2 5, ये माइनस के 4, और ये प्लस के 5, 2 3 4 5, और एक ये प्लस के 3, ये हो गया IS इंटू 5। बस कैलकुलेट कर लो अब इसको, है ना, तो क्या करें 25 से सीधा सीधा ये कट गया, देखो आपका 10 बार, ठीक है, और 5 से ये कट गया सीधा सीधा 0.3 बार, तो ये हो गया 1.2, तो ये हो गया 4 बार है 1.2, और ये हो गया 2.56, है ना, और ये देखें कितना हो गया, 5 और 3 8, तो ये हो गया, तो 10 की पावर 8, और ये वाला भी लो 9, और 7 और 4 10, 10 और 11, तो ये आ गया 1.2 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, इतना हो गया बेटा। अब 1.2 का और 2.56 का मल्टीप्लाई और कर ले रफ में, तो कर लेते हैं 2.56 और 1.2 का मल्टीप्लाई, 2 6 बार है, एक कैरी, 2 5 10, 10 और 11, 2 5 10, 10 और 11, एक कैरी, और 2 3 4 1 5, एक जीरो डाल लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 6 5 और 2 जोड़े 2 7 5 और 0, इतना, ये 3 और 3 डिजिट बाद पॉइंट, तो ये आ गया हमारा 3.072 और 10 की पावर माइनस के 2 एम्पियर। इतना करंट आ रहा है बेटा सेकेंडरी कॉइल में, है ना, मतलब कॉइल में इतना करंट हो रहा है 3.072 10 की पावर माइनस के 2 एम्पियर्स, ये इसका आंसर हो गया। A metal rod of length 2 meter is rotated with frequency 60 revolution per second, रेडियन पर सेकंड नहीं है, एक रेडियन पर सेकंड होगा तो ओमेगा समझिए, और रिवॉल्यूशन पर सेकंड रखा है तो फ्रीक्वेंसी समझिए f. About an axis passing through, ये भी इंपॉर्टेंट है, about an axis passing through its center and perpendicular to its length. A uniform eddy field 2 Tesla perpendicular to plane of rotation, ये है, और इस पर ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सामना रखा है मैंने, to its plane of rotation is switched on in the region. Calculate the EMF induced between the center and the ends of the rod. इस पर भी ध्यान दीजिए कहाँ पर इंड्यूस पूछा है। चलिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं कि उसने एक रॉड ली है ऐसे, एक पतली सी रॉड ले लीजिए आप ऐसे, इसकी जो लेंथ है ये वाली
वो एल दे रखी है। एल इक्वल टू हमें दे रखा है यहाँ पे 2 मीटर, और ये सेंटर है, इसको मैंने हिंज किया है, मतलब फिक्स कर दिया है, और एक रोटेशनल एक्सिस पास करी है, वो उस लेंथ के परपेंडिकुलर करी है, तो ऐसे कर दिया, देखो मैंने ऐसे, है ना, लेंथ के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास हो रही है, रॉड के सेंटर से पास हो रही है। तो मैंने यहाँ से इसको फिक्स कर दिया है, और फिक्स करके यहाँ से ऐसे घुमा दिया बेटा इसको ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में घूम रहा है, तो ये प्लेन, ये कॉपी वाले प्लेन में घूम रहा है, तो प्लेन जिस प्लेन में घूम रहा है रॉड, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड मान लो, अपवर्ड मान लो, तो मैंने डाउनवर्ड बना दिया है। उसने बोला तो है नहीं कि डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, तो ये आपका मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो मैंने डाउनवर्ड की तरफ बना दिया है, ठीक है। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वैल्यू हमें रखी है 2 टेस्ला। अब हमें इंड्यूस ईएमएफ जो पूछ रहा है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी। तो जिस पॉइंट से रॉड हिंज की जाती है, मतलब जहाँ से घुमाई जाती है, यहाँ से फिक्स की जाती है, तो जैसे इस सी पॉइंट से घुमाई जा रही है, यहाँ से रोटेशनल एक्सिस पास हो रही है, उसको ही हम सेंटर मानते हैं, उसको ही हम सेंटर मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है रॉड के सेंटर और एक एंड के बीच में, तो सी और ए के बीच में पूछ रहा है, या फिर सी और बी के बिटवीन पूछ रहा है, कोई सा भी कर लो। इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ पर पूछ रहा है? बिटवीन सेंटर एंड एंड्स ऑफ रॉड, दैट मीन्स हमसे इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी एंड ए कह देता। सी मतलब सेंटर वाला हो गया, एक एंड हो गया ए। सी और ए की क्रॉस निकाल लो या सी और बी की क्रॉस निकाल लो, बराबर ही आएगा वो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो इसको करने का क्या तरीका है? देखो, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक मैं फॉर्मूला बताऊं, उसको आप याद कर लो, लेकिन फॉर्मूला भी बहुत बढ़िया वाला तरीके से बताऊंगा, और एक इसको इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। पहला मेथड मैं आपको पहले समझाता हूँ, पहला वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। तो उसके लिए पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। एक ही फॉर्मूले से कहीं पे भी पूछ ले, कहीं से भी हिंज कर दे, है ना, हिंज मतलब फिक्स कहीं से भी करे, और किसी भी 2 पॉइंट के बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ ले, एक ही फॉर्मूले से हो जाता है। क्या फॉर्मूला है जरा समझें कि एक ये रॉड है हमारे पास, और इसको, इसकी रॉड की जो लेंथ है वो एल है, और इसको एक एंड से मैंने हिंज किया है, मतलब यहाँ से फिक्स किया और ऐसे घुमा दिया है ओमेगा से। कांस्टेंट एंगुलरिटी ओमेगा से घुमाते हैं, है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है। तो इस जिस पॉइंट को हिंज करते हैं उसको हमेशा हमें सेंटर मानते हैं। तो मैंने इस वाले पॉइंट को हिंज किया तो इसमें सेंटर इसको मानेंगे। इसमें मैंने सेंटर वाले पॉइंट पर हिंज किया, यहाँ से घुमा रहा हूँ, तो सेंटर इसको वाले पॉइंट को मानेंगे। जिस पॉइंट को हिंज किया है उसी को सेंटर मानते हैं। अब मेरे को पूछा जा रहा है कि सी और ए मतलब दोनों एंड के क्रॉस कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला याद करिए कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूँ सी और ए के बिटवीन, तो मैं लिख देता हूँ वी सी माइनस वी ए। इसी को हम ई भी कह सकते हो, इसी को हम ई कह सकते हैं। ये कितना होता है? 1/2 बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर। अब ये वाला फॉर्मूला हमें याद करने की ट्रिक क्या है वो जरा समझो। इन दोनों पॉइंटों में से एक पॉइंट हमेशा हिंज वाला होना चाहिए। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? इन दोनों में से कोई एक पॉइंट कौन सा होना चाहिए जिसको हिंज किया जा रहा है, जिसके अबाउट रोटेशनल एक्सिस, जिस पॉइंट से रोटेशनल एक्सिस पास हो रही है, एक पॉइंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कुछ भी हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो एल आती है हमेशा इन दोनों पॉइंटों के बीच की सेपरेशन होगी। देखो यहाँ पे मैंने सी बी सी माइनस वी ए लिखा है, तो सी और ए के बीच की सेपरेशन कितनी है? एल है, तो एल का स्क्वायर। तो यहाँ पे सेपरेशन कौन सी आएगी वो ध्यान दिया, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगी। तो इन दोनों में से कोई एक पॉइंट कौन सा होना चाहिए, इस पर ध्यान दिया, जिस पॉइंट को हिंज किया है। बस इतना सा ध्यान रखिए तो हो जाता है। एक दूसरा, इसमें से कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है और कौन सा हायर पोटेंशियल पर, कौन सा लोअर पोटेंशियल है, इस पर भी ध्यान देना होता है। अब सी और ए में से कौन सा हायर है ये कैसे पता करते हैं? जैसे ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो आप वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालिए। क्यों निकालिए कि इस रॉड के अंदर जो आपका चार्ज पार्टिकल होंगे उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी, ये, और जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसी से ये पता पड़ेगा कि कौन सा हायर पोटेंशियल पर है, कौन सा लोअर पोटेंशियल पर। तो पहले वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल लीजिए। पॉजिटिव चार्ज है तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होगी वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव चार्ज है तो वी क्रॉस बी की अपोजिट डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो वी क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? राइट हैंड से। तो आप अपने राइट हैंड लीजिए और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर रखिए, उसकी राइट हैंड की रख ली, और छोटे एंगल से अपनी फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दीजिए, और ये श्योर करिए कि आपकी जो फिंगर हैं वो छोटे एंगल से, स्मॉल एंगल से वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घूम रही है, नहीं घूम रही है। तो देखो ऐसे वो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो देखो ऐसे छोटे एंगल से घूम रही है 90 डिग्री से। थंब इधर आ रहा है, ये थंब वी क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और नेगेटिव पर इसके उल्टा लगेगा। दैट मीन्स ये वाला एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड नेगेटिव होगा।
इसीलिए वी सी माइनस वी ए पॉजिटिव होगा। इस तरीके से करते हैं। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाएं। अब एक बताओ, मेरे को यहाँ से हिंज किया है, इस टोटल लंबाई एल है, तो हिंज यहाँ से किया है, तो इन दोनों के बीच में पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड ए। पहले सी और ए में से कौन सा हायर पोटेंशियल पर है वो देख लो। तो देखो ऐसे घुमा रहे हो आप, तो ये वेलोसिटी ऐसे आएगी और ये वाली वेलोसिटी ऐसे आएगी। तो वेलोसिटी इधर है तो वी क्रॉस बी करो, तो वी क्रॉस बी, तो इधर आया थंब, तो वी क्रॉस बी की दर्शन कुछ इस तरह से आ रही है। तो ये वाला पॉजिटिव एंड होगा और ये वाला नेगेटिव एंड होगा। दैट मीन्स हाई पोटेंशियल पर सी है, इसलिए वी सी माइनस वी ए लिख लो इज इक्वल टू, इसी को इंड्यूस डीएमएफ बोलते हैं हम। 1/2 बी तो कांस्टेंट है और ओमेगा भी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जो लंबाई लिखते हैं वो हमेशा इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी लिखते हैं, और इन दोनों में से एक पॉइंट वो पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट को आपने हिंज किया है, मतलब जिस पॉइंट से रोटेशनल एक्सिस पास करी। तो है ना एक पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट उसे भी ले सकते थे। तो इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी है, तो देखो ये तो एल है, हमें चाहिए ये वाली लंबाई, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, अभी बताया मैंने आपको कैसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। तो ये लंबाई लेंगे तो ये कितनी होगी, L/2 होगी। तो L/2 का होल स्क्वायर कर दो बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे कहते सर इन दोनों सेंटर और इस एंड के बीच में निकालते, तो इस और इसके बीच में निकालते, तब भी निकालते तो वी सी माइनस बी भी करते, तो 1/2 बी ओमेगा, और लंबाई इन दोनों की, इन दोनों में से देखो एक पॉइंट हिंज पॉइंट है कि नहीं है, सी, और दूसरा पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, पर कुछ भी मतलब जो पूछ रहा है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 बी ओमेगा और सेपरेशन आएगी ये वाली, तो क्या लिखते हैं L/2 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस का आएगा, कौन सा एंड कौन सा माइनस का आएगा, तो इसमें भी वी क्रॉस भी करो, इसमें वेलोसिटी रोटेशन ऐसे होगी। सोचो जब ये ऐसे घूम रहा है तो ये एंड तो नीचे जाएगा, वी क्रॉस भी करो, वी क्रॉस भी करो, तो ये वाला एंड वी क्रॉस भी की दर्शन अब इधर आ रही है, तो ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा बेटा। तो इसमें भी देखो वैल्यू इतनी आ रही है 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो सेंटर और एंड के बीच में तो यही आएगी। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर एक चीज़ बताऊँगा आपको अच्छी, जरा ध्यान दीजिए आगे। तो यहाँ पे 1/8 बी की वैल्यू पुट करिए, बी की वैल्यू है आपकी 2 टेस्ला, तो 2 लिख दीजिए, और ओमेगा की वैल्यू नहीं है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी रखी है ना, रेडियन पर सेकंड होता तो जो ओमेगा होता, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है आपकी कितनी, 60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो यहाँ से ओमेगा होता है 2πf, ठीक है ना, 2πn पढ़ा हुआ आपने, है ना। तो 2π और f है कितना आपका 60, और l की वैल्यू हमारी 2 मीटर, उसका स्क्वायर हो रहा है इसीलिए आपका 4, तो 4 से कट गया ये 2 बार और 2 से ये कट गया 2 बार, तो ये आ गया 120 पाई वोल्ट। चाहो तो आप 120 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख के कैलकुलेशन कर लेना है, इसको जो भी आ जाए वो आंसर लिख लेना वोल्ट, कैलकुलेशन कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक बात तो समझ में आई है, लेकिन अगर हमसे सर ए और बी के क्रॉस पूछ लेता तो फिर तो तुम्हारे फॉर्मूले में हिंज पॉइंट आएगा ही नहीं, यानी कि बात तो सही कह रहा है यार। तो एक काम करना है, जैसे हमसे पूछ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ये पूछा, तो हमसे पूछा है वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, ये कैसे निकालोगे सर। अब तो तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, मैंने की बात तो सही कह रहा है। तो हमें पहले सी और ए के क्रॉस निकाल लेना है, फिर सी और बी के क्रॉस निकाल लेना है। सोचो वी ए माइनस वी बी कैसे निकलेगा। अब हमारे पास वी सी माइनस वी ए की वैल्यू ये है और वी सी माइनस वी बी की वैल्यू ये है। तो अगर मैं इसको पहली इक्वेशन मान लूँ, इसको दूसरी मान लूँ, तो सोच के पहले तो प्लस का माइनस का डिसाइड कर लेना। तो ये प्लस का आएगा, ये भी प्लस का ही आएगा, क्योंकि सी इसमें भी बड़ा है, हाई पोटेंशियल पर है ए से, और सी इसमें भी बड़ा है, हाई पोटेंशियल है बी से। तो इस वाली सिचुएशन में आप लिख सकते हो, इसमें से घटा के फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, तो वी सी माइनस वी बी ये निकाल लो पहले, फिर वी सी कौन सा वी सी माइनस वी ए, इसे घटा दो। तो ये कितना आएगा 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये से कट गया तो ये 0 आया देखो। और यहाँ से देखूंगा तो वी सी से वी सी कट जाएगा और इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो एंड के अक्रॉस दोनों एंड है, सेंटर से घुमा रहे हैं तो दोनों एंड के अक्रॉस इंड्यूस जो होगा, इंड्यूस वो 0 होगा। उसका रीज़न है, इतनी बात समझ में आया। आप इसको ऐसे रिप्लेस भी कर सकते हो एक सेल से कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ तक ये सी एंड था, ये ए एंड, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये दूसरा एंड, इसका EMF ई, इसका भी ई, और दोनों की जो वैल्यू है वो 1/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर ऐसे। क्योंकि ये प्लस क्यों आया समझ में आया, क्योंकि ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड भी पॉजिटिव है, तो ये एंड नेगेटिव है बेटा। तो ऐसे रिप्लेस करके बना सकते हो। एक तरीका तो ये है। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दूसरा तरीका बताऊंगा, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें इंटीग्रेशन करके हम सॉल्व करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये तरीका सबसे बेस्ट है आपको, इसलिए इसी तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा।
द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स इन अ गिवन ओरिएंटेशन इज 50 मिली हेनरी. इफ द करंट इज वन ऑफ द कॉइल चेंजेस एच, ये एम्पियर, द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ वोल्ट इंड्यूस्ड इन द अदर कॉइल विल बी. ठीक है, देखो दो कॉइल है हमारे पास, इसको हम प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं आईपी, और इसके नियर ही दूसरी कॉइल है ये आपकी, इसको सेकेंडरी कॉइल बोल रहे हैं. जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं तो करंट जो दे रखी है वो वेरिएबल ही दे रखी है बेटा, प्राइमरी कॉइल वाली ये दे रखी है हमें करंट 1 इंटू साइन टाइम डिपेंडेंट करंट है, देखो 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 एम्पियर. ये प्राइमरी फ्लो करंट में फ्लो करने वाली करंट होगी. चलो आईपी लिख देता हूँ, इसको दिया तो उसने आई है ना. और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ होगा. देखो एक कॉइल में करंट फ्लो कर रही है और दूसरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है. म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है एम 50 मिली हेनरी. ये तो इसका फॉर्मूला होता है सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस का एम डी आई पी ओवर डी टी, ये होता है फॉर्मूला. अगर हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड देखें, माइनस साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि इंड्यूस ईएमएफ उस कॉज का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुआ है. तो केवल मैग्नीट्यूड देख लें तो डी आई पी ओवर डी टी लिख सकते हो आप. तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, डी आई पी ओवर डी टी निकाल लें और एम की वैल्यू रखी है. सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ निकल आएगा, वो इंस्टेंटेनियस है ना. तो इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी आई पी ओवर डी टी इज इक्वल टू, तो देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो 1 और इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी ओवर डी टी, किसका, साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 का. अब इसमें जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का वो याद होना चाहिए बस केवल हमें, कि डी ओवर डी टी साइन टी हो तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस टी होता है. ये तो इसको हम टी मान लो पूरे को, इसको तो इसको टी मान के साइन टी का हो गया फॉर्मूला, और डिफरेंशिएशन कर लो कॉस टी हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा, कॉस 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3. लेकिन ये टी नहीं था तो चेन रूल लगेगा, तो डी ओवर डी टी 100 पाई टी का प्लस पाई बाई 3 का डिफरेंशिएशन द्वारा से हमें करना पड़ेगा. ठीक है, इस ये तो 1 ही हो गया ऐसे कैसे ही, तो 1 कॉस 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3. अब देखो पाई बाई 3 तो कांस्टेंट टर्म है, एक दूसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है डी ओवर डी टी, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है. और तीसरा फॉर्मूला यूज है डी ओवर डी टी, टी की पावर एन वाला, एन टी एन माइनस 1. इस वाले फॉर्मूले का यूज करके अगर हम डी ओवर डी टी टी का डिफरेंशिएशन करें तो 1 आता है, क्योंकि यहाँ एन की वैल्यू कितनी हो गई 1, एन अगर 1 पुट करें तो ये आ जाएगा 1. तो कर दें इसका डिफरेंशिएशन ऐसे, 100 पाई टी का हो गया 1 और इसका हो गया 0, तो ये 100 पाई आगे आ जाएगा. तो 100 पाई कॉस 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ये आ गया डी आई पी ओवर डी टी. लेकिन हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो एम डी आई पी ओवर डी टी. अब एम मिली हेनरी में दे रखा है तो 50/1000 हेनरी है ना. तो एम की वैल्यू हो गई 50/1000 इंटू डी आई पी ओवर डी टी की वैल्यू हो गई 100 पाई कॉस 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3. तो देखो 1 2 3 0, 1 2 3 0, 5 पाई बचा, कॉस 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 ई एस. इसकी कंपेयरिंग अगर इससे करें या ऐसे लिख दें, इफ कॉस 100 पाई टी 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 की वैल्यू अगर कैसी होगी, मैक्सिमम है ना, देन ई की वैल्यू मैक्सिमम होगी. तो ई की मैक्सिमम वैल्यू को ही हम पीक वोल्टेज बोलते हैं, पीक इंड्यूस्ड ईएमएफ. ई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कॉस की टेबल में +1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1, तब ई की वैल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी. ये सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये मैक्सिमम होगा, इसी को हम पीक वैल्यू बोलते हैं. इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 पाई वोल्ट है ना. तो इसका आंसर आ जाएगा 5 पाई वोल्ट. बी चॉइस इज करेक्ट. और कॉइल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली टू इट्स प्लेन. इंपॉर्टेंट. The field varies with time, isn't it? Where B is Tesla, T in second. EMF induced in the coil in 1 second each. तो एक कॉइल बना लेते हैं हम पहले. ये कॉइल हो गई और इस कॉइल का हमें एरिया दे रखा है ये वाला. ठीक है, ये इसका ये वाला एरिया हमें दे रखा है, लूप का एरिया. A इज इक्वल टू
0.5 मीटर स्क्वायर। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है ना वो नॉर्मली इट्स प्लेन कह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम ऊपर मान लो नीचे मान लो, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो देखो कॉइल का प्लेन यही हो गया, जो आपका प्लेन ऑफ पेपर है, पेपर का जो प्लेन है वही सर्कुलर कॉइल का प्लेन हो गया। तो प्लेन के परपेंडिकुलर कह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया, नीचे भी लगा सकते हैं, दरअसल मैटर नहीं कर रहा है इस जगह पर, बस प्लेन के परपेंडिकुलर लगा लो। ये मैंने प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा लिया, ये रहा। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना टाइम डिपेंडेंट है बेटा, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो B = 0.5 t² + 2t है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये कांस्टेंट नहीं है। एरिया तो कांस्टेंट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। थीटा भी कांस्टेंट है। थीटा कितना होता है बेटा? थीटा दैट मीन्स किसके बीच में? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब जानते हो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेते हैं। अब भाई ये 2 डायमेंशनल है, तो प्लेन का एक प्लेन ये भी हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा बेटा इसके। तो ऊपर वाले के इस प्लेन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड देखें तो ऐसे दिखाएंगे, प्लेन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और नीचे वाले से देखेंगे तो प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे वाले से, लेकिन नीचे वाले फेस से दूर की तरफ दिखाएंगे बेटा, तो नीचे तरफ आ जाएगा। तो एरिया की डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर मानना हो तो पॉजिटिव ले लेता हूं मैं, एरिया की डायरेक्शन भी मैं ऊपर ही कंसीडर कर लेता हूं। एरिया की डायरेक्शन है ऐसे, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ कुछ इस तरह से, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, तो थीटा 0 डिग्री। इस सिचुएशन में मैं थीटा 0 डिग्री ले लेता, और नीचे तरफ मान लेते ना मैग्नेटिक फील्ड, तब भी थीटा 0 ले सकता था, क्योंकि मैं नीचे वाले फेस से ले लेता। 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल थोड़ी है बॉडी, है ना। चलिए ये बात समझ में आई। अब हमसे फ्लक्स निकाल लेते हैं हम बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं है, तो टोटल फ्लक्स ही हो गया ये कितना? BA cos 0 डिग्री। इसमें एरिया कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, बस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसलिए फ्लक्स में चेंज आ रहा है बेटा। फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है फ्लक्स, ठीक है। तो B की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.5 t² + 2t, और एरिया आपको एरिया ही लिख लेते हैं, और cos 0 की वैल्यू 1, एरिया दे रखी है 0.5 मीटर स्क्वायर दे रखी है, सीधी सीधी पुट कर देंगे। चलो अभी थोड़ी देर में ये टोटल फ्लक्स आ गया, लेकिन ये वेरी कर रहा है विद टाइम, टाइम का फ्लक्स आ गया ना बेटा, ये टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स है। तो अगर हम इसमें फैराडे के लॉ से जाएं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है, तो इंस्टेंटेनियस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है अक्रॉस द कॉइल, ये होता है -d∅/dt। अब टोटल फ्लक्स है तो टोटल फ्लक्स लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो d∅ टोटल ओवर dt = एरिया तो कांस्टेंट टर्म है, तो एरिया से कोई मतलब नहीं, इसको डिफरेंशिएशन करें तो t² का डिफरेंशिएशन कितना? 2t भाई, d/dt t की पावर n लगा लो, 2t होता है, सॉरी n t n-1 होता है। अब n की वैल्यू देखो कितनी है? 2, तो n/2 पुट कर दो इसमें, तो 2t आएगा, और 2t का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 0.5 × 2t हो जाएगा। और t की वैल्यू n/1 रखो तो t की पावर 1 लिखेंगे, तो t की पावर 0 की वैल्यू 1, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 2 × t का 1, और ये तो कांस्टेंट टर्म है, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा t हो जाएगा बेटा, 2 का मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 1t + 2 × एरिया, ये d∅/dt आ गया। अगर हम इसकी केवल मैग्नीट्यूड की बात कर ले, डायरेक्शन की चर्चा नहीं कर रहे, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ उस कॉज का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो सेल्फ प्रोड्यूस हुआ है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो E बराबर लिख लेते हैं हम यहाँ पे d∅/dt, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं बस केवल। तो ये लिख लें हम कितना? t + 2 × एरिया, और ये भी हमें निकालना है t बराबर कितने सेकंड पर? 1 सेकंड पर निकालना है बेटा, t बराबर 1 सेकंड, तो t बराबर 1 सेकंड रखते हैं, 1 + 2, और एरिया की वैल्यू दे रखी है 0.5, तो ये 3 × 0.5 हो गया, दैट मीन्स 1.5 वोल्ट हो गया, इसीलिए इसकी आंसर हो गया C, चॉइस इज करेक्ट, 1.5 वोल्ट। 2 coils are placed near each other when the current in one coil is changed at the rate of 5 एम्पीयर पर सेकेंड। रेट पे ध्यान दीजिए, 1 सेकंड में 5 एम्पीयर करंट में चेंज हो रहा है, एंड EMF of 2 millivolt is induced in the other, the mutual inductance of the 2 coil is solution। मान लो कि हमारे पास ये 2 कॉइल हैं, एक कॉइल ये है, और मान लो कि ये प्राइमरी कॉइल है और इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं हम IP, और इस करंट में 1 सेकंड में 5 एम्पीयर करंट में चेंज आ रहा है। तो रेट दे रखी है dIP/dt, ये दे रखा है 5 एम्पीयर पर सेकंड। रेट ऑफ चेंज इन करंट ये हो गया पूरा, है ना। करंट के चेंज होने की जो रफ्तार है वो 5 एम्पीयर पर सेकंड है, मतलब 1 सेकंड में 5 एम्पीयर से चेंज हो रहा है करंट। ये इसके पास में कोई दूसरी सेकेंडरी कॉइल रखी है, ये रही। जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें करंट फ्लो करने की वजह से
सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर जाता है बेटा, सेकेंडरी से केवल मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस हुआ है किसमें, प्राइमरी में, और सेकेंडरी में जाके लिंक हो गया है, तो ये सेकेंडरी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक कर गई, ऐसे प्रोड्यूस प्राइमरी में करी और सेकेंडरी से जाके लिंक करी, तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स डेवलप हो जाएगा। तो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स डेवलप होगा, टोटल फ्लक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस प्राइमरी में फ्लो करने वाली करंट के, क्योंकि जो सेकेंडरी से लिंक करने वाला फ्लक्स तब बढ़ेगा जब प्राइमरी कॉइल में आप करंट बढ़ाओगे। प्राइमरी कॉइल में जब करंट इंक्रीज करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है प्राइमरी कॉइल में जो प्रोड्यूस हुआ है वो इंक्रीज होगा, और जो इंक्रीज होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, दैट मीन्स आई पी इंक्रीज, देन सेकेंडरी कॉइल में लिंक करने वाला फ्लक्स भी ऑल्सो इंक्रीज। तो ये सेकेंडरी कॉइल से टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टर्म उठाते तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी फाई एस टी ओवर डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा एम डी आई पी ओवर डी टी। ये तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस का डी फाई एस ओवर डी टी। यहां पर एक फिनोमेना होता है म्यूचुअल इंडक्शन, जब प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं, प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है, और इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और एम एक कांस्टेंट टर्म बेटा यहाँ पे, तो प्राइमरी कॉइल में हमने करंट में चेंज किया है, इतने रफ्तार से करंट में चेंज हो रहा है, और सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गया है, तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें फॉर्मूला बन गया ई एस बराबर माइनस के एम डी आई पी ओवर डी टी। नेगेटिव साइन उस कॉज का अपोज करता है जिसकी कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है, मतलब फ्लक्स में आई चेंज का अपोज करता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के का डेवलप होने का विरोध करेगा कौन, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड ही नहीं ले लें ओनली, तो एम डी आई पी ओवर डी टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ई सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है अदर कॉइल में वो 2 मिली वोल्ट है। आपको बस ये फॉर्मूला लगाना था डायरेक्ट, ये सब नहीं करना था, है ना। तो डायरेक्ट अगर लगा सकते हो, डायरेक्टली याद हो तो डायरेक्टली लगा दो, ई इस तरह 2 मिली वोल्ट सबको याद होता है, और डी आई पी ओवर डी टी 5 एम्पियर पर सेकेंड, एम पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू 2 है, मिली वोल्ट को चेंज कर लो, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट, तो यहाँ लिख दो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, एम पूछ रहा है और इसकी वैल्यू है 5, तो यहाँ से एम इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5 10 की पावर माइनस के 3, दैट मीन्स 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी बोलते हैं इसको, और इसे लिख सकते हैं मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी में 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी होते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा 0.4 मिली हेनरी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नंबर 28, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। ये कांस्टेंट टर्म हो गया, इंडक्शन नहीं पूछा बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन नहीं पूछी है, जो कांस्टेंट टर्म होता है कैपिटल एम उसकी डेफिनेशन पूछी है, और राइट उसकी एसआई यूनिट भी पूछी है। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो बता दूंगा, लेकिन ये डेफिनेशन आप अपने आप लिखना, मैं सेकंड पार्ट करूंगा ज़्यादा तरह से, ठीक है। जरा समझते हैं। देखो एक हमारे पास ये मान लो कि कोई प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और इसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं, ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें करंट फ्लो कराई आई पी, इसके आसपास ही कोई दूसरी कॉइल रखी है सेकेंडरी कॉइल, और उसमें ये सेकेंडरी कॉइल है, और इसमें जब करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी कॉइल से जाके लिंक कर जाता है, तो ये सेकेंडरी कॉइल से जाके आपका लिंक कर गया है कुछ इस तरह से, है ना, ये इस तरीके से कुछ लिंक कर गया भाई, ठीक है। तो इसमें ऐसे दिखाएं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब इससे लिंक करा, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, या टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर करंट को बढ़ाओगे तो सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। जब इस प्रोपोर्शनल टर्म को उठाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है फाई एस टी इज इक्वल टू एम आई पी, है ना। इस एम का नाम ही जो है ये कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू इस फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाले फ्लक्स पर और करंट पर डिपेंड नहीं करती है। इस एम की वैल्यू प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती है। बट सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स से प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट में, और सेकेंडरी कॉइल से अगर इसमें करंट में चेंज आ रहा है तो इसमें अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है उस पर भी डिपेंड नहीं करती। सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ पे भी कोई डिपेंड नहीं करती। एम इज कांस्टेंट टर्म,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसी का नाम म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना। और यहां से अगर आप एम निकालना चाहो तो एम इज इक्वल टू लिख सकते हो फाई एस टोटल, ये ध्यान रखना ये सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, इनटू अपॉन आई पी। अब यहां से इसकी यूनिट लिखें तो वेबर हो जाती है और इसकी एम्पियर, तो इसकी एसआई यूनिट एक तो वेबर पर एम्पियर लिख सकते हो और एक हेनरी भी लिख सकते हो। एसआई यूनिट पूछे तो वेबर पर एम्पियर लिख सकते हो और हेनरी लिख सकते हो साइंटिस्ट के नेम पर, ठीक है। अब हमसे इसी का फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा है, किसके लिए, बी वाला पार्ट आप देखते हैं, इसमें बी पार्ट देखते हैं। कह रहा है 2 सर्कुलर लूप्स, वन स्मॉल रेडियस आर एंड अदर लार्ज रेडियस कैपिटल आर, सच दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि आर बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू स्मॉल आर, एंड आर प्लेस्ड कोएक्सियली एंड विद देयर सेंटर कोइंसाइडिंग, ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। तो देखो एक तो हमारे पास बड़ी सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लूप है ऐसे, जिसकी रेडियस आपकी ये कैपिटल आर है, और एक बहुत छोटी है, ये काफ़ी बड़ी बना दी, इसको और छोटा बनाना चाहिए था पर समझ में दिखाई नहीं देता, ये स्मॉल आर है ऐसे। तो ये 2 कॉइल है आपकी, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि कैपिटल आर बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू स्मॉल आर, ठीक है। ये चलिए अब हमसे पूछ रहा है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स और करंट, नहीं, जब इससे इंडिपेंडेंट है तो वो ये, तो हम फिर प्राइमरी कॉइल किसको माने और सेकेंडरी कॉइल किसको माने, ये किसी को भी मान सकते हो आप, प्राइमरी कॉइल किसी को भी मान सकते हो, सेकेंडरी कॉइल भी किसी को मान सकते हो, बट प्राइमरी कॉइल उसको मानो जिसमें करंट फ्लो कराने से सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना आसान हो जाए। प्राइमरी कॉइल हमेशा उसे मानना चाहिए जिसमें करंट फ्लो कराने से उस करंट के कारण सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको कैलकुलेट करना आसान हो। तो बेटा मैं इस वाले को प्राइमरी कॉइल मानूंगा, इस वाली को मैं, बड़ी वाली को मैं प्राइमरी कॉइल मान लेता हूं, और सेकेंडरी में इसको मान लेता हूं, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह दे नहीं रखे, नहीं नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होते तो नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में निकालता, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल मान लो और ये सेकेंडरी मान लो। तो हमें क्या करना है पता है, सेकेंडरी कॉइल से लिंक करने वाला फ्लक्स निकालना है बस, और उस पर यहाँ पुट कर देना है और निकल आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब सेकेंडरी कॉइल से कितना कैसे फ्लक्स निकालें, तो देखो इस प्राइमरी कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, पहले इस प्राइमरी कॉइल के वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्क्यूलर प्राइमरी लूप, प्राइमरी कॉइल कह दो या लूप कह दो यार, ठीक है। तो बी पी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, अब नंबर ऑफ टर्न्स होते तो लेके चलते, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, 2 पाई आई पी। अब इस सर्कुलर लूप की प्राइमरी लूप की रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल आर है, इसलिए कैपिटल आर आएगा। कुछ बच्चों को ऐसे याद नहीं होता, 2 पाई से काट के याद होता है, तो काट दो बेटा, मैं भी काट देता हूँ, म्यू आई पी अपॉन ये कटेगा तो ये 2 आर आ जाएगा। कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद होता है सर्कुलर लूप के सेंटर पर, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, ठीक है सर। ये सेंटर पर, सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब इससे क्या होगा, तो टोटल फ्लक्स निकाल लो, अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, अब उसमें टर्न दे रखे नहीं है तो ऐसे ही लिख दो सीधा सीधा, बराबर कितना, बी ए कॉस थीटा, ऐसे। बेटा यहाँ पे थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ए क्या चीज होता है बेटा, ए होता है मैग्नेटिक एरिया इन द लूप, एरिया इन दी लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। लूप का वह एरिया लेना है आपको जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो सेकेंडरी कॉइल का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला, ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, इसकी दर्शन बताओ पहले तो राइट हैंड से कर लो, राइट हैंड लेके नहीं, अपनी फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाओ, तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर घुमा रहे हैं, देखो सही घूम रही है। अगर ऐसे लेता तो करंट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा, गलत, तो ऐसे घुमा लो, ये 90 डिग्री होना चाहिए थंब के साथ, तो ऐसे घुमा लो, तो थंब की तरह रहा ऊपर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ऐसे, डॉट का मतलब होता है ऊपर की तरफ, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, डॉट का मतलब होता है। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रही है। एरिया की डायरेक्शन देखें तो देखो सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना है तो सेकेंडरी कॉइल का वह एरिया लेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। पर बड़ी बात, ये तो सर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, पूरे एरिया में है कहाँ है, पूरे एरिया में है कहाँ। तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो स्मॉल आर है ना, ये इतना छोटा है, इतना छोटा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर वाला इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा मान लेंगे, तभी तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है।
अगर आप इस स्मॉल आर को बड़ा कर दोगे ना, फिर ये मानना मुश्किल हो जाएगा बेटा। तो इसीलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है। तो हम इसको स्मॉल आर को कैपिटल आर के कंपेयरिंग इतना छोटा है कि जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, वो पूरे इस सेकेंडरी कॉइल के पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा कंसीडर कर लेंगे। तभी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये अजम्पशन है बेटा यहाँ पे। तो ठीक है सर, तो लिख दो फाई एस टी इक्वल टू बी की वैल्यू तो ये रही म्यू 0 आई पी ओवर 2r, और एरिया किसका, तो एरिया इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड इसने एरिया में फैला हुआ है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका एरिया कितना पाई स्मॉल आर स्क्वायर ऐसे, और एंगल कितना, तो एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो ये 2 डायमेंशनल है, बी की डायरेक्शन ऊपरी तरफ दिखाई है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर आप ऊपरी तरफ भी मान सकते हो, और नीचे वाले फेस से भी मान सकते थे प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, लेकिन जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है उधर ही मान लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपरी तरफ है, तो एरिया की डायरेक्शन भी आप प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन ऊपर मान लो, ठीक है। तो इसलिए एंगल कितना आ जाएगा 0 डिग्री। भाई बी की डायरेक्शन ऊपर, एरिया की डायरेक्शन भी ऊपर, दोनों की डायरेक्शन सेम, एंगल के बीच में बी और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल 0 डिग्री, तो 0 लिख लिया। तो ये टोटल फ्लक्स आ गया। अब इस टोटल फ्लक्स की वैल्यू देखो, यहां से आप पुट कर सकते हो कितना MIP, ये वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था हमें, तो यहाँ पर पुट कर दो आप MIP इसकी जगह पे, इज इक्वल टू कितना म्यू 0 IP इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर ओवर 2r। तो देखो IP से तो IP कट गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल आएगा M इज इक्वल टू म्यू 0 I स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r। इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। ये आंसर हो गया मेरा बेटा। A circular coil of radius 10 centimeter is placed in a magnetic field B vector 1 I cap plus 0.5 J cap milli Tesla पे ध्यान दीजिए, such that in outward unit vector normal to the surface, इस वाली लाइन पे ध्यान दीजिए, of the coil H इतने, the magnetic flux linked with the coil H। तो देखो हमें सर्कुलर कॉइल की रेडियस रखी है, सोल्यूशन 10 सेंटीमीटर रखी है, इसको चेंज कर लिए ऐसा सिस्टम में ले आओ 10/100 मीटर, दैट मीन्स 1/10 मीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में रखा है बी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 0.5 जे कैप मिली टेस्ला में रखा था, इसे चेंज करो आई कैप प्लस 0.5 जे कैप 1 मिली में होते हैं 10⁻³ टेस्ला। इस पर जरूर ध्यान देना। सर दैट एक यूनिट वेक्टर दे रखा है हमें, लेट कर लो, वो यूनिट वेक्टर एन कैप है और उसकी वैल्यू रखी है 0.6 आई कैप, 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। और इसके यूनिट वेक्टर के बारे में एक जानकारी है कि जो यूनिट वेक्टर है ना, वो आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉइल, आउटवर्ड है और सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये जो हियर यहां जो एन कैप दे रखा है, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ द कॉइल, सरफेस ऑफ कॉइल या फिर प्लेन ऑफ द कॉइल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, और आउटवर्ड भी है ये, ठीक है, बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद पूछ रहा है, तो फाइव इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैग्नेट अगर विदाउट वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बी ए डॉट प्रोडक्ट खोल दो तो बी ए कॉस थीटा ये होता है, लेकिन हम इसका यूज करेंगे क्योंकि वेक्टर हमें बी वेक्टर दे रखा है, हम ए को भी वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे। अब एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल का मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल, एरिया सर्कुलर कॉइल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये लेकिन ये मैग्नीट्यूड है ना। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है, ये आई में भी है जे में भी है, तो कुछ जैसे हम ये बनाते हैं, ये एक्स है ये वाई है, तो उसका कुछ कंपोनेंट आई में और कुछ वाई में है, तो कुछ इस तरह से एक सर्कुलर कॉइल बनेगी, इस तरह से, ठीक है, एक तरह से, है ना। तो इसका एरिया जो होगा, यूनिट वेक्टर जो है इसके प्लेन के सरफेस से कैसा है, परपेंडिकुलर है, एन कैप। ऐसा क्वेश्चन बोला है कि इसका जो प्लेन है कॉइल का, है ना, ये प्लेन या सरफेस एरिया ऐसे, इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है ये एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी हम जानते हैं कि एरिया की डायरेक्शन भी जो होती है वो प्लेन या सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होती है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो यूनिट वेक्टर है ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में भी हमें पता होता है कि एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होती है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। अब एरिया वेक्टर की और एन कैप की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा दो बेटा आप। तो ए वेक्टर हम क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए इंटू यूनिट वेक्टर, है ना। ए वेक्टर लिख रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड आता है, साथ में यूनिट वेक्टर आता है, बट इंपॉर्टेंट होती है इन दोनों की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बेटा, क्योंकि तभी तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, है ना। तो यूनिट वेक्टर देखो यहाँ पे ए इंटू एन कैप लिख सकता हूँ, इन दोनों की डायरेक्शन
सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड हो गया पाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर हो गया 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। ए वेक्टर हो गया बेटा आपका। इसीलिए फ्लक्स निकालना है तो फाई बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना है आपको, और बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ आई कैप प्लस 0.5 जे कैप इंटू 10⁻³ टेस्ला डॉट पाई आर स्क्वायर 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। अब देखो ये वाला और ये वाला अलग कर लो आप, पाई आर स्क्वायर इंटू 10⁻³ और इसको एक साथ लिख लो आई प्लस 0.5 जे डॉट 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। ये डॉट प्रोडक्ट कर लो तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 और आर की वैल्यू 1/10 है और उसका स्क्वायर हो रहा है 1/10 है, उसका स्क्वायर भी हो रहा है तो 1/100 हो जाएगा और 10⁻³ आई का आई के साथ करो तो 0.6 आएगा, आई डॉट आई 1 हो गया, इसका इसमें कर लो तो 0.4 हो गया और जे डॉट जे 1 हो गया, तो ये 1 हो गया पूरा। तो 3.14 ये देखो 10⁻+2 नीचे, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻2 दैट मीन्स -5 और इसकी वैल्यू 1। इतना वेबर आ गया, लेकिन चॉइस में वो हमें माइक्रो वेबर में दे रखा है, तो माइक्रो वेबर रॉड निकालने के लिए 1 माइक्रो वेबर में 10⁻⁻6 वेबर होते हैं। अब इसमें है -5 तो 3.14 10⁻⁻1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं ऐसे, तो इसको अब मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻6 और इसको जब मैं ऊपर लाऊंगा तो प्लस के 1 हो जाएगा। 3.14 10⁻+1। यहाँ बच्चे गलती करिए थोड़ी बहुत, बच्चों ने बहुत बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, तो मैंने इसको थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे लिख दिया, नहीं डायरेक्ट लिख देता -6। अब इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 31.4 31.4 इसको लिख सकता हूं मैं वेबर, माइक्रो वेबर इसको, तो माइक्रो वेबर ये तो 31.4 माइक्रो वेबर सी चॉइस इसकी करेक्ट चॉइस होगी। क्वेश्चन नंबर 3, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स, इंपॉर्टेंट है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहा है, कॉइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सोल्यूशन, या तो आपको ये आर्मेचर कॉइल वाला केस याद हो इस जनरेटर का, कि जब आर्मेचर कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो जो इंड्यूस्ड डेवलप होता है हम सबको याद होता है E बराबर E0 sin ωt, और हियर जो E0 है इसे पीक वोल्टेज बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है NAB sin ωt। या तो आप इससे समझिए, ये आया कैसे वो मैं अभी बता दूंगा। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है नंबर ऑफ टर्न्स पे तो डिपेंड कर रहा है बेटा, एरिया ऑफ द कॉइल पे भी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे भी कर रहा है और एंगुलर स्पीड पे भी कर रहा है, रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसकी चॉइस होनी चाहिए। डज नॉट डिपेंड लिख रहा है तो बी चॉइस होनी चाहिए। फिर भी और समझते हैं उसको, और समझते हैं। एक हम जानते हैं कि एक काम करते हैं, एक हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं ऐसे। देखो एक चीज़ समझाता हूँ, ये ड्राइव करने के लिए भी कभी भी आ सकता है आपसे। एक हमने क्या ले लिया, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया जिसकी दर्शन हमने प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर अब्बर दर्शन बनाई है ऐसे। ठीक है, इसमें एक हमने ये एक रेक्टेंगल कॉइल रख ली, मान लेते हैं इस रेक्टेंगल कॉइल का एरिया ए है और इस तरह से रखी कि जो बी है वो प्लेन के, रेक्टेंगल कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है इनिशियली, है ना, इनिशियली ऐसा है। ठीक है सर, तो एरिया की दर्शन कैसे होगी बेटा, प्लेन एरिया की दर्शन, रेक्टेंगल कोई भी प्लेन सरफेस होता है उसकी एरिया की दर्शन उस रेक्टेंगल कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाएंगे तो एरिया की दर्शन ऐसे आएगी। तो यहाँ पर जो एरिया की दर्शन होगी वो भी ऐसे ही होगी। तो इनिशियली थीटा जो है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ये 0 डिग्री है। अब इसे इस एक्सिस के अबाउट हमें रोटेट करना है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट बोला है ना रोटेट्स, तो ये आपकी कोई कॉइल हो गई, उसको हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो मान लो ये t सेकंड बाद घूम के कुछ इस तरह से हो जाएगी, t सेकंड में कुछ घूम जाएगी, तो ये ऐसे हो गई। सोचो जब शुरुआत में b और एरिया की दर्शन में, ये रेक्टेंगल कॉइल का प्लेन था और मैग्नेटिक फील्ड की दर्शन भी ऊपर थी और एरिया की दर्शन भी थी ऐसे, तो b और एरिया की दर्शन सेम थी, थीटा 0 डिग्री था। जब इस रेक्टेंगल कॉइल को t सेकंड में इतना घुमा दो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा, एरिया की दर्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी, तो एरिया की दर्शन ऐसे घूम रही है देखो थीटा। तो जितने एंगल से आप इस रेक्टेंगल कॉइल के प्लेन को घुमाओगे उतने ही एंगल से एरिया की दर्शन घूम जाएगी। तो लेट कर लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाया, t सेकंड तक घुमाया, तो थीटा एंगल घूम गया किसी इंस्टेंट टाइम पर, है ना। तो ये किसी इंस्टेंट टाइम पर जो एंगल बनेगा वो थीटा बराबर ओमेगा t हो जाएगा। ये एंगल बिटवीन
बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो इस समय फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न, एक टर्न से जो फ्लक्स होता है वो बी ए कॉस थीटा होता है बेटा। तो फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। इस इंस्टेंट पर फ्लक्स इतना होगा। अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें, अगर उस कॉइल में टोटल फ्लक्स निकालें थ्रू एन टर्न्स, तो एक टर्न से फ्लक्स इतना, तो टोटल फ्लक्स लिखते हैं एन टर्न्स, तो एन फाई बेटा, इसीलिए हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ये फाई टी। और फैराडे के सेकेंड लॉ से जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो माइनस के डी फाई ओवर डी टी होता है बेटा, ये टोटल फ्लक्स। ये फैराडे का सेकेंड लॉ है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी फाई ओवर डी टी, तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आता है माइनस के साइन ओमेगा टी। पहले साइन ओमेगा टी आएगा, फिर ओमेगा टी का करेंगे द्वारा से, तो माइनस के ओमेगा ये आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का माइनस का ओमेगा, इतना। ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो ये फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ है रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट वो पूछ रहा है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बाकी के अदर फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इंक्रीज विद टाइम h, फाई इक्वल टू 2t की पावर 3 5t स्क्वायर प्लस 60। इस पे ध्यान दो बेटा, ये लिख रहा है मिली वेबर, है ना, इस पे मिली पे सिली मिस्टेक कर सकते हो आप यहाँ पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t/2 सेकेंड। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर इंड्यूस करंट पूछ रहा है हमसे। तो देखो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ जानते हैं माइनस का डी फाई ओवर डी टी, केवल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो आप इसमें साइन को इग्नोर कर सकते हैं, ई बराबर लिख सकते हो डी फाई बाई डी टी। यहां से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ निकलेगा, फिर आई बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस लिख सकते हो, टोटल करंट अपॉन टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। पहले आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लीजिए। तो सोल्यूशन, पहले फ्लक्स लिख लें, मैग्नेटिक फ्लक्स 2t³ प्लस 5t स्क्वेयर प्लस 60, और ये मिली वेबर में है, इसे पहले वेबर में चेंज कर लें। 1 मिली वेबर में 10 की पावर माइनस के 3 वेबर, ये वेबर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टी, डी फाई ओवर डी टी। तो इसको करें पहले, तो 3t का क्यू का हो जाएगा 3t स्क्वायर, दैट मीन 6t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 2t का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10t, और t का हो जाएगा 1 तो 6 हो जाएगा, t का हो गया 1, और ये 10 की पावर माइनस के 3। ये अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई एट t बराबर 2 सेकंड पर निकाल लो बेटा, 2 सेकंड पर पूछा है। तो E बराबर डी फाई ओवर डी टी, हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और t बराबर 2 सेकंड पर लिख रहे हैं। तो यहाँ t बराबर 2 सेकंड पुट कर दो, डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू तो है ये, तो t बराबर 2 पुट कर देंगे तो 6 t का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10 इंटू 2 प्लस 6, और ब्रैकेट में 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 24, ये हो गया 20, और ये हो गया 6, और ये हो गया 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट। दैट मीन्स ये 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ एट 2 सेकेंड। इसीलिए इंड्यूस्ड करंट बराबर होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और सर्किट का यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कॉइल का रखा है वो 5 ओम दे रखा है ना। ई की वैल्यू हो गई 50 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, और ये हो गई 5, इससे कट गया ये, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 एम्पियर। चाहो तो इसे लिख सकते हो आप मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर करंट, इतनी इंड्यूस करंट आ गई। एक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल ए एज द स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, देखो इसमें पहले की पर कंसेप्ट समझ लें कि अगर कोई कॉइल है ना, और उसमें करंट फ्लो कर रही हो आपकी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड से। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड से। अपनी राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए। देखो अपनी राइट हैंड की फिंगर को मैं करंट डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ऊपर की तरफ, तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आता है। लेकिन अगर आप इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो करा दो ये, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है वो कैसे आएगी, अपनी राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए, तो घुमा रहे हैं, थंब जा रहा है नीचे की तरफ, तो थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
जो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर, कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउन बढ़ा रहा है, देखो ऐसे भी। ये 2 पॉइंट हमें पता होने चाहिए। अब देखते हैं इसमें, जैसे ही की क्लोज करेंगे ना, जैसे ही अभी की क्लोज नहीं है, ओपन है, तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे ही की क्लोज करेंगे तो ये करंट जो है ऐसे इंक्रीज होगी, ऐसे। बी वाली कॉइल में जैसे की क्लोज करी तो बी वाली कॉइल में जो करंट है ये इंक्रीज हो रही होगी, है ना। जैसे जस्ट क्लोज करने के बाद इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। तो सेंटर पर इस करंट की वजह से, इस बी वाली लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आप निकालें तो बी इज इक्वल टू होता है μ0/4π2πi ओवर बड़े वाली की रेडियस, ये वाली, अपॉन आर। और ये करंट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इंक्रीज होगा। और डायरेक्शन क्या होगी, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इसकी इंक्रीज हो रही है, जो इसकी डायरेक्शन निकालें तो ऐसे थंब से करा तो ऊपर तरफ आया थंब, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर ये ऐसे बढ़ रहा है। और ये ड्यू टू बी वाली की वजह, ये बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इस बी वाली कॉइल की वजह से जो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो देखो कॉइल ए से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कॉइल ए से लिंक करने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा होगा। जब कॉइल ए के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो उस कॉइल में एक इंड्यूज करंट डेवलप होगी। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूज करंट उस कॉज का अपोज करती है जिसके कारण वो सेल्फ प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पर फ्लक्स में चेंज आने का कॉज क्या है, फ्लक्स में चेंज आने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। जब फ्लक्स में चेंज आता है तब इंड्यूज करंट डेवलप होती है, और फ्लक्स में चेंज आने का कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना। तो इंड्यूज करंट जो प्रोड्यूस होगी वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करेगी, क्योंकि मैं इस करंट को, इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं दूंगी, तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। बढ़ना है, बढ़ने का विरोध करना, तो घटाने के लिए क्या करेगी, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगाने पर मैग्नेटिक फील्ड घट जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ऊपर तरफ, अपना मैग्नेटिक फील्ड वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी। तो ये इंड्यूस्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये इंड्यूज करंट का होगा, इंड्यूज करंट इन ए, ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी तो डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तो करंट इसमें आनी चाहिए क्लॉकवाइज, ये इंड्यूज करंट होगा बेटा। अगर ऐसे इंड्यूज करंट डेवलप हो जाए तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड लगाएगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें सबट्रैक्ट होगा तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। इसीलिए आंसर होना चाहिए इसका कौन सा वाला, क्लॉकवाइज। ए चॉइस इज करेक्ट। टू कोप्लेनर and concentric circular loops L1 L2 are placed coaxially with their center coinciding. The radii of L1 and L2 1 cm or 100 cm respectively. Calculate the mutual inductance of the loop is. Solution. पहले फिगर में आते हैं। मैं 2 सर्कुलर लूप बना लेता हूं, एक तो बड़ा और एक छोटा, और दोनों के सेंटर ओवरलैप करने चाहिए और कोप्लेनर होने चाहिए, मतलब एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, ठीक है। इसकी रेडियस में स्मॉल आर मान लेता हूं, स्मॉल आर में लिख लेता हूं, ये कौन सी है, L1 है ये, और इसकी रेडियस रखिए 1 सेंटीमीटर, ये L1 वाले की, ठीक है। और कैपिटल आर मान सॉरी, कैपिटल आर मान लेता हूं ये, और इसकी वैल्यू रखिए 100 सेंटीमीटर, और ये लूप 2 ले लेता हूं L2, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है आपसे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है कि इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है। तो देखो इसमें से एक कॉइल को हमें पहले ये बता देता हूं, phi st टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो इन प्राइमरी कॉइल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों में, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल्स। प्रोपोर्शनल टर्म उठाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है m IP, इस m का नाम ही एक कांस्टेंट टर्म है और इसका नेम ही क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो m कैलकुलेट करने के लिए आपको phi s टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल फाइंड आउट करना है ऐसे। लेकिन एक बात बता दें कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल और करंट इन प्राइमरी कॉइल पर डिपेंड नहीं करती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ 2 कॉइल्स, दोनों कॉइल्स की डायमेंशन पर डिपेंड करता है। इसीलिए यहां पे बताया ही नहीं कौन सी कॉइल प्राइमरी और कौन सी कॉइल सेकेंडरी है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हमेशा प्राइमरी कॉइल ऐसा माने जिससे सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना आसान हो। तो किसको प्राइमरी मानने से सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकाल लेंगे और यहां पुट कर देंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा बेटा आपका। तो देखो इसको प्राइमरी मान लें IP, इस वाली को मैंने प्राइमरी मान लिया और इसमें मैंने करंट फ्लो करा दिया, प्राइमरी में करंट फ्लो कराना है। और सेकेंडरी इसको मान लेते हैं, इसको सेकेंडरी मान लेते हैं, और इससे हम इंड्यूस वो मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं बेटा।
तो पहले प्राइमरी की वजह से सेंटर पर मैग्नीफिल निकालो। अगर फ्लक्स निकालना है सेकेंडरी कॉइल से तो प्राइमरी की वजह से सेकेंडरी सेंटर पर मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लो आप, सेंटर पर मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो सॉरी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सेंटर ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, जो कि हमने L2 को माना है। तो इसकी कारण के इस वाले पॉइंट पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए 2 पाई IP, और इसकी रेडियस कितनी है सर्कुलर लूप की, बड़े वाले की कैपिटल R। ये अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ऐसे याद होता है, ये काटने के बाद याद होता है, कुछ को ऐसे याद है और कुछ को ऐसे काटने के बाद म्यू 0 IP बटे कितना 2R। ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस जगह पर। डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, राइट हैंड लीजिए और अपनी फिंगर को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए, ऐसे थंब ऊपर आ रहा है तो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है, इस जगह पे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये B सेंटर पर है। ठीक है सर, निकाल ली। अब सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकाल लें, टोटल फ्लक्स निकालें, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो एक ही टर्न कंसीडर करके चल रहे हैं, है ना। तो सेकेंडरी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, जो कि हमने L1 मानी है, फाई एस टोटल इज इक्वल टू BA cos थीटा। यहाँ थीटा जो होता है ये एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है। पहले इसी पे चर्चा कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो इसमें एरिया की डायरेक्शन देखें, अच्छा ए की बात कर लेता हूं पहले। ए क्या है, ये एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ये लूप का वह एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो सेंटर पर है बेटा, और हमें एरिया फ्लक्स निकालना है सेकेंडरी कॉइल से, तो सेकेंडरी कॉइल का हम ये पूरा एरिया ले लेंगे बेटा। पर इंपॉर्टेंट है कि सर इतने एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बस केवल। तो ये जानते हो यहां पर ये जो दे रखा है ना, ये बहुत काम का है। R बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल r, ये R बहुत बड़ा है। अगर R अगर बहुत बड़ा होगा स्मॉल r से, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कैपिटल R है, और ये जो स्मॉल r है ये बहुत छोटा है, ऐसे ये स्मॉल बहुत छोटा है। इतना छोटा है, स्मॉल r की वैल्यू इतनी छोटी है कि सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड को हम इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मान सकते हैं। सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड को इस वाले एरिया में हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मान सकते हैं। ऐसा इतना छोटा है आपका स्मॉल r, ये ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। और एरिया की डायरेक्शन जो दिखाते हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर दिखाते हैं। तो इस सर्कुलर सेकंड लूप का जो L1 है, इसका प्लेन ये हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया की डायरेक्शन ऊपर। अब एरिया की डायरेक्शन भी ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, इसलिए थीटा लिख लेंगे हम 0। तो फ्लक्स लिखें B लिखें, तो B की वैल्यू पुट कर दें म्यू नॉट IP ओवर 2R, और एरिया लिखें पाई स्मॉल r स्क्वायर, है ना, इसका एरिया लिखेंगे छोटे सेकेंडरी कॉइल का, है ना, इनटू एंगल हो गया आपका 0 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो इतना टोटल फ्लक्स हो गया सेकेंडरी कॉइल से। अब यहाँ पर इस FIST की वैल्यू देखें, तो FIST की वैल्यू है MIP, ये MIP। तो MIP है तो यहाँ पर लिख देंगे M और IP इज इक्वल टू म्यू 0 IP पाई r स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी ओवर 2R। इस IP से ये IP कैंसिल हो जाएगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा M बराबर म्यू 0 पाई स्मॉल r स्क्वायर बटे 2 कैपिटल R। बस डाटा पुट करना है इसमें। म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू हम जानते हैं 10 की पावर -7, तो म्यू 0 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो M म्यू 0 की वैल्यू पुट कर दें 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, पाई स्मॉल r स्क्वायर बटे 2 कैपिटल R। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 हो गया, और 10 की पावर ये -7 हो गया, पाई और पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये r स्क्वायर, और नीचे हो गया कैपिटल R। अब देखो यहाँ पे पाई स्क्वायर की वैल्यू कह रहा है कि 10 पुट कर लूं, तो मैं इस पाई स्क्वायर की वैल्यू तो 10 पुट कर देता हूं, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 और इसकी वैल्यू 10। अब स्मॉल r की वैल्यू देखें तो 1 सेंटीमीटर है, सिस्टम लेके चल रहे हैं ऐसा ही, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ना वो ऐसा ही सिस्टम में होती है। तो 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 1/100 मीटर, और 100 सेंटीमीटर को ले सकते हैं 1 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा। तो स्मॉल r की वैल्यू तो पुट करिए आप 1/100, तो 1/100 इसका स्क्वायर करें 2 बार, तो 100 इंटू 100, और कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दें 1 मीटर, ये पुट कर दी। अब जो सॉल्व कर लें तो 1 0 से 1 0 कट गया ये वाला,
तो जो कैपिटल एम आया आपका वो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, तो ये है ही ऊपर। और देखो 1 2 3 तो नीचे हो गया डिनोमिनेटर में 10 की पावर प्लस के 3, लेकिन ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस के 3 हो जाएगा। इसीलिए एम की वैल्यू आई वो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 हेनरी आई। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 हेनरी। रेक्टेंगुलर कॉइल एंड टर्न्स and area cross section A is rotated at a steady angular speed omega in uniform magnetic field. Obtain an expression for the EMF induced in the coil any instant of time. Solution देखो कैसे करें। इनिशियली लेट कर लो कि इनिशियली आपका B परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, ये लेट कर लिया हमने। तो एक रेक्टेंगल कॉइल बना लो बेटा आप ऐसे, मैंने एक रेक्टेंगल कॉइल बना ली और मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर रख लो। इनिशियली ये मैग्नेटिक फील्ड की ड्रेस बना रहा हूँ, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। ये रेक्टेंगल कॉइल का प्लेन हो गया और प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे बना लिए, है ना। तो इनिशियली बताओ थीटा कितना है, that means angle between magnetic field and direction of area vector, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो इस रेक्टेंगल लूप का जो प्लेन है वो ये हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखाएंगे तो ऊपर वाले फेस से देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ हो जाएगा। अब एरिया की डायरेक्शन भी ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे, तो यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन भी ऐसे ही है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसे ही है। तो थीटा इनिशियली 0 डिग्री है। अब इसे इस एक्सिस के अबाउट अगर हम क्या कर दें, रोटेट कर दें कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से t सेकंड तक रोटेट करें, तो आफ्टर रोटेशन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। ये इनिशियल स्टेट हो गई और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। t सेकंड में मान लो ये ऐसे घूम गया बेटा, ऐसे घूम गया, टी सेकंड में ये घूम गया ऐसे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। कितना घूमा, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, टी सेकंड मान लो थीटा एंगल घूम गया, है ना। टी सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी। अब यहाँ पे जितने एंगल से घूमा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी रही ऊपर की तरफ, और जब ये ऐसे था पहले और एरिया की डायरेक्शन ऐसे थी, जब ये ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की एरिया डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी, ये प्लेन है तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रहेगी एरिया की डायरेक्शन। 3D हो गया, बना नहीं पाऊंगा, तो ऐसे होगी बेटा एरिया की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे और एरिया की डायरेक्शन हो गई ऐसे, तो कुछ एंगल हो गया बेटा थीटा। कितना, तो यहाँ पे अब थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा टी। ये हो गया एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इस इंस्टेंट पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल फाई बराबर एक टर्न से कितना फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू लिख सकता हूं बी ए कॉस थीटा। थीटा यहां पर एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है, तो बी इंटू रेक्टेंगल कॉइल का एरिया ए और थीटा दे रखा है हमें कितना, ओमेगा टी, किसी इंस्टेंट टाइम पर, है ना। किसी इंस्टेंट पर जब थीटा एंगल टी सेकंड में वो थीटा एंगल घूम गया तो उस इंस्टेंट पर मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला है कॉस ओमेगा टी, कितना फ्लक्स हो गया। लेकिन मैं अगर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिखूं, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन टर्न्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल, तो टोटल फ्लक्स लिखें तो एन टर्न है और एक टर्न से फ्लक्स है फाई, तो एन टर्न से फ्लक्स होगा एन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। लेकिन अकॉर्डिंग टू फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है कितना, माइनस का डी फाई टोटल ओवर डी टी। तो आप माइनस का डी ओवर डी टी, फाई टोटल की वैल्यू कितनी है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो देखो ये टर्म तो पूरा कांस्टेंट है,
तो माइनस का एन बी ए तो बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी। और कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है कॉस टी डी टी का, होता है माइनस के साइन टी। लेकिन ये कॉस ओमेगा टी है तो ओमेगा एक्स्ट्रा है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, तो कितना आएगा वो देखते हैं। तो ई एम एफ इक्वल टू आ गया माइनस का एन बी ए, और इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा में क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी। तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो पहले माइनस के साइन ओमेगा टी हो जाएगा, फिर ओमेगा टी का द्वारा से डिफरेंशिएशन करें ये, तो टी का 1 होगा तो माइनस ओमेगा होगा, तो आगे आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये होगा बेटा इसका डिफरेंशिएशन। तो मैंने ये लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना इंड्यूस ईएमएफ आ गया, ये एक्सप्रेशन हो गया। अगर आप और बढ़ाना चाहोगे आगे तो इफ साइन ओमेगा टी मैक्सिमम देन ई की वैल्यू कैसी, मैक्सिमम, और साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी एन ए बी ओमेगा। और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम ई नॉट बोलते हैं, एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक ईएमएफ बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ईएमएफ एन ए या पीक ईएमएफ। इतना चाहो तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ये इस तरह से डिराइव करना था हमें, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो किसी इंस्टेंट टाइम पर मैंने इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला ड्रा कर लिया। A solenoid of length L, area of cross section A with fixed number of turns. Important है, with fixed number of turns. The self inductance of the solenoid will increase. Self inductance of the solenoid. तो इसका फॉर्मूला याद होगा आपको कि सेल्फ, अगर एक हमारे पास एक कोई सोलिनॉइड है, ये इस तरह की होती है कि ये सोलिनॉइड है, इसमें ये तो लेंथ कहलाती है बेटा इसकी, और ये एक लूप का एरिया होता है ए, और एक होता है स्मॉल एन जो कैपिटल एन बाई एल होता है। यहाँ पे हमें कैपिटल एन दे रखा है जो कि फिक्स है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। और इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड है ना, एल इज इक्वल टू होता है म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इस फॉर्मूले को कई तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इस समय इसी की नीड है हमें, क्योंकि एन फिक्स दे रखा है और ए और एल के साथ पूछ रहा है, एन फिक्स भी है बेटा यहाँ पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू 0 एन स्क्वायर ए, एल है, एक एल का यहाँ मल्टीप्लाई, एक एल का यहाँ मल्टीप्लाई, तो एल बराबर म्यू 0। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इस वाले को, ये एन बटे एल हो गया, उसका होल स्क्वायर हो गया, तो स्मॉल एन का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू ए इंटू एल, वॉल्यूम लिख सकते हैं, V इज अ वॉल्यूम। ऐसे भी कुछ बच्चे याद करते हैं इसको, लेकिन हमें इसकी नीड नहीं है। इसकी नीड है क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल एन, ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे कर रखे हैं उसने, फिक्स कर रखे हैं, कांस्टेंट कर रखे हैं, है ना। और सेल्फ इंडक्टेंस एल को इंक्रीज करना चाहता है कि एल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो देखो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन, और एल प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ हो गया। अब एल इंक्रीज करना चाहते हैं, ये इंक्रीज करना चाहते हैं, ये इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ए तो इंक्रीज करना पड़ेगा और एल डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एल को डिक्रीज कर दें और ए को इंक्रीज कर दें, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ा सकते हैं। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आपने ड्राइव भी किया होगा, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे टिक करें तो बी चॉइस इज करेक्ट, एल डिक्रीज्ड और ए इंक्रीज्ड, ये होता है। थोड़ा सा और आइडिया अगर दे दूं इसमें, तो देखो एक आपका टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू करंट, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब टोटल फ्लक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इसके एक टर्न से फ्लक्स फाई है, एक टर्न से फ्लक्स अगर फाई है, फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 टर्न ऑफ द सोलिनॉइड, एंड टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एन टर्न से कितना फ्लक्स होगा, तो एन फाई। इसीलिए यहां पे आप ले सकते हो इसमें एन फाई इज इक्वल टू एल आई। अब अगर आपको फ्लक्स निकालना है एक टर्न से, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो इसमें करंट फ्लो कराओगे ऐसे, तो एरिया की डायरेक्शन भी ऐसी आएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इस तरह से ही आता है, ठीक है। तो बी और एरिया के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ये फ्लक्स की वैल्यू लिखी एक टर्न से, इज इक्वल टू एल आई, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, और सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पर, लॉन्ग सोलिनॉइड की वजह से होता है म्यू 0 स्मॉल एन आई, स्मॉल एन ये होता है बेटा। तो एन बी की जगह पे लिख सकते हो आप म्यू 0
एन आई और एरिया रहने दो बराबर एल आई, आई से आई कट जाता है। तो एल इज इक्वल टू, ये कैपिटल एन है आपका, ये म्यू जीरो है, स्मॉल एन की जगह पे लिख सकते हो एन बाई एल और ये ए, और लिख सकते हो इसको म्यू जीरो एन स्क्वायर ए ओवर एल। दिस इज अ सेल्फ इंडक्टेंस। ये देखो ऐसे आ जाता है। ये डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो इंडक्शन अलग होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक कांस्टेंट टर्म होता है और म्यूचुअल इंडक्शन एक फिनोमेना होता है। तो ये इंडक्टेंस पूछ रहा है, कांस्टेंट टर्म की डेफिनेशन नंबर 1। राइट इट्स एसआई यूनिट, उसकी एसआई यूनिट पूछिए। तो पहला वाला पार्ट करते हैं हम, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ही बोलते हैं, कैपिटल एम को डिफाइन करने की कह रहा है। तो देखो एक्चुअल में दो कॉइल होती हैं, एक मान लो ये प्राइमरी कॉइल है और ये कोएक्सियली प्लेस्ड है, इसमें ये सेकेंडरी कॉइल है। अगर इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं प्राइमरी कॉइल में, और तो सेकेंडरी कॉइल से प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से क्या कर गया, मान लो लिंक कर गया ऐसे, ठीक है। तो अगर प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कराया तो प्राइमरी में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ और वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर गया, इसलिए सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स डेवलप हुआ, ठीक है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग जो सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है, सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाली करंट के। ये प्राइमरी कॉइल मान ली और ये सेकेंडरी कॉइल मान ली। प्रोपोर्शनल टर्म हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है फाई एस टी इज इक्वल टू एम आई पी। इसमें एम एक कांस्टेंट टर्म है जिसका नेम होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल और आईपी से। एम की वैल्यू डिपेंड्स करती है इन दोनों कॉइल के शेप और साइज पर, इन दोनों कॉइल के बीच की सेपरेशन पर, ओरिएंटेशन पर और नंबर ऑफ टर्न्स पर, बट इंडिपेंडेंट इज टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड करंट इन द प्राइमरी कॉइल। और इस एम की डेफिनेशन दें तो यहीं से हम एम को डिफाइन कर सकते हैं, फाई एस टी ओवर आई पी। अच्छा, फाई एस टी का मतलब क्या है, अगर सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न से फ्लक्स पास होने वाला फ्लक्स फाई एस है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न, एक टर्न से फ्लक्स होने वाला फ्लक्स पास होने वाला फ्लक्स फाई एस। तो टोटल फ्लक्स लिखें, अगर इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हों, एन एस हो, तो टोटल फ्लक्स लिखेंगे एन एस फाई एस। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये टोटल फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स, और ये एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स अगर फाई एस तो एन एस टर्न से पास होने वाला फ्लक्स एन एस फाई एस। ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में ये टोटल फ्लक्स होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को चलो ऐसे लेने दो, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको डिफाइन कर लो, एम की डेफिनेशन दे दो, यहाँ से दे सकते हो, इफ अगर आई पी की वैल्यू 1 हो देन एम इज इक्वल टू फाई एस टी। तो डेफिनेशन हम ऐसे लिख देते हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल या टू सोलिनॉइड या कॉइल, जो भी लिखना है, कॉइल इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है बेटा, है ना, लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल। देखो, अगर प्राइमरी कॉइल में अगर हम करंट नहीं फ्लो कराएं, वन, दैट मीन्स यूनिट करंट फ्लो कराएं, तो सेकेंडरी कॉइल से जितना टोटल फ्लक्स लिंक करेगा उसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। अच्छा, इसको अगर डिफरेंशिएशन करके लिख देना, डी फाई एस ओवर डी टी इक्वल टू एम डी आई पी ओवर डी टी, इसे आई पी ई एस बोल सकते हैं, ई एस बराबर एम डी आई पी ओवर डी टी आ जाएगा। फैराडे के सेकेंड लॉ से फिर फॉर्मूला बन जाता है एक और, उसके टर्म में भी आप डिफाइन कर सकते हो। चलिए, अब यहां से अगर इसकी यूनिट देखें, ऐसा यूनिट, तो देखो एम की ऐसा यूनिट लिख सकते हो, इसकी कोई वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, और करंट की मीटर, एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, या फिर इसकी यूनिट लिख सकते हो आप हेनरी, साइंटिस्ट के नेम पर, ये इसकी ऐसा यूनिट हो गया। एक इस वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं हम, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा दूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, फाई एस टी ओवर डी टी, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एम डी आई पी ओवर डी टी, है ना, ये लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, ई एस इक्वल टू लिखें तो माइनस का डी फाई एस टी
ओवर डी टी, सेकेंडरी कॉल से पास होने वाला इंड्यूस, सॉरी सेकेंडरी कॉल के क्रॉस इंड्यूस ईएमएफ, ये हो जाएगा माइनस का एम डी आई पी ओवर डी टी ई एस। अगर यहाँ से हम यूनिट बनाए तो ई एस डी टी ओवर डी आई पी, इसको लिखते हैं वोल्ट, इसकी लिखते हैं सेकेंड, और इसकी लिखते हैं एम्पियर। तो आप चाहो तो इसकी ऐसा यूनिट ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल एंड सोलिनॉइड ऑफ द सेम लेंथ हैविंग टर्न्स n1 n2 ऑफ रेडियाई r1 and r2 ग्रेटर देन r1। तो कुछ एक लॉन्ग सोलिनॉइड बना लेते हैं हम ऐसे, थोड़ा सा इस तरह से एक लॉन्ग सोलिनॉइड बना लो, ठीक है। इसकी रेडियस जो है रखिए ये वाली, ये r1 है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं n1, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, लेकिन इसमें एक स्मॉल n भी होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ, इसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। अगर इसकी जो लेंथ है आपकी ये वाली, ये l दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। एक और कोएक्सियल सोलिनॉइड बनानी है सेम लेंथ की, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2 है और रेडियस उसकी बड़ी है। अब मैं बनाऊंगा तो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, तो क्या करें, बना लेता हूँ इसी के ऊपर, लेकिन नंबर टर्न्स अलग है। तो देखो इस तरह से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ ऐसे, और यहीं से ये मैंने बना दिया ऐसे। नंबर ऑफ टर्न्स अलग है, इसीलिए छोड़ छोड़ के बना सकते हो आप ऐसे, ठीक है, ऐसे, लेकिन लंबाई सेम है ऐसे। ये सेकेंडरी कॉइल हो गई, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, लेंथ सेम है, सही है, चलिए। और रेडियस इसकी दूसरे वाले की जो रेडियस है ये r2 है, इसकी रेडियस r2 है, और r2 इज ग्रेटर देन r1, ऐसा क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस करंट पर डिपेंड नहीं करती बेटा, m इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, m इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लक्स passing to the secondary coil, m is independent of induced EMF across the secondary coil, इनसे रेट ऑफ di over dt पे भी डिपेंड नहीं करता। m depends on number of turns, m depends on dimension of the two coils, shape and size and orientation, इन पर डिपेंड करता है। तो हमें ही खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें से किसको हम प्राइमरी माने और किसको सेकेंडरी माने। और प्राइमरी कॉइल हम इस तरह से मानते हैं जिससे सेकेंडरी कॉइल से इंड्यूस ईएमएफ निकालना आसान हो, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल से इंड्यूस ईएमएफ निकाल पाएंगे तो हम कर पाएंगे बेटा। सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना आसान हो, ऐसे कह दो। प्राइमरी कॉइल उसे मानो जिसे सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स निकालना आसान हो बेटा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस जिसकी रेडियस कम है, मैं एक बार फिर दोबारा से बना लेता हूँ इसको। मैंने ये एक सोलिनॉइड बना लिया, अच्छा लगेगा आपको ये बेटा, ठीक है। इसकी रेडियस मैंने मानी r1, और इसको मैंने करंट मान लिया, इसमें करंट फ्लो करा दिया IP, और इसे मैंने मान लिया प्राइमरी कॉइल IP, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n1, और स्मॉल n1 हो जाएगा n1/l। जैसे इसमें करंट फ्लो कराओगे तो ये लॉन्ग सोलिनॉइड माना है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म होता है और आउटसाइड जीरो होता है बेटा, है ना। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, और मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मान ली, इसे मैंने B1 कह दिया। इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सोलिनॉइड, उसका फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ये होता है μ0 स्मॉल n I, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन इसमें हम प्राइमरी मानने से n1 और इसको I1, IP ना कह के I1 कह देता, ठीक है। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। चेंज करना चाहो तो इसको, क्योंकि यहाँ पे हमें स्मॉल n नहीं दे रखा, कैपिटल N दे रखा, इसलिए चेंज कर लो, μ0 n1 I1 अपॉन इसकी लेंथ दे रखी है सोलिनॉइड की। ये तो प्राइमरी हो गया। अब इसमें सेकेंडरी इस तरह से लपेटा हुआ है, मैं एक ही टर्न बना देता हूँ सेकेंडरी का बेटा, ऐसे टर्न तो उसमें ज्यादा है, और इसकी रेडियस जो है ये r2 है, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉइल बना ली, ठीक है। अब सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला अगर फ्लक्स निकाल लूँ, देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, m बराबर φst अपॉन IP। अगर सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लूँ और यहाँ पुट कर दूँ, क्या m निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा सर। तो इसको मैंने सेकेंडरी कॉइल माना है, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूं। अब इसमें भी टर्न्स हैं, तो सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स निकाल लें और उसमें n2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो उस सिचुएशन में टोटल फ्लक्स निकल आएगा सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है सर। अब सेकेंडरी कॉइल से एक टर्न से फ्लक्स निकालें, सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न से फ्लक्स निकालें, तो उसका फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे एरिया का नेम, कि एरिया ऑफ द लूप लेते हैं, एरिया ऑफ द लूप, एरिया इन द लूप का हो, एरिया इन द लूप वेयर, लूप में वह एरिया लेंगे वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। तो फ्लक्स सेकेंडरी से निकाल लें,
तो हमें सेकेंडरी का वह एरिया लेना है, सेकेंडरी लूप का वह एरिया लेना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब सोचने वाली बात है, इसको अगर मैं इस साइड व्यू से बनाऊं, ऐसे इस साइड से देखने पे बनाऊं इसी को, तो कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। ये तो आपका प्राइमरी सोलेनॉइड हो गया, टॉप इस साइड का भी ये प्राइमरी हो गया, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका पूरे में ऐसे है, ये पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है आपके, ये प्राइमरी में ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई मैंने ऊपर की तरफ मान लिया ऐसे। देखो ये इधर से बाहर निकल रहा है ना ऐसे, तो मैं इधर से देख रहा हूँ मान लो, और इधर से देखूंगा तो मेरे को ये ऐसे दिखाई देगा प्राइमरी वाला मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया B1, ठीक है। और ये मैंने बना लिया सेकेंडरी कॉइल, इसकी तो रेडियस आपकी R1 है और इसकी रेडियस जो है R2 है, और R2 इज ग्रेटर देन R1। अब मेरे को सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स निकालना है, तो सेकेंडरी लूप का वह एरिया लेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो सेकेंडरी लूप के इतने वाले एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बेटा, पूरे एरिया में तो नहीं, केवल इतने एरिया में तो मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो इस वाली कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इतना है B1, तो B1 और एरिया लेंगे हम वहां जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो पाई R1 का स्क्वायर बेटा, और एंगल हो गया 0 डिग्री, क्योंकि बी की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गई, और एरिया की डायरेक्शन हम कैसे मानते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मानते हैं, तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इस पे जरूर ध्यान देना, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, है ना, तो ये लिख लेंगे। अच्छा, B1 की वैल्यू कितनी, μ0। अगर ये समझ में नहीं आया तो लास्ट में एक पॉइंटर बोलूंगा, वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वाला पॉइंट। तो μ0 n1, B1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ I1/L, और ये पाई R1 का स्क्वायर। ये सेकेंडरी कॉइल के 1 टन से फ्लक्स आ गया, इसीलिए अगर टोटल फ्लक्स निकालें सेकेंडरी कॉइल का तो लिखेंगे N2 phi s, दैट मीन्स N2 μ0 N1 I1 पाई R1 का स्क्वायर ओवर L, ये हो गया बेटा। और फाई एस टी निकल आया ऐसा भी, टोटल फ्लक्स निकल आया, इसीलिए किस में रखने वाली वैल्यू हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो एम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो एम इज इक्वल टू है फाई एस टी ओवर करंट I1, क्योंकि मैंने प्राइमरी कॉइल में जो करंट मानी है IP इज इक्वल टू I1 मान रखा है, तो इस IP की जगह 1 लिख लेना, I1 लिख लेना, वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो N1 N2 μ0 N1 I1 पाई R1 का स्क्वायर ओवर L ओवर I1 से I1 कैंसिल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा μ0 N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर ओवर L, इतना म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो ये डेरिवेशन हो गया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और बोल देता हूं और आगे बढ़ता हूं। एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, जिससे आपको इस वाले पॉइंट में क्लियरिटी आएगी कि एरिया सर आपने ये वाला क्यों लिखा, जबकि फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से निकालना था। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर आपको एक बात समझ में आ जाएगी। मान लो कि इधर ये एक सर्कल है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे, और इसकी रेडियस R है ना, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैं तुमसे पूछूं इस कॉइल से कितना, सर्कुलर लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो आप लिखोगे BA सर cos 0 डिग्री। एरिया की डायरेक्शन में प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ मान ले रहा हूँ, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर ही होता है, लेकिन नीचे वाले सरफेस से बाहर की तरफ, नीचे वाले सरफेस से बाहर की तरफ, तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। 2D सरफेस है भाई, एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी मान सकते हैं प्लेन के परपेंडिकुलर, और नीचे की तरफ मान सकते हैं, है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे वाले सरफेस से बाहर की तरफ, नीचे वाले सरफेस से बाहर की तरफ, ठीक है। अब B कौन सा लिखोगे, B पूरा लिख दोगे, बिल्कुल लिख देंगे, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया कौन सा लिखोगे सब पूरे लूप का, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने वाले पोर्शन में है बेटा इसमें, तो निकालना इस लूप से ही फ्लक्स है, इस पूरे लूप से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, लेकिन एरिया लूप का एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, तो आधा आएगा। पूरा एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का, लेकिन इसका आधा एरिया लेंगे हम पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के इतने वाले एरिया में ही मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बस, और cos 0 की वैल्यू 1, तो इतना फ्लक्स होगा। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि एरिया कौन सा लेते हैं। A circular loop A radius r carries a current I. Another circular loop B radius small r/20 is placed concentrically in the plane of A. The magnetic flux linked with the loop B is proportional to. देखो डायग्राम बनाते हैं। एक हमारे पास ये सर्कुलर लूप है A, ये सर्कुलर लूप है A, इसकी रेडियस है आपकी R, और इसमें करंट फ्लो कर रही है मान लो I, मान लो क्या गिवन है, ठीक है। एक अंडर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप है ये B है, इसकी जो रेडियस रखी है स्मॉल r, और स्मॉल r जो दे रखी है ना वो r/20 दे रखी है बेटा, दैट मीन्स इस वाली रेडियस से ये बहुत छोटी है, यहाँ गिवन है स्मॉल r लेस देन है कैपिटल R से, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद लूप बी इज प्रोपोर्शनल टू, तो बी से लिंक करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है कितना होगा। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद बी, लूप बी, फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। इसमें बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा बताऊंगा। बी का ए का नाम इंपॉर्टेंट है, एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ये लूप का वह एरिया लिखते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। और थीटा यहां एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ये होता है। और बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो देखो इस करंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो आप। इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ए की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, है ना। तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ओ ड्यू टू करंट कैरिंग लूप ए। अब ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए सर्कुलर लूप का, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ओवर, इसकी रेडियस कितनी है सर्कुलर लूप ए की, रेडियस कैपिटल आर है। अच्छा कुछ बच्चों को ऐसे याद होता है और कुछ काट देते हैं इसको, 2 पाई से काट दिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर ऐसे। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है लूप बी से, तो ये तो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। तो देखो अगर हम ये यहां एज्यूम कर लें कि आर इस कैपिटल आर से बहुत छोटा है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है बेटा ऐसे। अगर ये लूप जो है, ये जो लूप है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इसके बड़े लूप के। देखो आर बाई 20 दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो B बराबर, B तो हो गया ये आपका ईरा, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू B तो हो गया म्यू 0 आई अपॉन 2 आर। एरिया लिखें किसका, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इस लूप B से तो लिंक करने वाला फ्लक्स पूछ रहा है, तो इतने ये सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला वो इतने एरिया से पास हो रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है इतने एरिया में, और इसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सर ये तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है, इतने एरिया में है कहाँ है वो, तो हम कहेंगे कि इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल आर बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आर से, और ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो स्मॉल आर इतना छोटा है कि ये सेंटर वाला मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और एंगल देखें तो देखो बी की दर्शन दिखाएं, तो बी की दर्शन ऊपर आई, करंट की दर्शन में थंब घुमाइए, अपने राइट हैंड करंट की दर्शन में फिंगर घुमाइए राइट हैंड वाली, ऐसे थंब आ रहा है ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड दर्शन हो गई ऊपर। और एरिया की दर्शन जो होती है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, तो सर्कुलर लूप का प्लेन ये हो गया, और प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया की दर्शन भी ऐसी हो गई, तो बी के दर्शन भी ऊपर, एरिया की दर्शन भी ऊपर, तो एंगल 0 डिग्री, तो एंगल ले लेते हैं 0 डिग्री। और बस सॉल्व करना है, म्यू 0 आई ओवर 2 आर पाई, और आर की वैल्यू दे रखी है हमें आर बाई 20, तो इसीलिए आर स्क्वायर बाई 400, और कॉस 0 की वैल्यू 1, एक आर से एक आर कट गया, तो बी जो आया फाई जो आया वो म्यू नॉट आई पाई आर अपॉन 800 आया बेटा। म्यू नॉट आई पाई आया और आर बचा, और यहाँ नीचे बचा 800। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इतना लिंक कर रहा है, और वो पूछा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है प्रोपोर्शनल टू है रेडियस से कैसे। तो देखो फ्लक्स का जो रिलेशन है वो रेडियस के साथ डायरेक्टली रिलेशन आ रहा है, इसलिए टिक कर देंगे ए पर। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम a current is induced by changing the magnetic flux through it. The variation of current with time is as shown in the figure. The magnitude of change in the flux through the coil is. तो क्वेश्चन ये है और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ of electromagnetic induction, induced EMF E इक्वल टू माइनस का रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होने का जो कॉज होता है उसका अपोज कर रहा है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से ये इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ है। तो केवल ये पॉलिटी को बताता है
इसीलिए इसमें केवल अगर मैग्नीट्यूड लिख लूँ मैं इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो मैं लिख सकता हूँ d∅/dt। अगर मैं मॉडुलस लगा लेते हैं तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, एंड इंड्यूस्ड करंट I is equal to induced EMF upon total induced EMF upon resistance of the coil। करंट इज इक्वल टू टोटल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है, तो टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, ये इंड्यूस्ड करंट हो गया, ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल हो गया। यहां से अगर मैं ई निकालूं तो आई इंटू आर, और इन दोनों को इक्वल कर लूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, आई आर इज इक्वल टू d∅/dt। अब मेरे को चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो इसका से मल्टीप्लाई कर ले, तो आई डी टी और मल्टीप्लीकेशन आर इज इक्वल टू d∅। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो इंटीग्रेशन आर तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है बेटा, और करंट भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, बट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज कांस्टेंट टर्म, सो आर बाहर आ गया, आई इंटीग्रेशन आई डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d∅। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आई इंटीग्रेशन डी टी क्या चीज है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। आर तो मैं क्वेश्चन में गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस इज 100 ओम, आर इज इक्वल टू 100 ओम, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, और d∅ का एडिशन करने से चेंज फ्लक्स आ जाएगा। पर इंटीग्रेशन आई डी टी कैसे कैलकुलेट करें, जरा समझो। जैसे ये फिगर दे रखा है, इसमें टाइम के साथ चेंज होने पर करंट चेंज हो रहा है, लेकिन एक वेरी इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल dt लें, बहुत छोटा टाइम इंटरवल dt लें, बहुत ज्यादा छोटा, तो उसके लिए आई कांस्टेंट मान सकते हैं। तो एक बहुत छोटा सा मैंने इसमें टाइम इंटरवल लिया है, ऐसे ये बहुत बड़ा बना दिया है, बहुत छोटा होता है dt, इन्फाइनाइटली स्मॉल ये, और इसके लिए आई को मैं कैसा मान सकता हूँ, कांस्टेंट मान सकता हूँ, इसके लिए मैं आई को कांस्टेंट मान सकता हूँ। तो इसका एरिया निकाल ले बेटा, तो ये रेक्टेंगल बन गया, क्या बन गया, ये जो स्ट्रिप बनाई मैंने ब्लैक कलर की, ये आपकी शेडेड पोर्शन, इसका एरिया निकालें तो स्मॉल एरिया आएगा डी ए, तो डी ए स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट, ये स्ट्रिप जो आई है उसका एरिया निकाला है छोटे से पार्ट का। तो एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ तो हो गई आई और ब्रेथ हो गई डी टी, तो आई डी टी। अगर मेरे को पूरे पोर्शन का अगर एरिया निकालना है, अगर ऐसी स्ट्रिप देखूं तो इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, ऐसे छोटी 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 बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, तो जब भी किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़े, फिर तोड़कर जोड़ना पड़े, तो मन में ख्याल इंटीग्रेशन का आना चाहिए। तो इसीलिए हमने अगर इसका टोटल एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस स्टेप्स का ये टोटल एरिया कितना है, ये वाला, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स इसमें बहुत सारी ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रेशन करने से ये टोटल एरिया आ गया बेटा, ये वाला ए, डी ए का इंटीग्रेशन ए और इंटीग्रेशन आई डी टी, तो इंटीग्रेशन आई डी टी टोटल एरिया के बराबर है आई टी ग्राफ के। तो मैं यहां लिख सकता हूं आगे कि अगर मैं आगे करना चाहूं तो यहां कर देता हूं, आर तो है ये, इनटू इंटीग्रेशन आई डी टी क्या है, टोटल एरिया अंडर आई टी ग्राफ। देखो टोटल एरिया तो आएगा बेटा ये, अगर ऐसे छोटी छोटी स्टेप्स काटेंगे इसमें बहुत सारी, जैसे एक और काट लें, फिर ऐसे काटते जाएं और उन सबको फिर जोड़ दें, तो टोटल एरिया तो निकलेगा। इंटीग्रेशन का जोड़ नहीं तो होता है, ठीक है, तो टोटल एरिया निकल जाएगा इज इक्वल टू d∅ का इंटीग्रेशन करें तो वो गया 5, और लिमिट लिख लें तो उसकी इनिशियल फ्लक्स टू ये फाइनल फ्लक्स, तो इनिशियल फ्लक्स और ये फाइनल फ्लक्स ऐसे। अब आर तो दे रखा है हमें 100, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ निकालें तो देखो ये हमें दे रखा है 0.5 सेकेंड, और ये दे रखा है 10 एम्पियर, ये आई टी ग्राफ है, और ये बनना है ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस तो हो गया कितना 0.5 और हाइट हो गई 10 एम्पियर, ये 10 इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, और इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया मैंने, 2 से ये काट दिया मैंने 5 बार, और ये हो गया 100 इंटू 2.5, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया 250, मल्टीप्लाई करेंगे 250, और इसकी यूनिट होती है वेबर, तो वेबर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी वही होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, इसलिए इसका आंसर है डी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा।
field through a circular loop of wire 12 centimeter in radius and 8.5 ohm resistance changes with time as shown in the figure. The magnetic field is perpendicular to the plane of the loop. Calculate the current induced in the loop and plot the graph showing induced current as a function of time. ये ग्राफ दे रखा है, देखो यहाँ एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस 8.5 ओम है। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, दैट मींस एंगल बिटवीन बी एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया 0 डिग्री है, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड, एरिया की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ कंसीडर की है, इसलिए थीटा 0 डिग्री, इसलिए फ्लक्स होगा फाई बराबर बी है। जैसा कि डायग्राम में दे रखा है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए फ्लक्स भी चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन एरिया कांस्टेंट है। एरिया कैसा है? कांस्टेंट है, क्योंकि एरिया ऑफ द लूप पाई आर स्क्वायर, इसीलिए फ्लक्स चेंज तो कर रहा है लेकिन बी चेंज करने की वजह से कर रहा है। एरिया कांस्टेंट है। एरिया ऑफ द लूप कितना होगा? अगर हम एरिया ऑफ सर्कुलर लूप निकाल लें तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई और आर की वैल्यू 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 इसका स्क्वायर, सॉल्व करें तो 144 पाई 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर, जो कि कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक, अब इसमें आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, इसका जो की कंसेप्ट है उधर ध्यान दीजिए, है ना। हमसे करंट के बारे में पूछ रहा है, इंड्यूस करंट के बारे में। तो जैसा कि हम फैराडे के सेकंड लॉ से जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ग्राउंड में माइनस के डी फाई ओवर डी टी, और ये अगर फ्लक्स में चेंज आए तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ लिखूं जो कि माइनस का डेल्टा फाई ओवर टी है, ठीक, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स ओवर टाइम टेकन। इफ फाइनल फ्लक्स अगर इनिशियल फ्लक्स से ज्यादा है, दैट मीन्स फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इस वाली सिचुएशन में ई कैसा आएगा? नेगेटिव। तो ये साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक दूसरा, ये इस जब हम करंट और टाइम का ग्राफ बना रहे होंगे तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। जब इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव होगा तो इंड्यूस करंट जो होती है आई बराबर ई अपॉन आर, अगर ई नेगेटिव तो आई भी नेगेटिव होगा। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव कब होता है? जब फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो तो इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव, और इफ फ्लक्स घट रहा हो, फाइनल फ्लक्स कम है इनिशियल फ्लक्स से, दैट इज फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो, तो इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फाई 1 अगर फाई 2 से ज्यादा हो तो यहां से सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव 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 पॉजिटिव। और तीसरा केस कि अब इफ अगर फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स बराबर है, दैट इज फाई कांस्टेंट है, ना वो घट रहा है ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, तो ई जीरो होगा, तो ई जीरो होगा, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगी। ये तीन केस आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक, अगला एक कंसेप्ट तो ये था इसमें। अगला कंसेप्ट पे ध्यान दें, अगर हमें टाइम का और मैग्नेटिक फील्ड का एक ग्राफ दे रखा है, जैसा कि सिचुएशन में ये, अगर इस स्ट्रेट लाइन का हम स्लोप निकालते हैं, जैसे एक छोटा सा सेगमेंट ले लें ऐसे, तो ये डी टी और इसको मान लें हम डी बी, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसलिए ये भी थीटा होगा। तो टेन थीटा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस डी वी बाई डी टी। एक टेन थीटा जो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो डी वी बाई डी टी के इक्वल होगा बी और टाइम वाले ग्राफ में। एक दूसरा कंसेप्ट जिसमें जो है कि अगर ये देखो ऐसे, देखो इसमें थीटा एवरी पॉइंट पर कैसा है? कांस्टेंट है। थीटा एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट है और एक्यूट एंगल है। सोचो अगर थीटा कांस्टेंट हो और एक्यूट एंगल हो, टेन थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो यहाँ डीवी बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट है, डीवी बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस का डी ओवर डी टी बी ए, तो ए तो कैसा था? कांस्टेंट, तो बाहर आ गया, और डीवी बाई डी टी, देखो बी तो वेरिएबल है इसीलिए फ्लक्स में चेंज आ रहा है, बट डीवी बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर ग्राफ देखें तो डीवी बाई डी टी कांस्टेंट एंड एरिया भी कांस्टेंट, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, क्योंकि इसमें थीटा एवरी पॉइंट पर कांस्टेंट है और एक्यूट एंगल भी है, इसलिए डीवी बाई डी टी पॉजिटिव भी होगा यहाँ पर। लेकिन इस वाले ग्राफ में अगर हम चले जाएंगे ऐसे ऐसे, तो इसमें ये बी और टाइम का ग्राफ, तो इसमें थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, और थीटा 0 तो डीवी बाई डी टी के लिए 0 आ जाएगी, तो इंड्यूस ईएमएफ भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा, और इसलिए इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। और लेकिन अगर हम इस वाले सिचुएशन में आ जाए, ऐसे वाले में, इसमें थीटा है तो कांस्टेंट लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल है, थीटा है तो कांस्टेंट लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल है तो टेन थीटा नेगेटिव आएगा और कांस्टेंट होगा, तो डीवी बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे भी कांस्टेंट है, बट टेन थीटा नेगेटिव होने की वजह से डीवी बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव आएगी।
बस ये 3-4 कंसेप्ट है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शुरुआत करते हैं। देखो इसको यहाँ से, इस पॉइंट पे ध्यान रखो, तभी ग्राफ में क्लैरिटी आएगी। ठीक, तो सोल्यूशन करें अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें, क्या निकालें? इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर माइनस के डी फाई ओवर डी टी, माइनस के डी ओवर डी टी, और फाई की वैल्यू बी है। क्योंकि एरिया कांस्टेंट है इसीलिए हम लिख सकते हैं माइनस के ए डी वी वाई डी वी डी इतना। एंड इंड्यूस्ड करंट जो लिख सकते हैं हम, इंड्यूस्ड करंट आई बराबर ई अपॉन आर, ये इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ आपका स्लोप हर पॉइंट पे बदल रहा है। 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड तक आपका स्लोप कांस्टेंट है, फिर 2 से 4 तक बदल गया है, फिर कांस्टेंट अगेन, फिर 4 से 6 तक फिर चेंज हो गया है ना। तो इसीलिए हम देखेंगे 0 से लेके 0 से बड़ा और 2 सेकंड से छोटे के बीच में, 0 और 2 सेकंड के बिटवीन चेक करें। तो 0 से 2 सेकंड के बीच में थीटा जो है आपका एक्यूट एंगल है, और थीटा इज एक्यूट एंगल। तो थीटा एक तो एक्यूट है और कांस्टेंट है, इसीलिए टेन थीटा बराबर डी वी बाई डी टी, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? टेंजेंट लगा लें तो परपेंडिकुलर तो हो गया कितना? 1, और बेस हो गया 2। 1 2 1 माइनस के 0 और 2 माइनस के 0, दैट मीन्स 1/2, और ये पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगी इसकी वैल्यू, डी टेन थीटा की वैल्यू, क्योंकि थीटा एक्यूट है और कांस्टेंट भी है। तो टेन थीटा कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है, इसलिए डी वी बाई डी टी की वैल्यू कांस्टेंट होगी और पॉजिटिव होगी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और एरिया भी कांस्टेंट है, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ई बराबर माइनस ए डी वी बाई डी टी, ए की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी है? ये रही। ए की वैल्यू पुट करें तो 144 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 4, और डी वी बाई डी टी की वैल्यू 1/2, तो माइनस के 72 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 4 वोल्ट, और ये कांस्टेंट है क्योंकि डी वी बाई डी टी पॉजिटिव, लेकिन ये फॉर्मूले में आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा। फ्लक्स इंक्रीज तो ई नेगेटिव आना चाहिए, तो ई नेगेटिव ही आया है। ठीक, एंड इंड्यूस्ड करंट निकालें। इंड्यूस्ड करंट आई बराबर ई अपॉन आर, तो माइनस के 72, पाई की वैल्यू 3.14, और 10 की पावर माइनस के 4 डिवाइड बाई 8.5। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ ये 26.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 एम्पियर, तो 2.6 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, और ये माइनस में आ रहा है। तो एक तो ये हो गया 0 से 2 सेकंड के बीच में कहानी, है ना। अगर हमें आगे चले 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच की देखें, इसमें टी की वैल्यू 2 सेकंड से बड़ी और 4 सेकंड से छोटी। अगर यहाँ देखें तो इसमें थीटा 0 डिग्री हो गया, इसीलिए टेन थीटा बराबर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस का ए डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0, दैट इज आई बराबर 0, इंड्यूस करंट 0। अब बात करें 4 सेकंड और 6 सेकंड के बिटवीन। अगर इसकी बात करें, इसमें थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस। देखो थीटा ये वाला होगा, इसका ये वाला थीटा जो कि ऑब्ट्यूस एंगल है ना, और कांस्टेंट भी है और कांस्टेंट। इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो टेन थीटा जो आएगा वो डी वी बाई डी टी, ये आएगा माइनस का आपका 1/2, टेन क्या आएगा? माइनस का 1/2, नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, है ना। देखो आप इसमें इस स्लोप को निकालोगे ना, एक चीज छोटी सी कंफर्म कर देता हूँ, नहीं बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। जैसे ये ग्राफ था हमारा, ऐसे यहाँ लिख रहा था 6 और यहाँ लिख रहा था 4 और यहाँ लिख रहा था 1, तो स्लोप ये होगा, इस एंगल का स्लोप टेन थीटा। अब बच्चे कहते हैं ये कैसे निकालें, तो इसको अल्फा मान लो। तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 180 माइनस अल्फा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 10 180 माइनस अल्फा, और ये लिख सकते हैं माइनस के 10 अल्फा, और 10 अल्फा निकालें तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया 4, 6 में से 4 गए तो 2, तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के हाफ। इस तरह से मैं माइनस हाफ लिख रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस का हाफ। इसीलिए इंड्यूस ईएमएफ लिखूँ तो माइनस का ए डी वी ओवर डी टी। तो देखो ये भी कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट है, इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा लेकिन प्लस का आएगा। ए की वैल्यू है 144 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 4, और इसकी वैल्यू है माइनस के हाफ, तो ये प्लस का हो गया आपका 72 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 4, और ये कांस्टेंट वैल्यू भी है ना। इसीलिए इंड्यूस्ड करंट जो आएगी, इंड्यूस्ड करंट आई बराबर ई ओवर आर, ये 2 पॉइंट प्लस की आएगी 2.6 मिली एम्पियर और कांस्टेंट होगी, है ना। इसीलिए इसका जो ग्राफ बनाना चाहिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉजिटिव कब और कांस्टेंट क्यों। तो मैं देखो
0 से लेके 2 सेकंड तक आपकी इसकी वैल्यू नेगेटिव रही है, माइनस के 2.6 मिली एम्पियर में रहा है। ये करंट यहाँ पे मिली एम्पियर में लिख रहा हूँ मैं ऐसे, और टाइम सेकंड में 0 से 2 सेकंड तक। इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव रहा और कांस्टेंट रहा, तब चेक करें ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो तो ई नेगेटिव आता है। एक दूसरा, यहाँ बी वेरिएबल है, इस पर ध्यान दीजिए, बी वेरिएबल है, इसीलिए फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स वेरिएबल है, बट यहाँ पर ए कांस्टेंट है और डीवी बाई डी की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा जो डीवी बाई डी रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्लोप को कर रहा है, थीटा एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, और एक्यूट एंगल है, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि डीवी बाई डी टी इज कांस्टेंट टर्म, एरिया इज कांस्टेंट टर्म, सो इंड्यूस ऑल्सो कांस्टेंट और इंड्यूस करंट ऑल्सो कांस्टेंट। इसीलिए ग्राफ में जब हम ये बना रहे हैं तो ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है, और 2 से 4 सेकंड के बीच में करंट 0 है, और फिर 4 से 6 सेकंड की तरफ करंट पॉजिटिव हो गई है 6 सेकंड के बीच में, और कितनी हो गई है, प्लस के 2.6 मिली एम्पियर हो गई है। इसीलिए ग्राफ इस तरह से आएगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।